तो है गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं ओशिनोगे के सीजन 2 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलो बिना किसी देर के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक काफी बड़ी वॉर थी जिसको कि काफी जाने माने वॉरियर्स लड़ रहे थे। अपने दिल में उम्मीदों के साथ वो लोग लड़ते जा रहे थे, बट लेकिन किसी की भी जीत नहीं हो रही थी। 21 तलवारें जो कि दुनिया की किस्मत लिखने वाली थी, वो सभी अलग अलग जगह में बिखर जाती है। एंड ये कहानी तब शुरू होती है जब उनमें से एक तलवार एक बंदे को मिल जाती है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि एक ऑडियंस के सामने ये एक स्टेज प्ले चल रहा था, वो भी टोक्यो ब्लेड का। तभी सीन कट होता है एंड में दिखाया जाता है कि जो एक्वा है वो अकाने के साथ एक रोल प्ले कर रहा था। एंड तभी डायरेक्टर उनको 10 मिनट का ब्रेक देता है एंड हमें बाकी के जो क्रू मेंबर्स है उनको भी दिखाया जाता है, जिनके हर एक के नाम मैं नहीं लेने वाला। तभी हमें रूबी को दिखाया जाता है जो कि अपने मदर के सामने होती है, आई मीन उनके ग्रेव के सामने। एंड उनको अपना हाल चाल बता रही थी कि ऐसे बीकामोजी का जो पहला लाइफ शो है उसको बीते हुए 4 महीने हो चुके हैं। एंड उसकी वजह से उनको कई सारे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं एंड वो लोग ऑनलाइन में भी अपने यूट्यूब वीडियोस अपलोड करते रह रहे हैं। एंड यही अगर वो अपने भाई के बारे में बोले तब वो अपने एक्टिंग के जो काम है उसको अभी भी करता रह रहा है, इवन तो वो ये बोलता है कि वो कभी एक्टर नहीं बनेगा। और हाँ, उनको एक क्यूट सी गर्लफ्रेंड भी मिल चुकी है। उन लोगों ने जो डेटिंग है वो एक टीवी शो में स्टार्ट किया था एंड वो ये बता रहा है कि वर्क के कारण वो लोग अपनी जो डेटिंग है वो कंटिन्यू रखेंगे। करंटली वो लोग एक रोल प्ले में काम कर रहे हैं जिसमें कि उसकी सीनियर काना भी है एंड पर्सनली वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। एंड तभी वो अपनी मदर को बोलती है कि वो तब तक मेहनत करती रहेगी एज अ आइडल जब तक वो अपनी मॉम से भी ज्यादा बड़ी स्टेज में अपना परफॉर्मेंस नहीं दे देती। उसके बाद हमें वापस से एक्वा को दिखाया जाता है जो कि हमें टोक्यो ब्लेड की मांगा के बारे में बताता है, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड इसके 50 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक रखे हैं। एंड फिर वो अपने और बाकी सभी के जो रोल्स है उनके बारे में बताने लग जाता है, जहाँ पे एक्वा और अकाने विलन के ग्रुप्स का पार्ट होने वाले हैं जो कि मेन कैरेक्टर के रास्ते में आएंगे। एंड दूसरी तरफ जो काना है वो प्रोटैगनिस्ट के ग्रुप की पार्ट है। तभी वो ये सोचता है कि काना के साथ उसका ज्यादा कोई रोल नहीं है। एंड तभी अकाने आके यही बात को रिपीट करती है, जिसपे एक्वा बोलता है कि ये काफी अच्छी बात है क्योंकि एक्टिंग के दौरान वो कई बार काफी ज्यादा स्कैरी हो जाती है एंड ऊपर से उसके साथ मेरा जितना ज्यादा कम रोल होगा मेरे को उतनी कम बातें सुननी पड़ेंगी। पर तभी अकाने उससे पूछने लग जाती है कि पर लेकिन ये तो मजेदार होता होगा ना, क्योंकि एक्टिंग किसको नहीं पसंद। तभी एक्वा सोचने लग जाता है कि जो लोग फ्रीक्वेंटली एक्टिंग करते रहते हैं उनको तो एक्टिंग से काफी ज्यादा लगाव होता होगा, पर लेकिन मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो टोक्यो ब्लेड के डायरेक्टर को देखने लग जाता है जिसका नाम केंदाइची है। वो सोचने लग जाता है कि उसको इस बंदे के क्लोज जाना होगा क्योंकि इसका आई के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस था। तभी उनका ब्रेक खत्म हो जाता है एंड उनकी जो एक्टिंग है वो वापस से रिज्यूम होती है। तभी हमें शो के प्रोड्यूसर को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टर के साथ बात कर रहा था कि कैसे इस बार कोई भी बेकार एक्टर नहीं है एंड ऊपर से ये जो ग्रुप है इसमें कुछ प्रोडिजीज भी हैं। फिर वो हर एक एक्टर की खूबियां बताने लग जाता है। यहाँ पे वो सभी लोग काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, पर जब बात काना की आती है वो एकदम एक्सेप्शनल थी क्योंकि उसकी जो एक्टिंग है वो काफी ज्यादा नेचुरल है एंड ऊपर से ये समझ आता है कि वो मेन कैरेक्टर को भी आउटशाइन करने वाली है। पर तभी डायरेक्टर बोलता है कि ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक वहाँ पे हिमेकावा है। एंड तभी हिमेकावा की जो एक्टिंग थी वो एकदम काना की तरह थी एंड वो भी यंग प्रोडिजीज में से एक था। हिमेकावा की एक्टिंग देखने के बाद जो काना थी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, बट लेकिन वो कहाँ पे हारने वाली थी। वो अपनी जो एक्टिंग स्किल है उसको और भी ज्यादा अपलिफ्ट कर लेती है एंड एकदम रियल में शॉर्ट फाइट की तरह एक्ट करने लग जाती है। एंड दूसरी तरफ जो हिमेकावा है वो भी पीछे नहीं रहता, उन दोनों की जो शाइन है वो बाकी सभी लोगों को आउटशाइन कर रही थी, जो कि हमें कलर्स के थ्रू बताया जा रहा था। एंड बाकी जो सभी लोग हैं वो इन चीजों को बस देखे जा रहे थे। एंड दूसरी तरफ जो काना और हिमेकावा है वो लोग भी एक दूसरे को एक्नॉलेज कर रहे थे। प्रैक्टिस खत्म हो जाने के बाद जो हिमेकावा है वो काना से डिनर के लिए पूछता है, जिसपे काना एग्री कर जाती है एंड जो काना है वो एक दूसरे एक्टर को भी बुला लेती है उनके साथ। दूसरी तरफ हमें अकाने को दिखाया जाता है जो कि यही सोच रही थी कि कैसे जो काना है उसकी एक्टिंग काफी ज्यादा कमाल की है। वो ऐसा भी एक्ट नहीं कर रही थी कि बस मेरी तरफ देखो, वो अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी सपोर्ट करते हुए उनको भी लाइमलाइट में ला रही थी। दूसरी तरफ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर बात कर रहे थे कि कैसे ये जो बच्चे हैं ये लोग हेट करते हैं लूज करना, जिस वजह से ये लोग काफी ज्यादा सोचते रहते हैं कि आखिर ये लोग एक दूसरे से कैसे कम्पीट करने वाले हैं। एक तरफ अकाने नोट्स ले रही थी एंड यही दूसरी तरफ जो एक्वा है वो काफी ज्यादा सोच में डूबा हुआ था। फिर हमें डे 3 दिखाया जाता है रिहर्सल का, जहाँ पे अकाने बता रही होती है कि रिहर्सल स्टार्ट होने के करीबन 1 महीने बाद जो स्टेज शो है वो होता है। इन 1 महीने के दौरान उनको हर दिन 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करना होता है। सभी एक्टर्स का एक साथ प्रेजेंट होना काफी ज्यादा रेयर बात है एंड ऊपर से जो लीड कास्ट है उनको और भी ज्यादा काम होते हैं, जिस वजह से वो लोग हर टाइम पे प्रेजेंट नहीं रह पाते, जिस वजह से प्रैक्टिस के दौरान उनकी जगह एक डमी लेता है। इस दौरान हमें हिमेकावा को भी दिखाया जाता है जो कि काना से कुछ कांजीज के बारे में पूछ रहा था क्योंकि वो पढ़ाई में इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, जिसपे काना उसको बुक्स रीड करने का सजेस्ट करती है। पर लेकिन हिमेकावा बताता है कि उसको बुक्स रीड करना काफी ज्यादा बोरिंग लगता है एंड वो वीडियोस देखना ज्यादा प्रेफर करता है। दूसरी तरफ जो काना है वो यही सोच रही थी कि कैसे जो कास्ट है उनके बीच में एक ग्रुप फॉर्म हो चुका है, जहाँ पे सबसे पहले है लीडिंग कास्ट एंड फिर है सपोर्टिंग कास्ट जिसका कि वो भी पार्ट है, पर लेकिन फिर आता है उसका बॉयफ्रेंड जो कि पूरा टाइम अकेले रहता है क्योंकि वो लोगों से बात करने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है एंड ऊपर से उसका ऑरा भी ऐसा है कि कोई उसको अप्रोच भी नहीं कर सकता। तभी अकाने एक्वा से पूछती है कि आखिर वो काना को देख रहा है क्या, एंड यहाँ पे जो एक्वा है वो डायरेक्टली हाँ भी बोल देता है, जिसपे कि अकाने थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। पर लेकिन एक्वा तभी बताने लग जाता है कि काना जो अपनी एक्टिंग है उसका लेवल एकदम अपने आसपास के एक्टर्स की तरह रखती है, क्योंकि जब वो छोटी थी तब शो ऑफ के चलते हुए उसको कोई भी जॉब मिलना बंद हो गया था, पर लेकिन इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के चलते हुए उसको
अपनी एक्टिंग एकदम अपने आसपास के लोगों की तरह करनी पड़ती है। पर अभी के टाइम में हिमेकावा के साथ स्टेज शेयर करने के चलते उसकी जो एक्टिंग लेवल है वो आगे बढ़ते ही जा रही है। एंड तभी वो अकाने को बोलता है कि अगर तुम उसके साथ गिव अप करने की कोशिश करोगी तब तुम जरूर से हार जाओगी। एंड ये सुनने के बाद जो अकाने है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है एंड उसको बोलने लग जाती है कि अगर ऐसा चलता रहा तब तुम भी हार जाओगे। पर लेकिन जो एक्वा है वो बताता है कि वो कभी भी इस चीज के रिलेटेड सीरियस नहीं है। फिर उनका जो रिहर्सल है वो वापस से स्टार्ट होता है, जहाँ पे अकाने जब एक्टिंग कर रही थी उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि उसको अपनी इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ानी चाहिए। पर लेकिन जब वो वापस से अपनी इंटेंसिटी बढ़ाते हुए कोशिश करती है, जो डायरेक्टर है वो एकदम सीन चेंज करने के लिए बोल देता है। एंड ये सुनने के बाद जो अकाने है वो एकदम सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो कहाँ पे गलती कर रही है। उसके बाद वो अपने कैरेक्टर के बारे में बताने लग जाती है, जिसका नेम है प्रिंसेस साया, जो कि विलन के लवर का रोल प्ले करेगी। पर लेकिन उसको ऐसा भी टाइटल मिल रखा है कि फेल्ड लव इंटरेस्ट। इवन मांगा में भी इसका जो कैरेक्टर है वो एकदम इररिलेवेंट होता जा रहा है, यहाँ तक कि लेटेस्ट चैप्टर में तो इसका स्टैचू और भी ज्यादा कम हो चुका है। इवन मांगा में भी उसको ज्यादातर दिखाया नहीं गया, जिस वजह से वो उसके कैरेक्टर को भी एनालाइज नहीं कर पा रही। वो मिसिंग पीसेस को ढूंढ के अपना जो पजल है यानी कि कैरेक्टर उसको कंप्लीट करना चाहती है, पर लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि उसका जो इमेजिनेशन है उसमें जो कैरेक्टर फॉर्म हो रहा है वो एकदम टोटली डिफरेंट है उस कैरेक्टर से जो कि स्क्रिप्ट में है। फिर वो अपने कैरेक्टर के बारे में बताने लग जाती है, जो कि काफी ज्यादा शाई है एंड काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है लोगों को मारने से पहले। ऊपर से इसका जो स्क्रीन टाइम है वो भी काफी ज्यादा कम है, और क्योंकि ये एक मांगा का एडेप्टेशन है इस वजह से स्क्रिप्ट में चेंज करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। फिर वो जिस कैरेक्टर को प्ले करने वाली थी वो उसी से बोलने लग जाती है कि कैसे उसका मांगा में ही उसको कितना ज्यादा इररिलेवेंट किया गया है, उसे उसके लिए बुरा लग रहा है एंड वो उसको पसंद करती है। फिर हमें डे 5 दिखाया जाता है रिहर्सल का, जहाँ पे आज के दिन स्क्रिप्ट राइटर भी आया होता है क्योंकि जो मांगा का ऑथर है वो आज विजिट करने वाला है। अकाने एक्वा से स्क्रिप्ट के बारे में पूछती है कि आखिर वो इसके बारे में क्या सोचता है, जिसमें एक्वा बताता है कि ये जो मांगा है ये काफी ज्यादा बेटर है उस टीवी शो के कंपैरिजन में जो कि उसने पहले किया था, जो सुन के अकाने भी समझ जाती है कि वो किसकी बात कर रहा है। तभी एक्वा अकाने से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, अगर ऐसा है तो फिर तुम डायरेक्टर से क्यों नहीं बात करती, जिसपे अकाने बोलने लग जाती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। एंड तभी जो एक्वा है वो डायरेक्टली जाके डायरेक्टर से बोलने लग जाते हैं कि अकाने को उससे कुछ बात करनी है। एंड ये सुनने के बाद जो अकाने है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, बट लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, जिस वजह से वो डायरेक्टर से बात करने लग जाती है कि कैसे वो जिस कैरेक्टर को प्ले करने वाली है उसको इंटेंशन समझ नहीं आ रहे, ना ही उसका कैरेक्टर। ये सुनने के बाद जो स्क्रिप्ट राइटर है वो भी बताने लग जाते हैं कि कैसे इस चीज पे उसको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मांगा में भी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं था, और इसी वजह से वो लोग इस अडेप्टेशन में उस लड़की को ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि इवन मांगा में भी उसका जो रेलेवेंस है वो बस एक ही पैनल में खत्म कर दिया गया था, और अगर वो लोग इस चीज को ज्यादा टाइम देंगे तब जो बाकी लोगों का टाइम है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। पर तभी वो उसको ये भी बताता है कि अगर तुमको कोई चीज बॉदर कर रही है तब मैं उसको वापस से रिवाइज कर सकता हूँ। पर लेकिन तभी जो डायरेक्टर है वो उसको ऐसा करने के लिए मना कर देता है, एंड वो बताता है कि उसने इस मांगा को खुद भी पढ़ रखा है। एंड फिर वो बताता है कि उस कैरेक्टर को काफी ज्यादा नॉइजी बनाया गया है, पर लेकिन फिर भी इसके चलते वो अपना जो मेन फोकस यानी कि इंटेंस बैटल है उसको खोना नहीं चाहता। ये जो प्ले है इसमें उसका रोल ये नहीं है कि उसको अपने डीप इमोशंस को बाहर लाना है, बल्कि उसका जो रोल है वो है काफी इजीली लोगों का जो ध्यान है वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाना। उसके बाद जो अकाने है वो अपने कैरेक्टर के बारे में सोचने लग जाती है। तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली जो मांगा का राइटर है वो आ जाती है, जिसका नाम अबिको है, एंड उसकी जो सपोर्टर है वो और कोई नहीं योरिको थी, जो कि काना की असिस्टेंट रह चुकी है पहले। एक दूसरे से वापस से मिलके वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे, यहाँ तक कि जो योरिको है वो एक्वा को वापस देख के भी काफी ज्यादा खुश थी। पर जैसे ही वो लोग अबिको से बात करने की ट्राई करते हैं, जो अबिको है वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही शाय थी। उसके बाद जो अबिको है वो उन सभी की परफॉर्मेंस देखने लग जाता है, जहाँ पे वो सभी लोग अपने अपने जो लाइन्स है एंड यहाँ पे एक्टिंग है वो दिखाने लग जाते हैं। अबिको उन सभी का रिहर्सल देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो सभी लोग काफी ज्यादा एक्सेप्शनली टैलेंटेड थे। पर तभी वो उन सभी से माफी मांगते हुए पूछते हैं कि क्या ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है एक रिव्यू के लिए पूछने के लिए। एंड ये सुनते ही डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रिप्ट राइटर वो तीनों की तीनों शॉक हो जाते हैं एंड उससे काफी ज्यादा घबराते हुए पूछते हैं कि आखिर कौन सा पार्ट, जिसपे अबिको बोलता है कि पूरा का पूरा स्क्रिप्ट। एंड इसी तरीके से अबिको यानी कि टोक्यो बुलेट की जो राइटर है वो जैसे ही पूरे स्क्रिप्ट को रिव्यू करने की बात करती है वहां पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड तभी वहां से सीन रिवाइंड होने लगता है एंड हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक्वा और काना बात कर रहे थे कि कैसे ये काफी हैरानी की बात है जो लाला लाई के हेडलाइन स्टार्स हैं वो सभी एक स्टेज प्ले में काम कर रहे हैं। एंड तभी जो एक्वा है वो उससे बोलता है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, जो सुन के काना बोलती है कि मैं कभी नर्वस नहीं होती। एंड तभी वो लोग मेल्ट से मिलते हैं जो कि इस प्ले में उनके साथ एक्टिंग करने वाला था। एंड काना के साथ उसके इतने कुछ खास अच्छे रिलेशन है नहीं क्योंकि काना ने पहले उसकी बेइज्जती कर रखी थी क्योंकि उसकी जो एक्टिंग है वो काफी ज्यादा खराब है। एंड इस वजह से जो मेल्ट है वो काना को ये बोलता है कि पहले के मुकाबले मेरी जो एक्टिंग है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो रखी है क्योंकि पिछले 9 महीनों में मैंने इसके बारे में काफी ज्यादा स्टडी किया है। दूसरी तरफ जो काना है वो भी थोड़ी ऑकवर्ड हो रखी थी क्योंकि उसने मेल्ट को काफी ज्यादा बुरा भला बोल दिया था उसकी एक्टिंग की वजह से, जिस वजह से वो ढंग से उससे बात भी नहीं कर पा रही थी। पर लेकिन जो मेल्ट है वो उसको ये बोलते हुए चले जाता है कि अगर मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ तब तुम मेरे को सीधे सीधे बोल सकती हो। फिर वो सभी लोग अपने इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं क्योंकि जो अबिको है वो उनका रिहर्सल देखने के लिए आने वाली थी। वो सभी लोग अपना नाम एंड अपने कैरेक्टर का नाम बता रहे थे जिसको कि वो प्ले
करने वाले हैं। तभी वहाँ पे राइडा भी आ जाता है जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, यानी कि प्रोड्यूसर। फिर वो डायरेक्टर का भी इंट्रोडक्शन देता है जिसका नाम केंदाची है। फिर हमें सकुया को दिखाया जाता है जो कि इन स्टेज प्ले का काफी ज्यादा बढ़िया टीचर है। फिर हमें लाला लाई कंपनी के हर एक एक्टर को दिखाया जाता है उनके नेम के साथ, जिनको कि आप देख ही पा रहे हैं। आखिर में बारी आती है प्ले की प्रोटैगनिस्ट की बारी, जो कि सो रहा था। एंड ये देखने के बाद केंदाची उसको लात मार के उठाता है। एंड प्रोटैगनिस्ट का नाम है हिमेकावा। हिमेकावा एक प्रोडिजी है क्योंकि उसको कई सारे अवार्ड्स मिल रखे हैं, बट लेकिन यहाँ पे तो उसको अपने कैरेक्टर का भी नाम याद नहीं है जिसको कि वो प्ले करने वाला है। एंड इसके साथ पूरे ग्रुप का जो इंट्रोडक्शन है वो खत्म होता है। तभी केंदाची उन सबको बताने लग जाता है जो आबिको है वो आज के दिन आने वाली है उनके रिहर्सल को देखने के लिए। एंड फिर वो उन सबको प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है एंड वहां से चले जाता है। एंड तभी जो अकाने है वो एक्वा से बात करने लग जाती है। एंड लेट मी टेल यू, जो अकाने है वो भी लाला लाई कंपनी की एक स्टार एक्टर है। अकाने बताने लग जाती है कि कैसे एक्वा ने उसकी काफी ज्यादा मदद की थी पहले, पर लेकिन अभी के टाइम में वो उसकी मदद करने वाली है क्योंकि स्टेज प्ले उसकी स्पेशलिटी है। एंड ऊपर से उन दोनों के एक साथ काफी सारे सीन्स भी है। ये सुन के एक्वा बोलता है तुम तो सही में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। एंड तभी हमें दूसरी तरफ कानो को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को इतना क्लोज देख के इतनी ज्यादा खुश नहीं थी, पर लेकिन तभी जो मेल्ट है वो बोलने लग जाता है वो दोनों तो शायद डेट कर रहे हैं ना किसी डेटिंग शो की मदद से। ये सुनती काना काफी ज्यादा हड़बड़ी में उसको एक्सप्लेन करने लग जाती है कि वो दोनों बस फैंस और अपने काम की वजह से ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं। पर तभी जो मेल्ट है वो ये बताने लग जाता है कि वो दोनों जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं वो दोनों भी एंगेज हो रखे हैं। एंड ये सुनने के बाद जो काना है वो और भी ज्यादा खुश नहीं होती। एंड वो यही बोलने लग जाती है कि उसको ये सब तरीके की चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं, जहाँ पे रियल लाइफ कपल्स को ऐसे प्ले में या फिर शो में लिया जाता है। एंड वो खुद से ही और भी कई सारी चीजें बड़बड़ करने लग जाती है। एंड ये देखने के बाद जो मेल्ट है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। एंड तभी वो लोग अपने पहले वाले प्रोजेक्ट स्वीट टुडे के बारे में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे मेल्ट काना से बोलता है कि अगर तुम मेरे को पहले बता देती थी कि मेरी जो एक्टिंग है वो खराब है तब मेरे को पहले ही रियलाइज हो जाता था, बट लेकिन जब हो गया वो हो गया। अभी के टाइम में मैं पहले से काफी ज्यादा बेटर हूँ एंड मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तभी वहाँ से सीन कट होता है एंड हमें आबिको को दिखाया जाता है जो कि योरिको के साथ होती है। एंड वो उसकी सीनियर भी है। योरिको उसको यही बता रही होती है कि कैसे पहले के मुकाबले वो कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। आबिको तो उससे माफी मांगती है कि उसने उसके बिजी टाइम को खराब किया, जिसपे योरिको उसको चिंता करने के लिए मना करती है क्योंकि उसकी मांगा मंथली बेसिस में शेड्यूल है, जिस वजह से उसके पास काफी सारा फ्री टाइम है। एंड उसके कंपैरिजन में तो आबिको ने उसको कब का सरपास कर दिया क्योंकि उसकी मांगा और एनिमे वीकली बेसिस में शेड्यूल है। एंड तभी वो लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जहाँ पे आबिको योरिको से बताती है कि कैसे उसके साथ पहली बार हो रहा है कि उसकी जो मांगा है उसको एक एनिमे एंड टीवी ड्रामा एडेप्टेशन दोनों ही मिल रहा है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा क्लूलेस है। उसको काफी सारी चीजें बोलनी है बट लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसको जाना भी चाहिए कि नहीं। एंड तभी वो योरिको से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसके साथ रिहर्सल देखने के लिए चल सकती है कि नहीं, जिसपे तो योरिको तो डायरेक्ट एग्री कर जाती है, यहाँ तक कि वो पूरा बिल भी पे करती है। एंड वहां से जाने से पहले जो आबिको है वो ब्रश करने की बात करती है क्योंकि ये उसकी आदत है कुछ भी खाने के बाद ब्रश करने की। एंड क्योंकि योरिको को उसकी आदतों के बारे में पता था इस वजह से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसकी जाते ही योरिको सोचने लग जाती है कि कैसे जो आबिको है वो इंडस्ट्री में काफी टाइम से है एंड यहाँ पे जो मांगा है वो अकेले बनाई जा सकती है, पर लेकिन जो एनिमे एंड ड्रामा एडेप्टेशन है उसके लिए पूरी टीम की जरूरत होती है। एंड इन चीजों को स्मूथली चलाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है। मांगा राइडर पूरी चीजें प्रोड्यूसर पे छोड़ सकते हैं, पर लेकिन वो लोग कई सारी चीजें चेंज कर देते हैं, जिस वजह से सारी चीजें उनके भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। एंड तभी वो आबिको के पास जाती है एंड वो देखती है कि जो आबिको है वो दो ब्रश से एक साथ ब्रश कर रही है। एंड इसका रीजन पूछने पे आबिको बताती है कि एक ब्रश से ब्रश करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा एंड वो उनको वेट नहीं करवाना चाहती। ये देखिए योरिको यही सोचने लग जाती है कि ये कितनी ज्यादा वियर्ड है, बस वहां पे जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। एंड प्रेजेंट टाइम में आबिको की पूरे स्क्रिप्ट को रिव्यू करने की बात सुनने के बाद वहां पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एंड स्पेशली जो स्क्रिप्ट राइटर है वो तो डिप्रेशन में ही चले जाता है। प्रोड्यूसर बताने लग जाता है कि बस 20 दिन बाकी हैं, आखिर इतने कम टाइम में वो लोग इतना कुछ कैसे कर सकते हैं। जो सुन के आबिको बोलने लग जाती है कि मेरे से ये बोला गया था कि अगर आप एक बार परफॉर्मेंस को देखेंगी तब आपको ये स्क्रिप्ट काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। एंड उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एंड तभी जो स्क्रिप्ट राइटर है वो एकदम से उससे माफी मांगने लग जाता है क्योंकि उसने इतना बेकार सा काम सबमिट किया। एंड तभी वो आबिको से पूछने लग जाता है कि आखिर उसको किस टाइप से इसको वापस से रिव्यू करना चाहिए। एंड ये सुनने के बाद जो आबिको है वो उससे बोलने लग जाता है अच्छा तो तुम हो जिसने की स्क्रिप्ट लिखा है एंड मैंने उन पार्ट्स के बारे में पहले ही बता दिया था, पर लेकिन मेरे को लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आया। एंड तभी वो पूछती है कि क्या तुम सही में टोक्यो ब्लेड को पढ़ भी रहे हो, जिस स्क्रिप्ट राइटर हाँ बोलता है। एंड तभी वो बोलने लग जाती है कि तुमने जो पूरा स्क्रिप्ट लिखा है उसमें कैरेक्टर्स जो बोल रहे हैं एंड जो कर रहे हैं वो मेरे कैरेक्टर्स कभी नहीं करने वाले, तुम काफी ज्यादा रूड हो क्योंकि तुमने मेरे पूरे कैरेक्टर्स को ही चेंज कर दिया है। एंड फिर वो ये बोलती है कि मेरे जो बेबीज हैं वो इतने ज्यादा इडियट नहीं है एंड इसके बेबीज मतलब इसके कैरेक्टर्स। एंड उसके बाद वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम चली जाती है एंड वो स्क्रिप्ट राइटर को काफी ज्यादा सुनाने लग जाती है, इतना ज्यादा कि योरिको को उसको रोकना पड़ता है एंड वहां से ले जाना पड़ता है। बाकी सभी लोग भी हैरान होते हुए वहां पे खड़े रह जाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है। तभी अकाने बताने लग जाती है कि ओरिजिनल क्रिएटर और स्क्रिप्ट राइटर के बीच में डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं एंड स्क्रिप्ट का जो पहला ड्राफ्ट था वो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर दोनों के साथ बनाया गया था। एंड जब स्क्रिप्ट खत्म होने वाला होता है तब उसको ओरिजिनल क्रिएटर के पास भेजा जाता है। एंड मेरे को जहां तक पता है अभी को काफी ज्यादा डिसैटिस्फाई होंगी उससे, जिस वजह से उन्होंने रिव्यू के लिए कई सारे इंस्ट्रक्शंस लिख के भेजे थे, पर लेकिन ओरिजिनल क्रिएटर और स्क्रिप्ट राइटर के बीच में कई सारे कम्युनिकेशन के लिए लोग होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो आबिको है वो काफी ज्यादा गुस्से में स्क्रिप्ट को देखते हुए इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, जिनको कि वर्ड बाय वर्ड एडिटर
टाइप कर रहा था एंड वो खुद भी काफी ज्यादा शौक था कि जो अभी को है वो ज्यादातर बोलती नहीं है, बट अभी के टाइम में वो कितनी ज्यादा बोल रही है। उसके बाद वो एक मैनेजर के पास जाता है एंड यहाँ पे जो मैनेजर है वो जब इस स्पीच को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें काफी ज्यादा हार्श वर्ड्स का यूज किया गया था, जिस वजह से वो उनको कम करके थोड़े बहुत चेंजेस कर देता है। एंड फिर बारी आती है प्रोड्यूसर की, जो कि उस स्क्रिप्ट को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड उसको ऐसा लगने लगता है कि जो अभी को है उसको प्लेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इतने कम टाइम में इतना सारी चीजें नहीं हो सकती। एंड उसके बाद वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो स्क्रिप्ट राइटर के मैनेजर के पास पहुंचता है एंड आखिर में पहुंचता है स्क्रिप्ट राइटर के पास, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि वो इन चीजों के बारे में काफी ज्यादा सोचता है। एंड जब उनका सेकंड ड्राफ्ट सबमिट होता है, जो यहाँ पे अभी को है वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है ये पिछले बार से भी ज्यादा बेकार थी। एंड यहाँ पे जो एडिटर है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड तब एडिटर बताता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अच्छी निकलेगी। एंड इस वजह से जो अभी को है वो उस टाइम पे शांत हो गई थी। तब यूरी को बताने लग जाती है कि कोई भी ओरिजिनल क्रिएटर अपने काम में बेकार चेंजेस नहीं देखना चाहेगा। एंड इस वजह से स्क्रिप्ट राइटर के साथ काफी ज्यादा डिस्प्यूट होते रहते हैं एंड बातचीत चलती रहती है। एंड क्योंकि अभी को ने काफी टाइम से कुछ बोला नहीं था, इस वजह से उसके अंदर जितनी भी भड़ास थी वो सभी एक साथ निकल रही थी, जिस वजह से वो प्रोड्यूसर को काफी कुछ सुना रही थी। एंड वो तो ये भी बोल देती है कि जो स्क्रिप्ट राइटर है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है उसके काम को जस्टिफाई करने के लिए। एंड पहले उसने जो पार्ट्स में रिवीजन करने के लिए बोला था उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं आए। एंड तभी वो उनको बोलती है कि वो पूरे स्क्रिप्ट को खुद से लिखना चाहती है। एंड ये सुन के एडिटर और प्रोड्यूसर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा हो जाएगा। पर लेकिन जो आबी को है वो इन चीजों को मजाक में बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी एंड वो काफी ज्यादा सीरियस थी। वो तो उनको ये भी धमकी दे दी थी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगे तब वो अपनी जो परमिशन है उसको कैंसिल कर देगी। एंड ये सुनने के बाद तो प्रोड्यूसर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि अगर वो लोग ऐसा कुछ करते हैं तब उनको टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ येन देना पड़ेगा, वो भी ब्रांच को। पर लेकिन अभी को उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी एंड वो तो उनको ये भी बोल देती है कि उसको कोई भी पेमेंट नहीं चाहिए एंड क्रेडिट्स में भी वो लोग उसी स्क्रिप्ट राइटर का नाम लिख सकते हैं। दूसरी तरफ हमें यूरी को, एक्वा और स्क्रिप्ट राइटर को दिखाया जाता है जो कि इन सब चीजों को बाहर से सुन लेते हैं। एक्वा बोलता है कि वो तो एकदम बच्चे की तरह एक्ट कर रही है, जिसपे यूरी को एक्सप्लेन करने लग जाती है कि काफी सारे जो मांगा आर्टिस्ट है वो ऐसे ही पिकी होते हैं, यहाँ तक कि उनमें सोशल स्किल्स की भी कमी होती है। पर लेकिन जो आबी को है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम केस है। तभी एक्वा बोलने लग जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तब तुमको प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर दिया जाएगा, जो सुनकर स्क्रिप्ट राइटर बताने लग जाता है कि वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जो स्क्रिप्ट राइटर की पोजीशन है वो लोग तुम जितना सोच सकते हो उससे भी ज्यादा कम है। किसी भी ऊंची पोस्ट के बंदे के कहने से ही उनको काफी आसानी से रिप्लेस कर दिया जा सकता है, भले ही तुम कितना ही ट्राई क्यों ना कर लो। अगर तुम्हारा काम ओरिजिनल क्रिएटर के टेस्ट को मैच नहीं करता तब तुमको निकाल दिया जाएगा, और अगर स्टोरी थोड़ी सी भी बोरिंग निकलती है तब तुम्हारी बेइज्जती होगी किसी वॉर के क्रिमिनल की तरह, और अगर वो एंटरटेनिंग निकलती है तब पूरा जो क्रेडिट है वो ओरिजिनल वर्क को जाएगा। और इतना सब होने के बाद भी तुमको अकेले खड़े रहना पड़ेगा एंड अपना जो काम है उसको करते रहना पड़ेगा। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि जो आबी को है वो वहां से चली जाती है एंड यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो स्क्रिप्ट राइटर के साथ बात करता है, जहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करता है कि उसका जो क्रेडिट का सीन है वो रिमूव कर देने के लिए, क्योंकि वो इतना ज्यादा सीमलेस नहीं है कि दूसरा का जो काम है उसका क्रेडिट ले ले। इसमें प्रोड्यूसर उसको बताने लग जाता है कि अगर वो लोग ऐसा करते हैं तब जो पोस्टर्स और पैम्पलेट्स हैं उनको वापस से रिप्रिंट करना पड़ेगा, जिसका जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा होगा। लेकिन फिर वो उससे माफी मांगने लग जाता है एंड इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, जिसपे स्क्रिप्ट राइटर मान जाता है एंड उसको बोलने लग जाता है कि तब मेरे को तुम डिनर खिलाओगे। एंड ये सुनने के बाद जो प्रोड्यूसर है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड उसकी हर एक एग्रीमेंट को मान लेता है। फिर स्क्रिप्ट राइटर हमें बताने लग जाता है कि कैसे जब पहली बार रात के टाइम में उसको इस जॉब के बारे में पता चला था उसने अपने बाकी की सभी जॉब्स को एडजस्ट किया था बस इस चीज पे काम करने के लिए, एंड उसके बाद दिन रात मेहनत करके उसने अपना बेस्ट दिया, पर लेकिन आखिर में ये सब कुछ वेस्ट हो गया। उसके बाद डायरेक्टर सभी लोगों को ये बता देता है अभी नई स्क्रिप्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड तब तक उनके रिहर्सल में ब्रेक रहेगा। उनकी ये सब बातें सुनने के बाद अकाने एक दूसरे एक्टर के साथ बात करने लग जाती है कि एक स्टेज प्ले में एक लंबा ड्यूरेशन का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। उनकी बातों को सुनने के बाद जो एक्वा है वो एकदम पूछने लग जाता है कि आखिर ये स्टेज अराउंड क्या होता है, एंड उसका ये सवाल सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो एक्वा है वो एक स्टेज प्ले में काम कर रहा है एंड उसको अब तक ये नहीं पता कि एक स्टेज अराउंड क्या होता है। एंड उसका ये सवाल सुनने के बाद जो अकाने है उसको भी समझ आ जाता है कि जो एक्वा है वो इन सब चीजों को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहा। एंड उसके बाद वो एक्सप्लेन करने लग जाती है कि जब भी सीन चेंज होता है तब स्टेज प्ले में पूरे कर्टन्स डाल देते हैं एंड उस दौरान पे पूरा जो सेट है उसको चेंज किया जाता है एंड इसी चीज को स्टेज अराउंड कहते हैं। एंड ये सुन के एक्वा बोलता है कि वैसे भी मेरा इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से मेरे को वीडियो देखना ज्यादा पसंद है। ये सुन के अकाने बोलने लग जाती है कि इसका मतलब तुमने कभी भी स्टेज प्ले नहीं देखा है, और क्योंकि अब हमारे पास फ्री टाइम है तो चलो क्यों ना हम लोग एक डेट पे जाए जहाँ पे हम लोग तुम्हारा पहला स्टेज प्ले देखेंगे। एंड इसी तरीके से एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें रूबी को दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्त फ्रिल और मिनामी के साथ होती है एंड वो उनको यही बता रही होती है कि कैसे वो एक काफी ज्यादा पॉपुलर मैगजीन में आ चुकी है फाइनली, एंड अब वो बाकी लोगों के साथ बातें भी कर सकती है इसके बारे में, क्योंकि अब तक उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई आउटकास्ट हो। जो सुन के वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने रूबी के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। एंड फिर वो लोग बात करने लग जाते हैं अपने कोवर्कर्स के बारे में एंड वो लोग उन सभी कंप्लेंट्स को बता रहे थे जो कि वो लोग सेट पे नहीं बोल पाते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ जो रूबी है वो हमेशा की तरह ऑकवर्ड खड़ी रह जाती है क्योंकि उसको नहीं पता कि अब उसको कंप्लेन क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके आसपास सभी लोग काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बिहेव
बिहेव करते हैं उससे, एंड ना ही उसके पास किसी प्ले बॉय का मैसेज आता है डेट के लिए। एंड तभी वहां से सीन कट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि जो रूबी है वो रोते हुए मियोको से बोलने लग जाती है कि उसको और भी काम करना है ताकि वो अपने कॉलीग्स के बारे में कंप्लेन कर सके। एंड ये सुनने के बाद जो मियोको है उसको कुछ भी समझ नहीं आता। तभी मैम जो बताने लग जाती है कि उनको पियोन की तरफ से एक और कोलैब का ऑफर आया है, फिर आखिर वो लोग इसका क्या करेंगे, जिसपे रूबी बोलने लग जाती है कि उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन उसको एक और स्टेज शो करना है। जिसपे मियोको बोलने लग जाती है कि वो लोग एक और स्टेज शो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक काना का स्टेज प्ले नहीं हो जाता। तभी वहाँ पे एंट्री होती है काना की, जिसको देखने के बाद वो लोग काफी हैरान होते हैं एंड वो लोग उसके रिहर्सल के बारे में पूछते हैं, जिसपे काना बताती है कि जो ऑथर एंड स्क्रिप्ट राइटर है उनके बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, जिस वजह से रिहर्सल को पोस्टपोन कर दिया गया है। एंड तभी रूबी एक्वा के बारे में पूछती है, जिसके बारे में काना कोई भी जवाब नहीं दे पाती। एंड तभी वहां से सीन कट होता है एंड हमें दूसरी तरफ एक्वा और अकाने को दिखाया जाता है जो कि एक साथ स्टेज प्ले देखने के लिए गए होते हैं। एंड जैसे स्टेज प्ले स्टार्ट होता है जो एक्वा है वो उसमें एकदम खो जाता है, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा अमेजिंग हो सकती है। एंड जब स्टेज प्ले खत्म हो जाता है जो एक्वा है वो तारीफ करते हुए बताता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे 50 गुना ज्यादा बेहतर है। जो सुनकर अकाने तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर लेकिन उसके बाद जो एक्वा है वो स्टेज प्ले के बारे में और भी चीजें बताने लग जाता है, जैसे कि उसके विजुअल इफेक्ट्स एंड उससे भी सरप्राइजिंग सिटिंग एरिया जो कि 360 डिग्री घूम सकता है, जिसकी वजह से वो लोग सेट्स को पहले से ही बना के रख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो सीन्स है वो काफी आसानी से चेंज हो सकते हैं, ना कि उनको ब्रेक देना पड़ेगा बार बार, वो भी सेट्स बनाने में। एंड उसके बाद वो स्टेज प्ले एंड कास्ट के बारे में भी बात करने लग जाता है, जहाँ पे उन लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया था एंड ऊपर से जो स्टोरी है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया थी। एक तरफ एक्वा बिना रुके तारीफ करे जा रहा था एंड दूसरी तरफ जो अकाने है वो ऐसे खुश हो जा रही थी जैसे कि एक्वा उसी की तारीफ कर रहा हो। एंड एक्वा के रीजन पूछने पे अकाने यही बताने लग जाती है कि वो चिंता कर रही थी कि आखिर एक्वा को ये पसंद आएगा कि नहीं। एंड उसके बाद वो इस फैंसी थिएटर की भी तारीफ करती है जो कि जापान में कुछ गिने चुनों में से एक है। वो लोग थिएटर के बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है राइडा की, जो कि थिएटर से निकला था। राइडा को वहाँ पे देख के वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, पर लेकिन राइडा बताता है कि वो वहाँ पे बस जनता का चेहरा देखने के लिए आया था, क्योंकि जब भी उसका मूड ऑफ होता है तब वो लोगों को स्माइल करते हुए देखता है, जिसमें कि उसको मजा आता है। एंड उसके बाद वो ये भी बताता है कि उसने एक्वा का भी एक्सप्रेशन देखा था जो कि देख के वो काफी ज्यादा खुश हुआ था। एंड यहाँ पे ये सुनने के बाद एक्वा काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है एंड तभी वो उनसे माफी मांगता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो उन दोनों के बीच में आ रहा है, जिसपे अकाने उसको चिंता करने के लिए मना करती है। पर लेकिन तभी जो एक्वा है वो एकदम स्क्रिप्ट राइटर के बारे में पूछता है, जो सुनने के बाद राइडा उसको पूरी सिचुएशन का एक्सप्लेनेशन देता है कि कैसे जो टोक्यो ब्लेड की राइटर है वो अभी पूरा का पूरा स्क्रिप्ट खुद से लिखने वाली है। एंड यहाँ पे जो स्क्रिप्ट राइटर गोवा है उसको वो लोग अभी निकालने वाले हैं। तभी एक्वा बताने लग जाता है जो टोक्यो ब्लेड का स्क्रिप्ट था वो एकदम स्टेज प्ले के लिए फिट बैठता था, उसमें थोड़ी बहुत चीजी लाइंस थी जो कि एकदम परफेक्ट बैठती है एंड ना ही वो ज्यादा लंबा लगता है। एंड तभी वो ये बोलने लग जाता है कि चाहे अभी को में कितनी ही स्किल्स क्यों ना हो वो इस स्टेज प्ले को कंप्लीट कभी नहीं कर सकती। एंड ये उस स्टेज प्ले की बात कर रहा है जो कि उसने अभी देखा है। पर तभी राइडर बोलने लग जाता है, पता नहीं तुमने नोटिस किया कि नहीं, पर लेकिन इस स्टेज प्ले का जो स्क्रिप्ट राइटर है वो गोहा ही है, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, यहाँ तक कि प्रोफेशनली भी वो काफी टाइम से स्क्रिप्ट लिख रहा है। उसकी जो स्क्रिप्ट्स हैं उसकी मदद से काफी लोग स्माइल करते हैं एंड वो खुद भी उसको निकालना नहीं चाहता, पर लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है। जिसपे एक्वा बोलता है कि तुम अकेले हो जो कि इसमें कुछ भी कर सकता है। एंड ये सुन के राइडर भी हाँ बोलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एक्वा और अकाने हैं वो लोग एक साथ जा रहे थे, जहाँ पे अकाने बोलने लगती है कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे को उस स्क्रिप्ट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन ओवरऑल स्क्रिप्ट देखने के बाद मैंने हाँ बोल दिया था। तभी एक्वा बोलने लग जाता है कि ये प्रॉब्लम मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ है, पर लेकिन आई एम श्योर कि अगर वो लोग बात करेंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एक्वा है वो योरिको को कॉल कर रहा था। एंड तभी वहाँ से सीन कट होता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक्वा और उसका पूरा जो ग्रुप है वो योरिको से मिलने के लिए गया था उसके घर में। अकाने बताने लग जाती है कि वो पहली बार किसी मांगा आर्टिस्ट का रूम देख रही है, जो सुनने के बाद काना बोलने लग जाती है कि वो यहाँ पे कई बार आ रखी है। उसके बाद योरिको अल्कोहल लेके ड्रिंक करने की बात करती है, पर लेकिन उसको पता चलता है कि वहाँ पे सभी लोग अंडर एज है उसके अलावा। एक तरफ योरिको काना के साथ खाने के बारे में बात करने लग जाती है एंड यही दूसरी तरफ जो अकाने है वो एक्वा से पूछती है कि आखिर वो लोग योरिको की मदद से गोवा की कैसे मदद कर सकते हैं। जो सुनने के बाद एक्वा सोचने लग जाता है कि मोस्टली जो मांगाकाज है वो इतने ज्यादा स्किल्ड हो जाते हैं कि वो लोग अपनी जो एडिटर्स है उनकी एडवाइस ही नहीं लेते। एंड तब बात आती है उन्हीं की तरह एक और क्रिएटर की जो कि उनको एडवाइस दे सकता है, एंड स्पेशली अगर वो सामने वाला पर्सन उनकी सीनियर हो या फिर टीचर हो। एंड इस वजह से वो लोग योरिको से बात करने वाले हैं। तभी एक्वा उनसे पूछने लग जाता है कि आखिर जो आबिको है वो यहाँ पे नहीं आ पाएगी क्या, जिसपे योरिको बताने लग जाती है कि नहीं, उसको अपने मैन्युस्क्रिप्ट पे काम करना है, जिस वजह से वो अभी नहीं आ पाएगी। एंड वो लास्ट कुछ टाइम से काफी ज्यादा बिजी चल रही है, यहाँ तक कि वो रिहर्सल देखने के लिए आने के लिए भी उसको काफी ज्यादा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो मांगा है वो वीकली बेसिस में शेड्यूल हो रखी है। पर लेकिन यही दूसरी तरफ वो एकदम फ्री बैठी है, क्योंकि उसका जो मांगा है वो मंथली बेसिस पे है। फिर वो बताने लग जाती है कि कैसे जो आबिको है वो अभी के टाइम में काफी ज्यादा बिजी है, क्योंकि उसकी जो मांगा है उसको अभी एनिमे एडेप्टेशन भी मिल रहा है। फिर वो लोग पूछने लग जाते हैं कि आखिर वो लोग कब से दोस्त हैं, जिसपे योरिको बताती है कि स्वीट टुडे में वो मेरी असिस्टेंट थी, वो लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल नहीं पाती, पर लेकिन वो एक काफी ज्यादा बढ़िया आर्टिस्ट है एंड एक फेलो आर्टिस्ट ही दूसरे आर्टिस्ट की जो स्टोरी है उसको जानने के बाद ये भी बता सकता है कि आखिर सामने वाला जो क्रिएटर है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। एंड उसके काम को पढ़ने के बाद उसको भी समझ में आ चुका था कि वो भी लोगों के साथ घुलना मिलना चाहती है, पर लेकिन वो कर नहीं पाती। एंड तब के टाइम से उसने उसके साथ घूमना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसकी कई सारी
जो मांगास है उनको सीरियलाइज कर दिया गया एंड यहाँ तक कि वो मेरे से भी ज्यादा पॉपुलर हो गई, वो भी काफी ज्यादा कम टाइम में। एंड इस जल्दबाजी की वजह से उसको कई सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं चला एंड इस वजह से वो लोग पूछते हैं कि क्या उसके एडिटर ने उसको ये सब चीजें नहीं बताई, जिसपे यूरिको बताने लगती है कि एक एडिटर के 2 जॉब होते हैं, तो फिर क्या तुम्हें पता है कि आखिर वो 2 जॉब होते क्या है। जहाँ पे पहला जॉब तो वो लोग गेस कर लेते हैं जो कि मांगा को टॉप सेलिंग बनाना, पर लेकिन दूसरी जॉब में यूरिको बताती है कि एक मांगा को तब तक एंड ना होने देना जब तक उसका बूंद बूंद पानी ना निकाल लिया जाए, यानी कि सीधा शब्दों में बोला जाए तो मिल्किंग। क्या मतलब ये सब सुनने के बाद डेमन स्लेयर की याद आ गई एंड तभी यूरिको बताने लग जाती है इन सब चीजों की वजह से जो राइटर है वो काफी ज्यादा एरोगेंट हो जाता है। एंड हमें इसका एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे आबिको अपने एडिटर पे काफी ज्यादा चिल्ला रही थी एंड दूसरी तरफ जो काना है उसको भी अपना पास्ट सेल्फ याद आ जा रहा था। तभी काना यूरिको से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि क्या वो आबिको से स्क्रिप्ट राइटर के रिलेटेड बात कर सकती है। ये सुन के यूरिको भी बताने लग जाती है कि उसने इस बारे में काफी ज्यादा सोचा है एंड तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूरिको जब आबिको से बात करने जाती है स्क्रिप्ट राइटर के रिलेटेड, तब आबिको ये बोलने लग जाती है कि तुमने अपना जो पूरा काम था वो सेट के लोगों के ऊपर छोड़ दिया था, जिस वजह से जो स्वीट टुडे था वो काफी ज्यादा बेकार बना था। फिर वो ये भी बताती है कि दुनिया के जो 90% लोग हैं वो क्रिएटिव वर्ल्ड में काफी ज्यादा बेकार होते हैं, जिस वजह से वो बस अपने आप पे विश्वास रख सकती है। एंड दूसरी तरफ जो यूरिको है वो लोगों पे काफी ज्यादा इजीली ट्रस्ट कर लेती है। तभी यूरिको बताने लग जाती है कि मुझे पता है कि जो आबिको है वो इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रही है, क्योंकि मैं भी अपने जो कैरेक्टर्स है उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ। एंड तभी वो उनसे माफी मांग लेती है क्योंकि उसको नहीं लगता कि वो इसमें उनकी कोई भी मदद कर सकती है। एंड तभी जो एक्वा है वो एकदम से यूरिको को एक एनवलप देता है एंड बताता है कि इसको आबिको को दे देने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यूरिको है वो आबिको से मिलने के लिए गई थी, वो भी उसके घर। एंड यहाँ पे उसका जो कमरा है उसका हालत काफी ज्यादा खराब था एंड वो करंटली अपने मैन्युस्क्रिप्ट पे काम कर रही थी जिसका ड्यू डेट एक दिन पहले था एंड करंटली वो डिले हो चुका है। यूरिको तभी उसके असिस्टेंट के बारे में पूछने लग जाती है, जिसपे आबिको बताती है कि उसने उन सभी को निकाल दिया क्योंकि वो लोग अपने जो बैकग्राउंड है उसमें बिल्कुल भी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पा रहे थे, यहाँ तक कि उनके जो इमोशंस है वो काफी अलग तरीके से ही दिख रहे थे। यूरिको पूछती है कि आखिर उसने अपने असिस्टेंट को कब निकाला, जिसपे आबिको बताती है कि ऑलमोस्ट 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। जो सुन के यूरिको उससे पूछती है कि क्या तुम सॉरी हो, जिसपे आबिको बताती है कि हाँ 2 घंटे। जो सुन के यूरिको बताने लग जाती है कि अगर वो ऐसे ही काम करती रही तब वो मर जाएगी। जो सुन के आबिको बोलने लग जाती है मैं कब से मरना चाहती हूँ। उसके बाद आबिको बताने लग जाती है कि उसको नेक्स्ट वीक कलर वर्क करना है एंड यहाँ तक कि ड्राइंग भी करनी है प्रिंट के लिए। तभी यूरिको उसको स्क्रिप्ट के बारे में भी याद दिलाती है जिसके बारे में आबिको भूल गई थी एंड आबिको बताती है कि इसको खत्म करती है वो स्क्रिप्ट को भी लिखना स्टार्ट करेगी। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद जो यूरिको है वो डिसाइड करती है कि वो उसकी मदद करने वाली है। जो सुन के आबिको मना कर देती है, पर लेकिन यूरिको कहाँ सुनने वाली थी। यूरिको पैनल्स के जो बैकग्राउंड है उनको बनाना स्टार्ट करती है एंड जब वो आबिको के बैकग्राउंड के पैनल्स देखती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि एक हफ्ते में इतने बढ़िया पैनल्स बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं। इस वजह से वो उसको एक असिस्टेंट हायर करने का सजेस्ट करती है, पर लेकिन आबिको बताती है कि उसने अपने एडिटर को ऑलरेडी बोल रखा है, पर लेकिन वो किसी भी ढंग के बंदे को नहीं ला पा रहा। जो सुनने के बाद यूरिको बताती है कि तुम तो काफी ज्यादा पिकी हो चुकी हो। उनकी जो बातें है वो ऐसे चलती रहती है जहाँ पे एक तरफ वो दोनों अपना अपना काम करे जा रहे थे एंड यहीं दूसरी तरफ वो लोग एक दूसरे की कंप्लेन भी करे जा रहे थे। इस दौरान जो आबिको है वो ये भी बताती है कि कैसे काफी टाइम से वो काफी ज्यादा मेहनत कर रही है ताकि जो मांगा है वो बोरिंग ना हो एंड जो रीडर्स है वो इसको एंजॉय कर सके एंड वो उसके वो डिसपॉइंट ना हो, क्योंकि रियल लाइफ में तो वो एक इंट्रोवर्ट है जिस वजह से वो ज्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाती, पर लेकिन अपने मांगा की मदद से उसने जितने भी लोगों को कनेक्ट किया है उन सभी को वो चेरिश करना चाहती है ताकि वो लोग भी उसको छोड़ के ना चले जाए। जो यूरिको है वो उसको सजेशन देने का ट्राई करती है, पर लेकिन जो आबिको है वो काफी गुस्से में उसको ये बोल देती है कि एटलीस्ट तुम 50 मिलियन की जो कॉपीज का सेल है उसको तो अचीव कर पाओ। एंड फिर वो यूरिको की फेलियर स्वीट टुडे के बारे में भी बात करने लग जाती है एंड उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जो यूरिको है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है एंड उसके बाद वो आबिको की जो फेलियर्स है उनके बारे में भी बात करने लग जाती है। एंड यहाँ पे जो डिस्कशन है वो धीरे धीरे भयानक होता जा रहा था क्योंकि एक तरफ आबिको रो रही थी एंड दूसरी तरफ उससे झगड़ा भी कर रही थी एंड साथ ही साथ दोनों के दोनों काम भी कर रहे थे। फिर हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों के दोनों पड़े हुए थे एंड यहाँ पे उनका जो काम है वो भी खत्म हो चुका था एंड जो आबिको है वो उससे माफी भी मांगती है उसने जो कुछ भी कहा उसके लिए, पर लेकिन फिर वो अपनी ट्रू फीलिंग्स भी बताती है कि उसको स्वीट टुडे का जो मांगा है वो काफी ज्यादा पसंद है, पर लेकिन जब से उसने अडेप्टेशन देखा है उसकी माँ बहन हो चुकी है क्योंकि उस चीज को और भी ज्यादा अमेजिंग होना चाहिए था। वो नहीं चाहती कि उसकी जो फेवरेट टाइटल है वो इतना ज्यादा बेकार बने एंड उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जो यूरिको है वो काफी ज्यादा खुश होती है एंड वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद जो आबिको है वो वापस से स्वीट टुडे को देखती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्वा के दिए हुए एनवलप में उसी स्टेज प्ले की टिकट होती है जिसको कि उसने देखा था एंड यहाँ पे अभी के टाइम में आबिको भी उस स्टेज प्ले को देखने के लिए जा रही है एंड हमें आबिको को दिखाया जाता है जिसने कि स्टेज प्ले देख लिया होता है एंड वो काफी ज्यादा हैरान होती है। पर तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घबराते हुए राइडे को जल्दी से आके बताती है आबिको के बारे में जो कि स्टेज प्ले को देखने के लिए आई थी। उसके बारे में सुनते ही जो राइडे है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड जल्दी से उसको बुलाने के लिए बोलता है ताकि वो लोग उसको अच्छी तरीके से वेलकम कर सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो आबिको है वो राइडे के साथ होती है जहाँ पे राइडे तो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से उसको मक्खन लगा रहा था कि आपको तो पहले बताना चाहिए था, मैं आपको अच्छे तरीके से खुद से पर्सनली टिकट देता। एंड फिर वो आबिको से स्टेज प्ले के बारे में भी पूछता है कि आखिर वो उसको कैसा लगा, जिसपे आबिको ये बताती है कि उसको लगा नहीं था कि जो स्टेज प्ले है वो इस टाइम पे ऐसे हो रखे हैं। एंड तभी राइडे उसको और भी ज्यादा मक्खन लगाने की कोशिश करता है, पर लेकिन तभी उसको एकदम से एक्वा की बात याद आ जाती है एंड ये याद करते ही वो एकदम से आबिको से बोलने लग जाता है
कि उनको थोड़ी सी दिल की बात करनी चाहिए। एंड उसके बाद वो बताने लग जाता है कि करंटली मैं काफी ज्यादा वीक पोजीशन में हूँ, अगर मैं ऑथर के साथ अच्छे रिलेशन बना के नहीं रखता तब मेरा जो अडेप्टेशन का राइट है वो चला जाएगा। एंड ऑफ कोर्स अभी को भी अपने पोजीशन का फायदा उठाते हुए उनसे जो चाहे वो करवा सकती है। एंड इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि वो लोग अबिको की बनाई हुई स्क्रिप्ट का यूज करने वाले हैं, वो भी फुल्ली। पर तभी वो अबिको को ये सोचने के लिए भी बोलता है कि क्या होगा अगर उसका जो स्क्रिप्ट है वो एक्टिंग स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा लो है, किसी भी एक्टर को उसमें काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। एंड ये सुनने के बाद जो अबिको है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। पर लेकिन जो राइडर है वो वहीं पे नहीं रुकता एंड वो बताने लग जाता है कि भले ही कोई भी मांगा राइटर कितना ही जीनियस क्यों ना हो, पर लेकिन वो एकदम से कोई भी बढ़िया सा स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता एंड इस बार में उसको भी सोचना चाहिए। पर लेकिन तभी राइडर ये भी बताने लग जाता है कि अगर जो स्क्रिप्ट है वो बोरिंग भी हुई तब भी हम लोग उसी को प्ले करने वाले हैं। एंड ये सुनने के बाद अबिको भी हैरान हो जाती है क्योंकि एक तरीके से वो उसको धमकी भी दे रहा था। पर लेकिन तभी राइडर बताने लग जाता है कि उसने इस तरीके की नेगोशिएशंस कई बार कर रखी है क्योंकि वो यहाँ पे अपने अकेले की जॉब प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, उसके अलावा 100 से भी ज्यादा लोग हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। एंड ये करने के लिए वो किसी का लॉलीपॉप भी चूज सकता है। एंड ये सुनने के बाद अबिको भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ये क्या बकवास कर रहा है। एंड तभी राइडर ये भी बताता है कि आपने जो स्टेज प्ले अभी देखा है उसको भी गोवा नहीं लिखा है, तो फिर क्या आप उस पर प्लीज ट्रस्ट कर सकती है। एंड यहाँ पे ये सुनने के बाद जो अबिको है वो भी काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है एंड वो योरिको की बातों को याद करती है कि कैसे उसको दूसरे लोगों पे भी ट्रस्ट करना चाहिए। एंड तभी अबिको बोलती है कि वो उस पर ट्रस्ट करेगी, पर लेकिन उसका भी एक कंडीशन है। एंड तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग एक मीटिंग में होते हैं जहाँ पे अबिको और गोवा के लिखी हुई स्क्रिप्ट पे काम करने वाले हैं। एंड यहाँ पे जो अबिको है वो उसको हर एक लाइन के बारे में बताएगी जिसपे कि उसको एडिट करना है। एंड इस प्रोसेस को विटनेस करने के लिए उनके साथ अबिको का एडिटर एंड राइडे होता है। एक तरफ उनका काम स्टार्ट होता है एंड दूसरी तरफ राइडे सोचने लग जाता है कि इस चीज के करने से उनका जो रिलेशन है वो एक तरीके से काफी अच्छा हो जाएगा, नहीं तो और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। पहले भी ऐसा कई बार हो रखा है कि जो चीजें है वो इन सब चीजों के कारण कई ज्यादा बेकार हो चुकी है, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीजें इससे ज्यादा बेकार हो सकती हैं। पर लेकिन अभी भी उसको एक चीज का डर है जो कि टाइम ही बताएगा। उसके बाद हमें अबिको और गोवा को एक साथ काम करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा स्मूथ ली जा रही थी। अबिको के हर एक इंस्ट्रक्शंस को गोवा काफी ज्यादा पॉलिश तरीके से निखार पा रहा था। एंड इस दौरान अबिको गोवा को यह भी बता देती है कि कैसे वो उसके लिखे हुए प्ले को देखने के लिए गई थी एंड वो उसको काफी ज्यादा पसंद आया था, जो सुन के गोवा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एंड यहाँ पे अबिको गोवा से ये भी रिक्वेस्ट करती है कि उसका जो प्ले है उसको भी गोवा इसी तरीके से काफी बढ़िया बनाए। एंड ये सुनने के बाद जो गोवा है वो उसको हाँ बोलता है। उनके काम करते करते सुबह हो चुकी थी एंड फाइनली उनका जो वर्क है वो भी खत्म हो चुका था। एंड यहाँ पे जो अबिको है वो स्क्रिप्ट को देख के काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो एकदम परफेक्ट स्क्रिप्ट था। एंड उसके बाद जो अबिको एंड उसका मैनेजर है वो मीटिंग लीव कर देता है। पर लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ पे राइडे है वो काफी ज्यादा चिंता करने लग जाता है क्योंकि जो स्क्रिप्ट है वो कुछ ज्यादा ही बढ़िया था एंड उसको ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर जो एक्टर्स है वो इतने बढ़िया स्क्रिप्ट को कैसे प्ले करेंगे। पर लेकिन अगर सब कुछ सही गया तब ये शो काफी ज्यादा कमाल का होगा। फिर वहां से सीन कट होता है एंड हमें एक्टर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली सबको स्क्रिप्ट मिल चुका था। एंड स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद सभी लोगों का डिफरेंट रिएक्शन था क्योंकि जो स्क्रिप्ट है वो काफी ज्यादा कमाल का था। एंड अगर एक्टिंग में उन्होंने कोई भी गड़बड़ की तब पूरा दोष उन्हीं के ऊपर आ जाएगा। पहले के कंपैरिजन में जो स्क्रिप्ट है उसमें फालतू डायलॉग्स काफी ज्यादा कम है एंड जो एक्टिंग सीन्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। अकाने भी स्क्रिप्ट को देख के काफी ज्यादा खुश होती है एंड लाला लाई के जो बाकी के एक्टर्स हैं वो सभी भी इस स्क्रिप्ट को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि फाइनली वो लोग अपनी जो एक्टिंग है उसको अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं एंड वो लोग ये भी पता कर सकते हैं कि उन सब में से सबसे बेस्ट एक्टर कौन है। पर लेकिन मेन प्रॉब्लम ये नहीं थी, मेन प्रॉब्लम थी मेल्ट और एक्वा का, जो कि इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे स्क्रिप्ट को देखने के बाद। तो वहाँ पे डायरेक्टर भी आ जाता है जो कि उनको रिहर्सल शुरू करने के लिए बोलता है जहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा कमाल की एक्टिंग कर रहे थे। एंड यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो उनको बीच बीच में कोई सजेशन भी दे रहा था। पर लेकिन जब डायरेक्टर एक्वा की एक्टिंग देखता है वो उसको सीरियस होने के लिए बोलता है क्योंकि एक्वा जो सीन कर रहा था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इमोशनल सीन है जिसपे कि एक्वा को इमोशंस दिखाने हैं। पर लेकिन जो एक्वा है वो बिल्कुल भी इमोशंस नहीं दिखा रहा उस सीन में। एंड तभी वो लोग एक ब्रेक लेते हैं जहाँ पे एक्वा जब बैठा था तभी वहाँ पे अकाने आती है एंड उससे बोलने लग जाती है ज्यादा स्ट्रेस ना लेने के लिए। पर लेकिन तभी काना आके एकदम से उसको बच्चों की तरह ट्रीट करने के लिए मना कर देती है एंड बताती है कि जो एक्टिंग है वो तुम्हारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। एंड क्योंकि एक्वा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता इस वजह से जो उसकी एक्टिंग है उसमें बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है। जो सुन के अकाने बोलने लग जाती है कि तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम काफी अच्छी तरीके से जानती हो उसको। जो सुन के अकाने मौका नहीं छोड़ती एंड बोलने लग जाती है ऑब्वियसली वो लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, ऑफ कोर्स वो उसको काफी अच्छे से जानती है, ना कि किसी गर्लफ्रेंड की कंपैरिजन में जो कि बस बिजनेस के रिलेटेड है। जो सुन के अकाने मुंह फुला लेती है। दूसरी तरफ जो एक्वा है वो सोच रहा था कि वो इमोशनल एक्टिंग नहीं कर सकता, पर लेकिन ऊपर से यहाँ पे तो रोना भी है। दूसरी तरफ जो काना है वो ये सोच रही है कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, पर लेकिन मेरे अलावा और उसको कौन बताएगा। पर लेकिन तभी जो एक्वा है वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम रोती कैसे हो एक्टिंग में। ये सुन के काना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड उसको बताने लग जाती है कि जब भी किसी रोने के सीन होता है तब मैं किसी अपने क्लोज पर्सन के मरने के बारे में सोचती हूँ। एंड तभी वो एक्वा से पूछती है कि आखिर तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे मॉम की डेथ हो जाए। एंड ये सुनते ही जो एक्वा है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड उसको अपने जो पास्ट के ट्रॉमा है उसके बारे में याद आने लग जाता है। एंड तभी काना बताने लग जाती है कि अगर कोई हैप्पी वाला सीन होता है तब मैं अपनी लाइफ के उन बढ़िया मोमेंट्स को याद करती हूँ जहाँ पे मैं काफी ज्यादा खुश थी। फिर उनका जो ब्रेक है वो खत्म होता है एंड यहाँ पे उनकी जो एक्टिंग है वो स्टार्ट होती है एंड हमें एक्वा को दिखाया जाता है जो कि अपने हैप्पी मोमेंट्स के बारे में सोच रहा था जहाँ पे वो अकाने और कोई और लोगों के बारे में सोचता है। पर लेकिन
फिर भी उसको वो खुशी नहीं मिलती। एंड जब वो काना एंड अपनी बहन के बारे में सोचता है तब उसको वो खुशी मिलती है जो कि वो ढूंढ रहा था। वो ब्लश करते हुए स्माइल करने लग जाता है, पर लेकिन तभी अचानक से उसके मन से एक आवाज आती है, आखिर तुम खुद से एंजॉय कैसे कर सकते हो। एंड ये आवाज उसके पास सेल्फ की थी जो कि उसको आय के मौत का जिम्मेदार बता रही थी, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाता एंड एकदम से गिर जाता है। एंड ये देख के सभी लोग काफी ज्यादा चिंता में आ जाते हैं एंड उससे पूछने लग जाते हैं कि क्या वो ठीक है कि नहीं। जिस पे एक्वा उन सभी को चिंता करने के लिए मना करता है एंड बताता है कि उसको बस थोड़ा सा रेस्ट चाहिए एंड वो वहां से चले जाता है। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि जो एक्वा है वो हाई स्कूल में, इस वजह से वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया। एंड वो लोग अकाने को भी भेजते हैं उसके पास, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। अकाने समझ जाती है कि जो एक्वा है उसको एक पैनिक अटैक आया है, इस वजह से वो उसके फैमिली को कॉल करने की बात करती है। पर लेकिन जो एक्वा है वो उसको मना कर देता है ये करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बहन को इस बार में पता चले, क्योंकि वो ऑलरेडी मूव ऑन हो चुकी है। एंड क्योंकि एक्वा को किसी ना किसी के घर तो जाना ही था, इस वजह से एक्वा और किसी के नहीं ताइशी के घर चले जाता है। एंड अगर आपको याद नहीं तो फिर जो एक्वा है वो ताइशी का असिस्टेंट की तरह काम कर चुका है। इस वजह से एक्वा के कहने पे अकाने उसको ताइशी के घर ले आती है। जब उसको पता चलता है कि जो अकाने है वो एक्वा की गर्लफ्रेंड है, तब वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि जो एक्वा है वो एक गर्लफ्रेंड बनाएगा। अकाने ताइशी से माफी मांगते हैं उसको इस तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए, जिसपे ताइशी बताता है कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। जो सुन के अकाने हैरान हो जाती है। एंड यहाँ पे जो ताइशी है वो बताता है कि इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता, पर क्योंकि तुम उसके गर्लफ्रेंड हो तो अब शायद से मैं तुम्हें बता सकता हूँ। काफी टाइम पहले एक्वा काफी ज्यादा भयानक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, जिस वजह से वो जो ट्रॉमा है उसको फ्लैशबैक के तौर पे एक्सपीरियंस होते हैं। उसको काफी टाइम तक काउंसलिंग भी लेनी पड़ी थी, पर लेकिन फिर भी वो उनको भूल नहीं पाया था। एंड फिर वो अकाने को उसका ख्याल रखने के लिए बोलती है, क्योंकि उसको अभी काम है। तब हमें एक्वा का सपना दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसी मोमेंट को रिलीव कर रहा था जहाँ पे आई उसके सामने मर रही थी एंड वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एंड इसी दौरान उसका जो पास्ट सेल्फ है वो उसको दोषी दे रहा था आई की मौत का। एंड वो उसको ये भी बताता है कि अगर तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के उसको प्रोटेक्ट करते तब शायद से ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड सोते दौरान ही जो एक्वा है वो आई का नाम ले रहा था। एंड दूसरी तरफ जो अकाने है वो उसके बगल में बैठ के उसको सुन लेती है। एंड ये सुनते ही वो चीजों को एनालाइज करने लग जाती है कि जो एक्वा है वो एक आइडल को वर्शिप करता था जो कि 14 साल पहले मर चुकी है। यहाँ तक कि वो लोग सेम एजेंसी में है और उसकी जो बहन है उसने भी बी कोमाची को वापस से रिवाइव किया है। दोनों भाई बहन आई से काफी ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड है, चाइल्डहुड ट्रॉमा। एंड अगर देखा जाए तो आई का जो मर्डर है वो भी काफी टाइम पहले हुआ था। एक्वा और उसकी बहन जिसके साथ रहते हैं वो लोग उसके फैमिली नेम का यूज नहीं करते। एंड अगर देखा जाए तो जो आई का फैमिली नेम है उसके बारे में भी पब्लिकली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड तभी वो ये भी याद करती है कि कैसे उसने एक्वा के सामने एक बार आई के बच्चों के बारे में भी बात की थी। एंड तभी एकदम से एक्वा की नींद भी खुल जाती है। एंड वो अकाने को रोते हुए देखता है एंड उससे रीजन पूछता है, जिसपे अकाने बोलती है कि उसने काफी भयानक सी चीज इमेजिन कर ली थी। एंड अगर ये सच हुआ तब ये काफी ज्यादा सैड है। एंड तभी वो एक्वा को हक कर लेती है एंड उसको बताने लग जाती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, इस वजह से तुम्हें अपना जो पेन है उसको अकेले कैरी नहीं करना पड़ेगा एंड तुम मेरे से वो बांट सकते हो। एंड वो लोग इसी तरीके से हक करके बैठे रहते हैं। एंड तभी हमें ताइशी को दिखाया जाता है जो कि अपने कंप्यूटर के सामने होता है। एंड उसके कंप्यूटर में कई सारे फोल्डर्स होते हैं एंड उनमें से एक फोल्डर का नाम एक्वा होता है एंड दूसरे फोल्डर का नाम होशिने होता है, जो कि आई का सरनेम है, जिसको कि करंटली एक्वा और र्यूबी यूज कर रहे हैं। एंड पूरी दुनिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एंड अकाने वो कुकिंग कर रही होती है एंड उसके बनाए हुए खाने को खाने के बाद जो ताइशी एंड उसकी मदर है वो दोनों काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा बढ़िया बना था। जो ताइशी की मदर है वो तो एक्वा को बस सजेशन दे रही थी कि इस लड़की को कभी जाने मत देना। एंड यहाँ पे जो अकाने है वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, पर तभी दूसरी तरफ जो एक्वा है वो ये बोल देता है कि उसको भूख नहीं है। एंड ये सुनने के बाद जो अकाने है वो एकदम से उसको खुद से खाना खिलाने का ट्राई करने लग जाती है, पर लेकिन जो एक्वा है वो उसको ये सब करने के लिए मना करता है एंड फिर खुद ही खाने लग जाता है। तभी अकाने मन ही मन सोचने लग जाती है कि जिस तरीके से तुमने मेरी मदद की थी उसी तरीके से मैं भी तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। डिनर के बाद अकाने को पता चलता है कि जो एक्वा है उसने असिस्टेंट की तरह भी वर्क कर रखा है, जिसपे ताइशी बताता है कि उसने कभी भी एक पाथ नहीं चुना, अगर वो शुरुआत से एक्टिंग करता तब वो अभी काफी आगे होता। ये सुनने के बाद अकाने बोलने लग जाती है कि उसको भी एक्वा की जो बचपन की एक्टिंग है वो देखनी है, जिसका ताइशी कोई जवाब नहीं देता। बट लेकिन तभी एक्वा बोलता है कि इसको दिखा सकते हो तुम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे आसपास मत चलाना। एक्वा के निकलने के बाद अकाने उसकी पुरानी बचपन की एक्टिंग वीडियोस देखने लग जाती है। एंड दूसरी तरफ ताइशी सोचने लग जाता है कि आखिर उसने अपना माइंड कैसे चेंज किया, पहले तो उसने कभी भी अलाउ नहीं किया था किसी को भी दिखाने के लिए। जैसे कि जब काना ने पूछा था तब एक्वा ने डायरेक्टली मना कर दिया था। एंड तभी एकदम से अकाने बताने लग जाती है कि उसकी जो एक्टिंग है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, पर लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि उसने पहले से ये सब चीज प्रिपेयर करके रखा था। एंड यहाँ तक कि उसके एक्टिंग में कोई भी इमोशंस नहीं है। ये सुनकर तभी ताइशी बताता है कि इस एक्टिंग को करने के दौरान भी जो एक्वा है उसको एक पैनिक अटैक आया था, बचपन से ही वो इमोशंस दिखाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड जब भी उसके पास्ट की बात आती थी तब वो ऐसा ही हो जाता था। एक्वा काफी ज्यादा तेज है, वो दूसरों की एक्टिंग को देखने के बाद उनको खुद से मैच करने की कोशिश करता है एंड रिजल्ट तुम्हारे सामने है, पर लेकिन वो हमेशा यही बोलता है कि उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। उसके बाद अकाने एक्वा के पास आती है एंड पूछती है कि आखिर उसने स्टेज प्ले करना क्यों शुरू किया, जिसपे एक्वा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं देता। एंड अकाने खुद ही से गेस करने लग जाती है कि उसको पैसा चाहिए या फिर वो एक स्टार बनना चाहता है या फिर वो किसी का स्पेशल बनना चाहता है, जिसपे एक्वा उसी के बारे में पूछता है, जिसपे अकाने बता दिया कि मजे के लिए। तभी एक्वा बोलने लग जाता है कि अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तब भी तुम में से कोई भी समझ नहीं पाएगा कि आखिर मैं एक एक्टर क्यों बनना चाहता हूँ। क्या होगा अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं एक टॉप स्टार बनने के बाद किसी
को मारना चाहता हूँ एंड उस चीज से आराम से निकलने के लिए मैं एक स्टार बन रहा हूँ। ये सुनने के बाद अकाने भी एक्वा की तरह काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से बोलने लग जाती है कि चलो उसको एक साथ मारते हैं, जिसपे एक्वा बोलने लग जाता है कि तुम ये कुछ ज्यादा कैजुअली नहीं बोल रही, जिसपे अकाने बोलने लग जाती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारे रीजंस क्या है, पर लेकिन मुझे ये पता है कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो, जिस वजह से तुम जैसे भी हो मैं तुमको वैसे ही एक्सेप्ट करूंगी। मैं तुम्हारे जिस जुर्म है वो तुम्हारे साथ ही कैरी करना चाहती हूँ और इस हद तक मैं जा सकती हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड के तौर पे, भले ही हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए क्यों ना डेट कर रहे हैं। जिसपे एक्वा उसको पागल बोलता है। तभी अकाने बोलने लग जाती है कि पर लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम अपनी जो बॉयफ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको फुलफिल करो, जो कि एक्टिंग में उसकी मदद करना, काना और हिमेगावा को हराने में। चाहे कुछ भी हो जाए वो उन दोनों से हारना नहीं चाहती एंड अकेले वो उन दोनों को हरा भी नहीं सकती, जिस वजह से उसको एक्वा की मदद चाहिए, क्योंकि अगर वो हारती है तब वो शायद से फ्रस्ट्रेशन से ही मर जाएगी। एंड क्या तुम मेरे को मरते हुए देखना चाहते हो? जिसपे एक्वा बोलता है कि इसका मतलब मेरे को अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुलफिल करना होगा। उसके बाद वो दोनों अपनी जो प्रॉब्लम है वो ताइशी के पास ले जाते हैं। स्क्रिप्ट पढ़ने और थोड़ी बहुत सोच विचार करने के बाद जो ताइशी है वो उन दोनों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है एंड नेक्स्ट दिन से वो उन दोनों को उसके पास रिहर्सल करने के लिए बुलाता है। तभी वहां से सीन कट होता है एंड हमें मेल्ट को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक्टिंग को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। एंड तभी वहां पे स्टूडियो में एंट्री होती है रूबी एंड उसके फ्रेंड की, जहाँ पे उसकी फ्रेंड तो एकदम मर्जी के बिना आई थी, क्योंकि जो रूबी है वो उसको जबरदस्ती वहां पे लेकर आई है। एंड उनकी बातों से पता चलता है कि जो रूबी है वो अपने भाई की एक्टिंग को देखने के लिए आई थी कि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं। जब मेल्ट को पता चलता है कि जो रूबी है वो एक्वा की सिस्टर है, वो काफी ज्यादा हैरान होता है एंड फिर वो उनको बताता है कि जो एक्वा है वो अकाने के साथ ऑलरेडी वहां से निकल चुका है, क्योंकि आज की जो प्रैक्टिस है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। एंड ये सुनने के बाद जो रूबी है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि हर दिन उसका जो भाई है वो काफी ज्यादा लेट आता है। एंड ये सुनने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पर लेकिन तभी जो मिनामी है वो खुद की फैंटेसीज बनाने लग जाती है कि जो एक्वा है वो अकाने के साथ क्या क्या करता होगा एंड शायद इसी वजह से वो हर दिन लेट आता है। इस वजह से वो रूबी को अपने भाई को थोड़ा सा स्पेस देने के लिए बोलती है, क्योंकि क्या पता वो क्या कुछ कर रहा होगा। एंड ये सुनने के बाद रूबी बिल्कुल भी खुश नहीं होती एंड वो बोलने लग जाती है कि उसका जो भाई है वो ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि अगर गलती से भी उसने एक हाई स्कूल लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया तब मैं उसको अपनी पूरी जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। एंड तभी वो काफी ज्यादा खुश होते हुए वॉशरूम के बारे में पूछने लग जाती है। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ जो मिनामी है वो काफी ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि उसने रूबी को कभी ऐसा नहीं देखा था। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो मिनामी है वो इसी बारे में सोच रही थी कि तभी वहाँ पे साकुया आ जाता है एंड उसे पूछने लग जाता है कि क्या वो भी एक एक्ट्रेस है, क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट है। जिसमें मिनामी थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हुए बताने लग जाती है कि हाँ वो भी एक एक्ट्रेस ही है। तभी साकुया उसके एजेंसी का नाम पूछने लग जाता है एंड मिनामी के बताने पे जो साकुया है वो बताने लग जाता है कि उसके वहाँ पे कुछ दोस्त है जो कि और कोई नहीं मिनामी के सीनियर्स थे। ये सुनते ही साकुया एकदम से उसके कॉन्टैक्ट मांगने लग जाता है ताकि वो लोग फ्यूचर में भी बात कर सके। जो मिनामी है वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल थी एंड उसको मना भी नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो अपना कॉन्टैक्ट शेयर करती। उसके पहले वहाँ पे मेल्ट आ जाता है एंड उसको इमरजेंसी मीटिंग के बारे में बताता है, जो सुनने के बाद साकुया थोड़ा सा खुश नहीं होता, पर लेकिन उसको जाना पड़ता है। उसके जाते ही मिनामी एक चैन की सांस लेती है एंड दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वहाँ पे कोई भी मीटिंग नहीं थी एंड यहाँ पे जो मेल्ट है उसने झूठ बोला था। मेल्ट साकुया को बताता है कि वो लड़की एक्वा की बहन की दोस्त है एंड तुम ऐसे लोगों को टारगेट नहीं कर सकते जिसकी वजह से तुम्हारी जो काम है उस पर असर पड़े। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, पर लेकिन एटलीस्ट मैं अपने जो टारगेट्स है उनको ढंग से तो चुनता हूँ एंड वैसे भी वो प्रोज है। एंड ये सुनते ही जो साकुया वो एकदम से उस पर हंसने लग जाता है एंड उसकी बेइज्जती करते हुए बताता है कि तुम खुद को प्रो कैसे कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बेकार एक्टिंग तुम्हारी ही है और अगर देखा जाए तो तुम बस हमारे स्टेज प्ले की क्वालिटी बेकार कर रहे हो। एंड ये सब सुनने के बाद भी जो मेल्ट है वो कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि एक तरीके से वो सही बोल रहा है। एंड उसकी और बेइज्जती करते हुए जो साकुया है वो वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही जो मेल्ट है वो एकदम रोने लग जाता है एंड सोचता है कि मुझे पता है इस बारे में, जब से मैंने उसके साथ काम किया था। एंड वो एक्वा के बारे में बात कर रहा है। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है एंड हमें रूबी को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा फेमस एक्टर का नंबर आ चुका है एंड ये और किसी का नहीं साकुया का होता है। एंड साकुया का नंबर देखने के बाद जो काना है वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है एंड उसको काफी कुछ सुनाने लग जाती है। यहाँ तक कि जो मैमचो है जब वो ये चीज देखती है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको भी पता था कि ये एक प्ले बॉय है। उसके बाद जो काना है उसका फोन लेके नंबर को ब्लॉक करने लग जाती है। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेकअप रूम में काना को काफी ज्यादा घूर रही होती है एंड यहाँ पे जो काना है वो उससे पूछती है इसका रीजन, जिसका काना कोई ढंग का जवाब नहीं देती। एंड तभी काना बोलने लग जाती है कि तुम मेरे को शायद से काफी ज्यादा हेट करती होगी। एंड तभी वो एक मैगजीन निकालती है जिसमें कि अकाने के पुराने इंटरव्यूज थे एंड वो देखने के बाद जो अकाने है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी काना बोलने लग जाती है, पता है जो जीनियस चाइल्ड एक्टर अकाने है उसका एक आइडल रह चुका है। तभी अकाने उस मैगजीन को लेने का ट्राई करती है, पर लेकिन जो काना है वो एकदम से चेयर में चढ़ जाती है एंड उसके बाद उस पेज को खोलती है जहाँ पे अकाने का इंटरव्यू के बारे में लिखा था, जहाँ पे एक बार एक इंटरव्यू में जो अकाने है उसने ये बोला था कि उसको काना काफी ज्यादा पसंद है एंड वो उसकी आइडल है। एंड यहाँ पे जो काना है वो इस चीज के रिलेटेड उसका काफी ज्यादा मजाक बना रही थी। तभी अकाने काफी ज्यादा गुस्से में पूछने लग जाती है कि आखिर इसके बारे में उसको किसने बताया, जिसपे और कोई नहीं हिमेकावा अपना हाथ उड़ाता है। तभी एक्वा बोलने लग जाता है कि मुझे तो लगा था कि तुम दोनों राइवल्स हो, पर लेकिन शायद से चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पर लेकिन तभी अकाने बोलने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बचपन में जब उसने काना का एक्टिंग देखी थी तब वो उसकी बड़ी फैन बन गई थी, पर लेकिन अभी के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड तभी वो गुस्से में बोलने लग जाती है कि अभी के टाइम में तो ये एक आइडल एंड यूट्यूबर बन के मल्टी टैलेंटेड समझ रही है खुद को। तभी काना एकदम से स्टाफ को बुलाने लग जाती है ताकि वो लोग इस फैन को बाहर ले जा
सके, जो कि गलती से यहाँ पे आ चुकी है। जो सुनने के बाद अकाने और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने लग जाते हैं जिनको सुनने के बाद वो दोनों ही गुस्सा होते हैं एंड यहाँ पे वो दोनों लड़ने वाले होते हैं कि उन दोनों को बाकी लोग रोक लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एक्वा और अकाने है वो दोनों एक साथ अकेले होते हैं, जहाँ पे अकाने काफी ज्यादा कंप्लेन कर रही होती है काना के रिलेटेड। दूसरी तरफ एक्वा सोच रहा था कि कैसे वो और उसकी बहन भी काना को पहले सहन नहीं कर पाते थे। तभी अकाने काना के बारे में और भी कुछ बताने वाली थी, पर लेकिन वो एकदम से रुक जाती है एंड दूसरी तरफ हमें काना को दिखाया जाता है जो कि सबको यही बता रही थी कि कैसे उसको अकाने को चढ़ाने में काफी ज्यादा मजा आता है। दूसरी तरफ हिमेकावा फिर रिग्रेट कर रहा होता है कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों ही बताया। तभी काना बताने लग जाती है कि उनके झगड़ने का कारण सिर्फ यही नहीं है कि वो दोनों सेम एज के हैं, उन्होंने पहले भी एक साथ काम कर रखा है। बात यहाँ पे आती है कि वो लोग एक्टिंग को किस नजरिए से देखते हैं। उसकी एक्टिंग को देख के ऐसा लगता है कि वही सही है एंड बाकी सभी गलत, एंड उसकी एक्टिंग से सिर्फ उसको यही महसूस होता है। लोग भी उसको देख के यही कहते हैं कि वो काफी ज्यादा बढ़िया एक्टिंग करती है, पर लेकिन ये देख के मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अगर ऐसे ही चलता रहा तब उसका जो तरीका है वो एकदम सही निकलेगा। एंड ये सुनने के बाद जो मेल्ट है वो पूछता है कि इसका मतलब तुम्हारा और उसका कोई हिस्ट्री है। एंड ये सुनने के बाद काना हाँ बोलती है, पर लेकिन डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि आज तक मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि मैं उसके एक्टिंग से हार जाऊंगी। यहीं दूसरी तरफ मेल्ट हिमेकावा का ओपिनियन पूछता है कि आखिर उसको क्या लगता है कि कौन उन दोनों में से बेटर है। इसमें हिमेकावा उसको कोई स्ट्रेट आंसर नहीं देता एंड बताता है बचपन से ही दोनों के दोनों काफी ज्यादा टैलेंटेड है, पर लेकिन अगर मेरे को किसी एक को चूज करना होगा तब वो और कोई नहीं काना होगी। दूसरी तरफ जो काना है वो अपना जो वेपन है वो एकदम से अकाने के गले पे ले आती है। दूसरी तरफ हिमेकावा कहता है कि ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आखिर शो के आखिर में कौन लाइमलाइट ले जाएगा, पर लेकिन इस बार काना जीतने वाली है। एंड उसके बाद वो एकदम से अपनी जो स्वॉर्ड है वो एक्वा के पास ले आता है एंड बोलता है क्योंकि उसके साथ मैं हूँ। तभी साकुया मेल्ट से बोलता है कि तुम बस अपने कनेक्शंस की वजह से यहाँ पे आ पाए हो और अगर तुम हमारे जैसे सेम स्टेज में खड़े रहोगे तब तुम बस प्ले को खराब करोगे। तभी मेल्ट काना के पास जाता है रिहर्सल में उसकी मदद मांगने के लिए, जिसपे काना एग्री भी कर जाती है। दूसरी तरफ काना एक्वा से बोलती है कि उनको ताइशी के पास जाना चाहिए। तभी हमें एक काफी ज्यादा कमाल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों की दोनों जो टीम है वो एक दूसरे का बगल से निकलते हैं, वो भी अपने रोल प्ले के ड्रेस में। एंड यहाँ पे वो दोनों यही बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से नहीं हारने वाले। तभी वहां से सीन कट होता है एंड हमें डायरेक्ट स्टेज प्ले वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे आबी को पहुंच चुकी थी थिएटर में एंड वो अकेली नहीं थी क्योंकि उसके साथ योरिको भी थी। जो आबी को है वो काफी ज्यादा नर्वस थी क्योंकि उसको डर था कि कहीं ये फ्लॉप ना निकले, क्योंकि ऐसा हुआ तो सारी गलती उसी की होगी, जिसपे योरिको उसको चिंता करने के लिए मना करती है। एंड तभी वहां पे पीछे से गोवा आ जाता है जो कि स्क्रिप्ट राइटर था एंड वो भी यही बोलता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि सब कुछ ठीक रहेगा। पर जो आबी को है वो एकदम से योरिको के पीछे छुप जाती है एंड ये देखने के बाद गोवा बोलने लग जाता है कि मुझे तो लगा था कि हम लोग दोस्त बन चुके हैं, जिसपे योरिको बताती है कि आबी को लड़कों के साथ ज्यादा रही नहीं है, इस वजह से वो कुछ ज्यादा ही नर्वस हो जाती है लड़कों के आसपास। तभी गोवा बताने लग जाता है कि प्ले का जो सक्सेस है वो पूरा डिपेंड करता है एक्टर्स के ऊपर कि आखिर वो लोग किस तरीके से इसको प्ले करने वाले हैं। तभी हमें मैमचो एंड लव टुडे के बाकी एक्टर्स को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से वापस से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी मैमचो यूकी एंड नोबुयुकी को चिढ़ाने लग जाते हैं क्योंकि वो दोनों डेट कर रहे हैं, वो भी सीक्रेटली, एंड उन्होंने पब्लिकली ये सब कुछ नहीं बताया है। इसी दौरान जो केंगो है उसकी नजर रूबी पे जाती है एंड वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर है, जिसमें मैमचो उसको बताती है कि वो एक्वा की बहन है। एंड ये सुनने के बाद वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जो रूबी है वो मैमचो से बोलने लग जाती है कि जो बैक सीट्स है यहाँ पे सभी लोग कितनी ज्यादा सीरियस तरीके से दिख रहे हैं। एंड ये सुनने के बाद मियो को बताती है कि जो बैक सीट्स है वो सिर्फ ऑफिशियल एंड वीआईपी लोगों के लिए है। एंड ये सुनने के बाद जो रूबी है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड खुद को वीआईपी समझने लग जाती है। तभी वहाँ पे ताइशी भी आ जाता है एंड उसको देखने के बाद मियो को काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड वो सोचने लग जाती है कि कहीं एक्वा ने तो उसको इन्वाइट नहीं किया। दूसरी तरफ जो ताइशी है वो सोच रहा था कि मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैंने वो सब कुछ कर दिया, अब बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर वो बोलता है कि काफी टाइम हो गया जब से मैंने उसको सीरियसली एक्टिंग करते हुए देखा है। तभी हमें बैक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काना और अकाने एक दूसरे के सामने आ चुके थे। काना बोलने लग जाती है कि मैं काफी टाइम से तुम्हारे साथ एक्ट करने के लिए वेट कर रही थी एंड फाइनली वो टाइम आ चुका है एंड आज के दिन मैं ही तुम्हारे को हराने वाली हूँ, जिसपे अकाने बोलती है कि मैं भी। एंड दूसरी तरफ हमें एक्वा को दिखाया जाता है जो कि आई की फोटो देख के उन सभी मेमोरीज को याद कर रहा था एंड उसकी जो तबीयत है वो काफी ज्यादा खराब हो रही थी। वो बताने लग जाता है कि ताइशी के साथ प्रैक्टिस करने के दौरान भी उसने काफी कुछ ट्राई किया, पर लेकिन वो अपनी इस फीलिंग्स को बिल्कुल भी सप्रेस नहीं कर पा रहा, जहाँ पे उसका पास्ट सेल्फ उसको दोष दे रहा है, पर लेकिन वो कुछ भी करके रहेगा अपने आप को कवर करने के लिए जहाँ पे उसके पास टैलेंट नहीं है। एंड तभी उसकी आंखों का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। एंड दूसरी तरफ सभी लोग वेट कर रहे थे प्ले के स्टार्ट होने का। जो प्ले है उसकी शुरुआत होती है जहाँ पे एपिसोड के फर्स्ट हाफ में पूरा को पूरा प्ले में फोकस किया जाता है एंड जो एपिसोड का सेकंड हाफ में उसमें मेल्ट के कैरेक्टर को और भी ज्यादा स्पॉटलाइट दिया जाता है। एंड प्ले के कारण मैं एपिसोड के फर्स्ट हाफ को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, तो चलो अब शुरुआत करते हैं। हमें बताया जाता है कि एक काफी बड़ी वॉर हुई थी जिस वजह से जो 21 ग्रेट स्वॉर्ड्स थी वो अलग अलग जगह में बढ़ गई, पर लेकिन उनमें से एक स्वॉर्ड हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में पड़ गई जिसको प्ले कर रहा है हिमेकावा। पर लेकिन उस स्वॉर्ड की एक जन रखवाली कर रही थी जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही है काना। एंड फिर उन दोनों के बीच में स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसका एनिमेशन काफी ज्यादा कमाल का था। पर लेकिन आखिर तक आते आते जो हिमेकावा का कैरेक्टर है वही जीत जाता है एंड जो काना का कैरेक्टर है वो हिमेकावा के कैरेक्टर को फॉलो करने लग जाता है एंड वो लोग एक दूसरे के साथ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। इस बीच वो लोग एक और ग्रुप से मिलते हैं जिनके साथ मुकाबला करने के बाद जो हिमेकावा का कैरेक्टर है वो काफी इजीली जीत जाता है
एंड इस वजह से उनके बीच में दोस्ती भी हो जाती है। एंड ये कैरेक्टर और कोई नहीं मेल्ट प्ले कर रहा था। तभी स्टेज प्ले का जो एक्ट 2 है वो स्टार्ट होता है, जहाँ पे मेल्ट का एक काफी बड़ा रोल है, क्योंकि मेल्ट को एक दूसरे कैरेक्टर के साथ फाइट करनी है जिसको और कोई नहीं साकुया प्ले कर रहा है। एंड अगर आप साकुया के बारे में भूल गए तो फिर मैं याद दिला दूं कि जो साकुया है उसने पिछले एपिसोड में मेल्ट की एक्टिंग की काफी ज्यादा बेइज्जती की थी। एंड प्रेजेंट टाइम में स्टेज के ऊपर वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं एंड अपनी लाइंस बोल रहे होते हैं, जहाँ पे मन ही मन में जो मेल्ट है वो साकुया को और अपने आप को कंपेयर कर रहा था कि दोनों के दोनों कितने ज्यादा पॉपुलर है। एंड यहाँ तक कि लड़कियों के बीच में भी काफी ज्यादा फेमस है। पर लेकिन डिफरेंस यही आता है कि जो साकुया है उसकी एक्टिंग स्किल्स काफी ज्यादा बढ़िया है। एक तरफ उनके बीच में फाइट स्टार्ट होती है एंड तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे राइडे केंदाइशी से शुक्रिया बोलता है साकुया को इस प्ले में लाने के लिए, क्योंकि उसकी जो एक्टिंग है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। पर चीजें यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि केंदाइची की वजह से जो लाला लाई के बाकी के एक्टर्स है वो भी यहाँ पे आए हैं। ऊपर से स्टेज प्ले में वो सभी लोग काफी ज्यादा माहिर है, लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे के परफॉर्मेंस को देखने के बाद एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं। यहाँ तक कि काना और एक्वा भी काफी ज्यादा स्किल्ड है, पर लेकिन उसको एक चीज का डर है जो कि है मेल्ट की एक्टिंग का, क्योंकि बाकियों के कंपैरिजन में वो काफी ज्यादा पीछे है। एंड ऊपर से स्वीट टूडो में उसकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद तो उसका और भी ज्यादा मन नहीं है उसको लेने का, पर क्योंकि मासाया उसको लेकर आया है इस वजह से उसको लेना पड़ रहा है। एंड फिर वो उससे पूछता है कि आखिर उसको कोई हिडन टैलेंट दिख रहा है क्या उसमें, जिसपे मासाया बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको लगता है कि वो काफी ज्यादा बढ़िया करेगा। ऊपर से ये वो सेम पर्सन नहीं है जो कि स्वीट टूडो में था। एंड देखा जाए तो वो लोग उसको ढंग से जज भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको जज करने के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट पर्सन और कोई नहीं योरिको है, क्योंकि देखा जाए तो जो मेल्ट है उसी ने उसके शो का कबाड़ा किया था। ऊपर से राइडे भी ऐसे लोगों को पसंद करता है जो कि काफी ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। एंड तभी सीन कट होता है एंड हमें मेल्ट का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे सेकंड ईयर हाई स्कूल में जो मेल्ट है उसने अपने सीनियर के साथ अपनी रातें रंगीन कर ली थी। एंड उसके बाद से उसको पता चल गया था कि वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिस वजह से उसके पास लड़कियों की लाइन लग गई थी। एंड जब वो अपने क्लास के बच्चों का मजाक बनाता था तब भी सभी लोग हंस देते थे, जिस वजह से उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर लेकिन अपने गुड लुकिंग चेहरे की वजह से उसको एक्टिंग का जॉब ऑफर होता है। एंड क्योंकि मेल्ट ज्यादा अमीर नहीं था इस वजह से उसको कई सारे पार्ट टाइम जॉब करने पड़ते थे, जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एंड इस वजह से वो एक्टिंग की जॉब ले लेता है ताकि उसको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तभी हमें प्रेजेंट टाइम में प्ले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेल्ट एंड साकुया एक दूसरे से शॉर्ट फाइट कर रहे थे, बट लेकिन जो यहाँ पे मेल्ट की एक्टिंग है वो काफी ज्यादा भद्दी थी। एंड जो योरिको एंड ऑडियंस है वो भी कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। एंड वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। इस दौरान जो साकुया है वो भी अपने मन में यही सोचा था कि तुम्हारी जो एक्टिंग है वो काफी ज्यादा बेकार है एंड तुम बस प्ले को खराब कर रहे हो। दूसरी तरफ जो मेल्ट है वो अपने मन में यही सोचा था कि जब लास्ट टाइम मैंने अपनी एक्टिंग देखी थी तब वो काफी ज्यादा बेकार थी। उस दौरान मेरे को ये भी पता चला है कि जो मेरे आसपास के एक्टर्स हैं वो लोग अपनी एक्टिंग लेवल को काफी ज्यादा कम कर देते हैं मेरे साथ एक्टिंग के दौरान। एंड ये पता चलने के बाद वो एकदम टूट गया था, क्योंकि उसकी एक्टिंग इतनी ही ज्यादा बेकार थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दिन जो मेल्ट है वो काना के साथ जॉगिंग पे जाता है। एंड उस दौरान वो काना को बताता है कि कैसे स्वीट टूडो के बाद से वो हर दिन दौड़ने के लिए निकला है ताकि वो अपना स्टेमिना बढ़ा सके, वो भी ज्यादा देर तक प्रैक्टिस करने के लिए ताकि वो ज्यादा थक ना जाए। एंड ये सुनने के बाद जो काना है वो भी काफी ज्यादा खुश होती है। तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे मेल्ट एक्वा से अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगने गया था। एंड एक्वा उसको ये बोल देता है कि अगर वो लोग सोच रहे हैं कि तुम बेकार हो तब उनको सोचने दो। एंड ये सुनने के बाद मेल्ट तो काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ किया तब तो उसको प्रोजेक्ट से ही निकाल दिया जाएगा। जिसपे एक्वा उसको बोलने लग जाता है कि तुम अपने बेकार एक्टिंग स्किल्स का भी काफी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो एंड तुम्हारे शाइन करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा तुम्हारी फाइटिंग के दौरान। मेल्ट को उसकी बातों का बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से एक्वा उसको सिंपल भाषा में समझाने की ट्राई करता है। अगर तुम पत्थर के ऊपर पानी डालते ही रहोगे तब उस पर कोई असर नहीं होगा, पर लेकिन तुम पत्थर के किसी एक जगह पे पानी डालते रहोगे तब उसमें चेंजेस जरूर से आएंगे। और अगर इसको और भी ज्यादा सिंपल भाषा में समझाया जाए तब तुमको बस एक ही जगह में फोकस करना है, जहाँ पे तुम पूरी की पूरी लाइमलाइट को ले जाओगे एंड पूरे ऑडियंस का जो फोकस है वो तुम्हारे ऊपर होगा, जो कि होगा फाइट के दौरान। एंड क्योंकि सभी ऑडियंस का जो ओपिनियन है वो तुम्हारे खिलाफ काफी बेकार होगा, जिस वजह से अगर तुम कोई चीज काफी बढ़िया कर देते हो सभी लोगों के जो ओपिनियन है वो एकदम चेंज हो जाएंगे एंड वो लोग तुम्हारी जो मिस्टेक्स है उनको भी भूल जाएंगे। एंड तभी जो मेल्ट है वो एकदम से वहां पे जिम्नास्टिक करने लग जाता है एंड स्वॉर्ड के साथ काफी ज्यादा कमाल की ट्रिक्स करने लग जाता है, जो कि डिट्टो मांगा से कॉपीड था। एंड ये देखने के बाद जो आबिको है वो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है एंड मेल्ट की काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाती है, क्योंकि ये सीन एकदम मांगा की तरह था, जो कि करना काफी ज्यादा मुश्किल था। इवन जो ऑडियंस थी वो सभी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड जो योरिको का रिएक्शन है वो तो देखने लायक था। दूसरी तरफ काना एक्वा से पूछती है कि क्या तुमने उसको ये टिप दिया था, जिसपे एक्वा मना कर देता है एंड बताता है कि मैंने बस थोड़े बहुत सजेशन दिए थे। एंड दूसरी तरफ जो मेल्ट की एक्टिंग है वो काफी ज्यादा बढ़िया हो गई थी। इवन ये देखने के बाद जो साकुया है वो भी काफी ज्यादा हैरान था। तभी सीन कट होता है एंड हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रिहर्सल के दौरान जो केंदाइची है उसने मेल्ट को बैठा दिया था, क्योंकि उसकी जो एक्टिंग है वो बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रही थी। ये सुनने के बाद मेल्ट बिल्कुल ही खुश नहीं होता एंड वो साइड में बैठ के बाकियों की जो एक्टिंग है उसको ऑब्जर्व करने लग जाता है। एंड फिर वो अपने आप को एक कोसने लग जाता है कि कैसे बाकियों के कंपैरिजन में उसकी जो एक्टिंग है वो कुछ भी नहीं है। उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने कैरेक्टर को काफी ज्यादा अच्छे से समझते हैं, यहाँ तक कि वो लोग काफी ज्यादा नेचुरली एक्टिंग भी करते हैं। उसके बाद वो अपने स्क्रिप्ट को पढ़ने लग जाता है एंड उसके बाद अपने जो कैरेक्टर है उसको समझने की कोशिश करता है। पर लेकिन तब
तभी वो नोटिस करते हैं कि जो अकाने है वो बस अपने कैरेक्टर को ही नहीं, अपने आसपास के जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं उनको भी समझने का कोशिश कर रही है ताकि वो और भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर सके। एंड ये सुनने के बाद वो और भी ज्यादा टूट जाता है क्योंकि वो अब तक अपने कैरेक्टर को ही समझ नहीं पाया। फिर वो अपने कैरेक्टर से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम किस टाइप के पर्सन हो, आखिर तुम कैसा फील कर रहे हो, मैं तुम्हें बस ऊपर ऊपर से ही समझ पा रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने कैरेक्टर को मांगा में देख रहा था, जहाँ पे फिर भी वो अपने कैरेक्टर को ढंग से समझ नहीं पा रहा है, पर लेकिन फिर भी वो उसके चेहरे को देख के समझ पा रहा है कि वो एकदम उसी की तरह लूजर है। क्योंकि जब उसने वो रोता हुआ चेहरा बनाया था तब उसको रियलिटी का पता चला था कि कैसे वो एक लूजर है एंड वो सबसे ज्यादा वीक है वहां पे। एंड तब मेल्ट को पता चला था कि वो जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है वो एकदम उसी की तरह है, जिसको रियलिटी के बारे में पता चला है कि वो कुछ भी नहीं है बाकियों के सामने। एंड प्रेजेंट टाइम में जो प्ले था वहां पे मेल्ट ने अपनी जी जान लगा दी थी उस मुकाबले को जीतने के लिए। इस दौरान मेल्ट के मन में वो साकुया को यही बोल रहा था कि भले ही तुमने 10 साल क्यों ना लगा दिया हो इस चीज को करने के लिए, मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। एंड फिर वो याद करता है कि किससे जब वो पॉपुलर हो गया था तब सभी लोग उसके दीवाने हो गए थे, पर लेकिन फिर भी जो मेल्ट है वो किसी ना किसी चीज को खोज रहा था। एंड वो चीज शायद और कुछ नहीं, मजा है एक्टिंग के दौरान, जो कि शायद फाइनली उसको मिल चुकी है। एंड इसी के साथ जो मेल्ट का कैरेक्टर है वो हार जाता है मुकाबला, जिसके साथ पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा जाता है। पर लेकिन तभी एकदम से तालियों की बौछार के साथ हमें योरिको को भी दिखाया जाता है, जिसको मेल्ट की एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद आई थी। तभी वहां पे काना और हिमेकावा के कैरेक्टर की भी एंट्री होती है। एंड दूसरी तरफ हमें बैक स्टेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेल्ट साकुया से किसी चीज के लिए माफी मांगने वाला था, पर लेकिन जो साकुया है वो तो मेल्ट की तारीफ करने लग जाता है, क्योंकि रिहर्सल के कंपैरिजन में जो मेल्ट की एक्टिंग है वो काफी ज्यादा कमाल की थी। जो सुनने के बाद मेल्ट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड तभी हमें मेल्ट का हाथ दिखाया जाता है, जिसमें काफी ज्यादा छाले पड़ गए थे स्वॉर्ड की मदद से प्रैक्टिस करते करते। उसके बाद वो एक्वा के पास जाके बोलता है कि मुझे फाइनली समझ आया कि आखिर तुमने उस टाइम पे क्या बोला था, ये काफी ज्यादा मजेदार था। एंड ये सुनने के बाद एक्वा हंसते हुए बोलता है कि ऐसा क्या। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें दिखाया जाता है कि करंटली स्टेज में काना की एक्टिंग चल रही होती है। एंड उसकी जो एक्टिंग है वो इतनी ज्यादा बढ़िया होती है कि उसके साथ में जो एक्टर था उसने जब डायलॉग डिलीवर करने में थोड़ी सी टाइमिंग की मिस्टेक कर दी, तब उसको भी काना ने काफी ज्यादा अच्छे से कवर कर दिया, जो देख के केंदाइची भी उसकी तारीफ करता है क्योंकि वो एक्टिंग में काफी ज्यादा अच्छी है एंड नेचुरल है। दूसरी तरफ काना के साथ करंटली साकुया एक्टिंग कर रहा था एंड साकुया बताता है कि उसने आज से पहले कभी भी किसी एक्टर के साथ इतनी आसानी से काम नहीं किया है। और उसके बाद फाइनली स्टेज में एक्वा की भी एंट्री होती है एंड उसके साथ साथ फाइनली अकाने भी एंट्री मारती है। अकाने को देखते ही जो अभी को है वो मन मन सोचने लग जाती है कि जो अकाने है उसकी जो स्क्रिप्ट है वो पहले के कंपैरिजन में पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। इस वजह से उसको नहीं पता कि आखिर अकाने किस टाइप का एक्टिंग करने वाली है। एंड ऊपर से पहले के कंपैरिजन में उसकी जो एक्टिंग है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। पर लेकिन जैसे ही अकाने अपनी एक्टिंग स्टार्ट करती है उसको देखते ही जो अभी को है वो काफी ज्यादा शॉक रह जाती है, क्योंकि उसकी एक्टिंग काफी ज्यादा कमाल की थी। बल्कि सिर्फ अभी को ही नहीं, पूरा का पूरा ऑडियंस हैरान हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जो प्ले है वो आगे बढ़ रहा था, जहाँ पे सभी लोग अपना जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा कमाल की तरीके से निभा रहे थे। बट फाइनली वो टाइम आ जाता है जहाँ पे काना और अकाने एक साथ अकेले में स्टेज शेयर करने वाले हैं। एंड इस दौरान उनके बीच में एक स्वॉर्ड फाइट होने वाली है। काना अकाने की एक्टिंग देखते हुए सोचने लग जाती है कि हमेशा की तरह तुम उसी तरीके से एक्ट कर रही हो जैसे कि तुम ही सही हो। एंड दूसरी तरफ जो काना है वो ये सोचती है कि फाइनली मैं तुम्हारे साथ एक स्टेज शेयर कर रही हूँ, ये काफी ज्यादा पुरानी बात है, पर लेकिन शायद से तुम्हें ये चीज याद नहीं होगी। एंड तभी एकदम से सीन कट होता है एंड हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीवी में हमें काना की एक्टिंग दिखाई जा रही थी। एंड दूसरी तरफ जो काना है वो उसको देख के काफी ज्यादा इंप्रेस होती है, यहाँ तक कि वो उस चीज को बार बार रिवाइंड करके देख रही होती है। अकाने के मम्मी पापा के पूछने पे जो अकाने है वो बताने लग जाती है कि कैसे वो काना को काफी ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है एंड यहाँ तक कि वो अडल्ट्स के साथ भी काफी अच्छे तरीके से काम कर पाती है। एंड इस वजह से वो उसकी काफी ज्यादा बड़ी फैन है। एंड उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद जो उसके मम्मी पापा है वो उसको सजेस्ट करते हैं कि उसको भी एक्टिंग करनी चाहिए। पर लेकिन ये सुनने के बाद जो अकाने है वो बोलने लग जाती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो काफी ज्यादा शाय है एंड यहाँ तक कि डरपोक भी। पर लेकिन उसके जो मॉम डैड है वो उसका थोड़ा सा हौसला बढ़ाते हैं एंड उसको ये भी बताते हैं कि अगर वो एक एक्टर बनती है तब शायद से वो काना की फ्रेंड भी बन सकती है। एंड ये सुनने के बाद जो अकाने है उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। एंड उसके बाद वो एक्टिंग स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे शुरुआत में तो उसको कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी, पर लेकिन उसके बाद वो काना के रिलेटेड नोट्स बनाने लग जाती है, यहाँ तक कि अपने जो बाल है उनको भी छोटी करवा लेती है एकदम काना की तरह। एंड फाइनली एक दिन वो एक जगह पे ऑडिशन देने के लिए जाती है, जहाँ पे काना भी आने वाली थी। ऑडिशन से पहले अकाने काफी ज्यादा नर्वस थी, पर लेकिन तभी एक बंदा आके उसका नर्वस होने के लिए मना करता है, क्योंकि जो रोल है वो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है कि किसको मिलने वाला है। एंड ये सुनने के बाद अकाने को कुछ समझ नहीं आता, पर लेकिन तभी एकदम से वहाँ पे काना आ जाती है। एंड काना को देखते ही वो जो बंदा है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड वहां से निकल जाता है। पर लेकिन दूसरी तरफ जो अकाने है वो जैसे काना को देखती है वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है एंड वो मतलब एकदम इंस्पिरेशन की तरह उसको देखने लग जाती है। एंड फिर उसको बताती है कि कैसे वो उसकी काफी बड़ी फैन है, जिसपे काना एकदम से उसका ड्रेस एंड उसका स्टाइल देखती है जो कि एकदम उसी की तरह था, जिस वजह से वो बोलती है कि मैं बता सकती हूँ। एंड तभी अकाने बोलने लग जाती है कि कैसे वो बंदा काफी अजीब सी बात कर रहा था, जैसे कि जो रोल है
वो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है कि कौन प्ले करने वाला है। ये जरूर कोई मिस्टेक होगा क्योंकि जो सबसे अच्छा ऑडिशन देगा वही रोल प्ले करेगा। पर लेकिन कान्हा बोलने लग जाती है कि चलो मैं तुमको कुछ सिखाती हूँ। एक मैच फिक्सिंग करके चीज होती है जहाँ पे पहले से ही डिसाइडेड हो जाता है कि आखिर कौन रोल को प्ले करने वाला है। एंड यहाँ पे डिसाइड हो चुका है कि मैं ही प्ले करने वाली हूँ। पर लेकिन तभी कान्हा पूछने लग जाती है कि क्या तुम इससे ओके हो, क्योंकि ऑडिशन का मतलब यही होता है कि बेस्ट एक्टर को चूज करना। जिसपे कान्हा बोलने लग जाती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि छोटे मोटे रोल्स में एक्टिंग स्किल्स की कोई जरूरत नहीं होती। एंड वैसे भी उनका मेन मोटिव है पैसा कमाना, जो कि वो लोग फेमस एक्टर की मदद से कर सकते हैं, ना कि बढ़िया एक्टिंग स्किल्स की मदद से। एंड ये बोलते दौरान जो कान्हा है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। पर लेकिन तभी कान्हा एकदम से उससे वापस से बात करने का कोशिश करती है। पर लेकिन जो कान्हा है वो एकदम से उसके सर से जो उसका हैट है वो दूर उड़ा देती है एंड बोलती है कि इस तरीके से बात मत करो जैसे कि तुम मेरे को जानती हो। तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को काफी ज्यादा हेट करती हूँ, मेरी तरह बनने का कोशिश मत करो। एंड ये बोलते हुए वो काफी ज्यादा इमोशनल तरीके से वहां से चली जाती है। एंड दूसरी तरफ जो कान्हा है वो बस वहीं पे रोते हुए रह जाती है। पर लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। जो कान्हा है वो इस चीज का जवाब ढूंढने लग जाती है कि आखिर जो कान्हा है उसने उससे उस तरीके से क्यों कहा। उसको कुछ समझ नहीं आया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा पढ़ने लग जाती है, वो भी साइकोलॉजी के ऊपर। एंड अभी के टाइम में वो थोड़ा बहुत समझ चुकी है कि आखिर वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी। तुम बस डरी हुई थी क्योंकि धीरे धीरे तुम्हें काफी ज्यादा कम काम मिल रहा था, तुमने पैसा तो काफी ज्यादा कमा लिया था, पर लेकिन तुम बस ये चाहती थी कि जो बड़े लोग हैं वो बस हमेशा तुम्हारी तरफ देखते रहे। तुम बस ऐसा महसूस करना चाहती थी कि तुम्हारी जरूरत है। तभी हमें एक पास्ट का इंटरव्यू दिखाया जाता है जहाँ पे कान्हा बताती है कि वो एक शाइनिंग स्टार की तरह बनना चाहती है। पर लेकिन तभी कान्हा बताने लग जाती है कि धीरे धीरे तुमने अपने आप को दबाना शुरू कर दिया, जैसा जॉब चाहती थी तुम वैसा ही करती रही। तुमने डिसाइड किया कि तुम बाकियों के साथ अपनी जिंदगी जियोगी, पर लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि तुम्हारी जो एक्टिंग है वो काफी ज्यादा बेकार हो चुकी है। तुम्हारी जो सेल्फिश एक्टिंग थी वही सबसे ज्यादा बेस्ट थी। तुम ऐसी पर्सन नहीं हो जो कि दूसरों को शाइनिंग स्टार बनाओ, तुम खुद ही एक स्टार हो, एकदम सूरज की तरह। जो प्रेजेंट कान्हा है मैं उसको एकदम हेट करती हूँ क्योंकि जो अडल्ट्स हैं उन्होंने फोर्सफुली तुमको क्रश किया है। तुम्हें फोर्स किया गया था कि तुम दूसरों को मैच करो, पर लेकिन अभी के टाइम में मैं फोर्सफुली तुमको अपने आप से मैच करवाऊंगी। तुम्हारी जो एक्टिंग है उसको काफी कमाल का होना चाहिए, ना कि तुम दूसरों की एक्टिंग को बढ़िया बनाओ। तो चलो दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या क्या है। एंड उसके बाद वो एकदम से अपनी जो एक्टिंग है उसको काफी ज्यादा एलिवेट कर देती है। दूसरी तरफ कान्हा सोच रही थी कि पूरे स्टेज में कई सारी फाइट्स चल रही है, पर लेकिन पूरी जो ऑडियंस है उनकी नजर बस एक ही पे है, जो कि है तुम। एंड देखने से ही लगता है तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा कमाल की है। क्या तुम मेरे से फाइट करना चाहती हो? सुनने में तो ये काफी ज्यादा कमाल का प्रपोजल लगता है क्योंकि काफी टाइम से मैं अभी चीजों को सेटल करना चाहती थी। एंड जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली थी उसको एकदम से अपना पास्ट सेल्फ दिखता है। एंड उसको देखते ही एकदम से वो उस मेमोरीज को याद करने लग जाती है जहाँ पे इगोइस्टिक होने की वजह से जितने भी लोग हैं उन्होंने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया था। एंड वो पूरी की पूरी अकेली हो गई थी। एंड तभी एकदम से कान्हा नोटिस करती है कि जो कान्हा के अंदर एक्टिंग का जोश था वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका था। वो सोचने लग जाती है कि आखिर अचानक से क्या हो गया। यहीं दूसरी तरफ जो ताइशी है वो सोचने लग जाता है कि हमेशा की तरह जो कान्हा है उसने स्पॉटलाइट उस पर्सन में डाल दी जो कि पहले से शाइन कर रही है। अगर देखा जाए तो स्टेज में जो उसकी प्रेजेंस है वो पूरी की पूरी गायब हो चुकी है। और अगर एक डायरेक्टर के तौर पे देखा जाए तो फिर जो कान्हा है उसके साथ एक्टिंग करना काफी ज्यादा आसान है। यहीं दूसरी तरफ जो कान्हा है वो यही सोच रही थी कि यही करना सबसे ज्यादा बेस्ट है। कान्हा की जो एक्टिंग है वो काफी ज्यादा बढ़िया है एंड उसको उसकी मदद करनी चाहिए, उसको और भी ज्यादा शाइन करने के लिए। उसको अपने ईगो को बीच में नहीं लाना चाहिए एंड एक लाइट की तरह वर्क करना चाहिए जो कि कान्हा को और भी ज्यादा शाइन करवाएगा। दूसरी तरफ जो कान्हा है वो कान्हा को ये करने से रोकने का कोशिश करती है, पर लेकिन कान्हा की दी हुई जो स्पॉटलाइट है उसके चलते वो आगे ही नहीं बढ़ पाती। उसके मन में बस एक ही चीज चल रही थी, मैं बस तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहती हूँ, वो भी एक्टिंग में। मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरीके से एक्ट करो। एंड कान्हा को स्पॉटलाइट देते हुए जो कान्हा है वो एकदम बैक स्टेज में पहुंच जाती है क्योंकि उसका जो रोल है वो यहाँ पे खत्म होता है। जब कान्हा बैक स्टेज में पहुंचती है वो बिल्कुल ही खुश नहीं होती क्योंकि अभी उसको ऐसा लग रहा था कि उसने सभी लोगों का जो स्पॉटलाइट है वो खुद ही छीना है। तभी एकदम से वहां पे एक्वा आ जाता है एंड बोलने लग जाता है कि कान्हा की जो एक्टिंग है उसने उसको भी गुस्सा दिला दिया क्योंकि वो ओवरऑल प्ले को बढ़िया कर रही थी, ना कि अपनी एक्टिंग को। कान्हा को ये खुद भी नहीं पता, पर लेकिन जब वो पूरा अटेंशन खुद पे लाती है तब वो सबसे ज्यादा शाइन करती है। जो सुन के कान्हा एकदम मुंह फुला लेती है, पर लेकिन एक्वा बोलने लग जाता है कि अगर तुम उसको हराना चाहती हो तब तुमको इससे भी बढ़ के कुछ करना पड़ेगा। जिस पे कान्हा बोलने लग जाती है कि मैं उसको हराना चाहती हूँ, पर लेकिन तब जब वो अपना सब कुछ देगी। एंड ये सुनने के बाद एक्वा बोलने लग जाता है कि चलो फिर एक साथ जाके उसको बाहर निकालते हैं। एंड उनकी शुरुआत में दिखाया जाता है कि मेल्ट एंड साकोया एक तरफ एक्टिंग कर रहे थे, जहाँ पे साकोया मेल्ट की एक्टिंग देखते हुए बोलता है कि इसके जो मूवमेंट है वो तो काफी ज्यादा बढ़िया हो चुके हैं, पर लेकिन इसकी जो एक्टिंग है वो पहले की तरह ही काफी ज्यादा बेकार है। यहीं दूसरी तरफ जो कान्हा है उसके पास पूरी की पूरी स्पॉटलाइट थी एंड दूसरी तरफ जो कान्हा है वो बस उसको देख रही थी। तभी हमें बैक स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमेकावा कान्हा से बोलता है कि तुमने ज्यादा कुछ किया नहीं, जिसपे कान्हा बोलती है कि अगर सभी लोग खुद को लीड रोल बोलने लग गए तब जो प्ले है वो काफी ज्यादा बेकार जाएगा एंड किसी ना किसी को तो एडजस्ट करना पड़ेगा चीजों को। पर तभी कान्हा हिमेकावा से पूछने लग जाती है कि अभी आखिर वो कर क्या रहा है, क्योंकि उसने अपना जो चश्मा है वो एकदम हवा में पकड़ा था एंड यहाँ पे वो स्क्रिप्ट को पढ़ रहा था, जिसपे हिमेकावा बताने लग जाता है कि जब वो अपना चश्मा पहनने वाला था, पर लेकिन तभी मेकअप आर्टिस्ट उसको रोक देती है क्योंकि अगर उसने
उसने चश्मा पहना तब उसका जो मेकअप है वो खराब हो जाएगा, जिसपे काना उसको लेंस लेने का सजेस्ट करती है, जिसपे हिमेकावा मना कर देता है क्योंकि उससे उसको डर लगता है। जिसपे काना उसको बताती है कि अगर उसने लेंस नहीं लगाया तब वो बाकियों के जो एक्सप्रेशंस है उसको समझ नहीं पाएगा। जिसपे हिमेकावा बताने लग जाता है कि अगर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बोला जाए तब जो एक्टर्स के एक्सप्रेशन है वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखते क्योंकि वो लोग उसको ढंग से देख नहीं पाएंगे। अगर कोई चीज मैटर करती है तब वो है बॉडी मूवमेंट, एंड वही उसके लिए भी मैटर करता है। उसकी बातें सुनने के बाद काना सोचने लग जाती है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, एंड तभी वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम स्क्रिप्ट को वापस से क्यों पढ़ रहे हो। जिसपे हिमेकावा बताने लग जाता है कि अगर तुम इसी तरीके से एक्टिंग करती रही तब जो अकाने है वो तुमको आउटशाइन कर जाएगी। एंड ये सुनने के बाद जो काना है वो थोड़ा सा अपसेट होती है, पर लेकिन तभी हिमेकावा बताता है कि मैं एक एक्स्ट्रा सीन डालने वाला हूँ, तो फिर क्या तुम उसको कवर अप कर सकते हो। जिसपे काना बोलती है कि आखिर तुम्हें लगता क्या है, मैं हूँ कौन। एंड फिर वो दोनों एकदम स्टेज की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो प्ले है वो काफी ज्यादा स्मूथली चल रहा था। एंड फाइनली वो टाइम आ जाता है जहाँ पे एक्वा और हिमेकावा आमने सामने बैटल लड़ने वाले हैं, जहाँ पे ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से ये एक स्पॉट बैटल होने वाली है, पर लेकिन दूसरी तरफ से ये एक स्पॉटलाइट का गेम होगा। उनकी एक्टिंग स्टार्ट होते ही जो हिमेकावा है वो अपने रंग चारों तरफ बिखेरने लग जाता है, एंड दूसरी तरफ जो एक्वा है वो बस इस चीज को देख सकता है। एक्वा को भी पता था कि वो इमोशंस के गेम में उससे नहीं जीत सकता। यहीं बैक स्टेज में एक दूसरा एक्टर उनकी एक्टिंग देखते हुए बताता है कि हिमेकावा की जो एक्टिंग है वो एकदम आग की तरह है जो कि चारों तरफ जल रही है, एंड यहीं दूसरी तरफ जो एक्वा है उसकी एक्टिंग एकदम बर्फ की तरह है जिसमें कोई इमोशंस नहीं है, जिस वजह से वो अपने आप को एकदम अलग तरीके से दिखा पा रहा है। पर लेकिन तभी अचानक से हिमेकावा का जो एक्टिंग का कलर है वो एकदम एक्वा को भी कवर कर लेता है, एंड मनी मन हिमेकावा बोलता है कि तुम्हें इसको और भी ज्यादा एंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए। पर लेकिन तभी एकदम से स्टेज में एंट्री होती है काना की, पर तभी अचानक से जो अकाने है वो काना पे हमला करती है, एंड जो हिमेकावा है वो उसको ब्लॉक करता है, एंड जो काना है उसको धक्का मारते हुए एक्वा के गोदी में फेंक देता है। एंड ये देख के जो काना है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, एंड मनी मन वो सोचने लग जाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड दूसरी तरफ जो एक्वा है वो भी समझ गया था कि यहाँ पे आखिर क्या हो रहा है, जिस वजह से वो भी अपना जो एक्टिंग है वो एकदम कंटिन्यू करता है। एंड यहाँ पे जो काना है उसको पकड़ते हुए बोलने लग जाता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें बैटल फील्ड में नहीं उतरना चाहिए, तुम्हारी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, एंड लड़ाई के लिए ये बिल्कुल भी नहीं बनी है। एंड ये एक मैन का जवाब है कि वो वुमेन को प्रोटेक्ट करे, जिस वजह से मैं तुमको हर्ट नहीं करूंगा। एंड इसका जो जवाब है वो काना थोड़ा सा फनी वे में देती है, पर लेकिन तभी काना सोचने लग जाती है कि जो एक्वा है वो करंटली जिस टाइप से एक्टिंग कर रहा है उसकी मदद से वो बस मेरे को स्पॉटलाइट में धकेल रहा है। दूसरी तरफ हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि इस सीन को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये स्क्रिप्ट में तो था ही नहीं। दूसरी तरफ काना बताने लग जाती है कि जो एक्टर्स है वो एक दूसरे की बॉडी मूवमेंट को देखते हुए बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो एक्वा है वो अकाने को वाइल्ड जाने के लिए बोल रहा था, एंड जितना भी बैकग्राउंड का काम है वो एक्वा संभाल लेगा। एंड ये सुनने के बाद जो काना है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, एंड फिर वो एक्वा के साथ बिताए उन सभी अच्छे मोमेंट्स के बारे में याद करने लग जाती है। एंड तभी एकदम से स्टार्ट होती है हमारे काना की बैक स्टोरी, जहाँ पे उसकी जो मदर थी वो हमेशा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती थी, एंड इसका जो बोझ है उन्होंने थोप दिया अपनी बेटी पे। उन्होंने काफी ज्यादा फेमस लोगों से बात करते हुए उसको एंट्री दिलाई, यहाँ तक कि कई सारी किटी पार्टीज भी ऑर्गेनाइज की, जिस वजह से इंडस्ट्री में उनको अपनापन लगने लगा। यहाँ तक कि उसके लिए भी ये सब कुछ काफी ज्यादा मजेदार था, जहाँ पे सभी एडल्ट्स उसकी तारीफ करते थे, एंड यहाँ तक कि वो भी एक चाइल्ड एक्टर जीनियस थी। उसकी जो मॉम है वो भी हमेशा स्माइल करती रहती थी, जिस वजह से वो वक्त उसकी लाइफ का सबसे ज्यादा बेस्ट मोमेंट था। पर अच्छा वक्त कितना टाइम ही चलता है, जैसे उसका डिक्लाइन होने लगा जो उसकी मदर है वो उसको प्रमोट करने का अलग अलग जरिया ढूंढने लगी, यहाँ तक कि सेट में आके भी वो प्रॉब्लम खड़ी करने लगी उसके स्क्रीन टाइम की वजह से। एंड इस सब का जो पूरा ब्लेम था वो उन्होंने मेरे पे दे दिया। एंड इसी बीच मेरे जो फादर है वो किसी और लड़की को पसंद करने लगे। शायद इसका जो कारण है वो यही है कि जो मेरी मॉम है वो पूरी की पूरी चेंज हो रखी थी। मेरी मॉम को फेमस खाना ज्यादा पसंद थी, एंड इसी वजह से उसको इंडस्ट्री में सर्वाइव करना था। एंड इसी बीच ताइशी काना को सजेस्ट करता है दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तब वो इंडस्ट्री में ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी। एंड ये जानने के बाद ही जो काना है वो समझ गई थी कि आखिर उसको क्या करना है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तब वो इंडस्ट्री से गायब हो जाएगी। उसको ये भी पता चल गया कि आखिर अडल्ट्स क्या चाहते हैं, जो कि है पैसा कमाना, ना कि एक्टिंग स्किल्स। एंड इसी वजह से उसने अकाने को बचपन में काफी कुछ बोल दिया था। उसने ये सीखा कि आखिर वो बाकियों के लेवल में एक्टिंग कैसे कर सकती है, एंड उसने बाकियों को स्पॉटलाइट देना स्टार्ट कर दिया। दूसरों को एक्टिंग करते हुए एंजॉय करते हुए देख के उसने भी एंजॉय किया। पर लेकिन अभी के टाइम में जो एक्वा है वो करंटली काना के पीछे है, जो कि उसको स्पॉटलाइट दे रहा है, जिसपे काना बोलने लग जाती है कि वो ऐसा करके बस दूसरों को परेशान करेगी, जिसपे एक्वा बोलने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वो तुम्हारी जो एक्टिंग है उसको देखना चाहते हैं। एंड ये सुनने के बाद जो काना है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। एंड इसी के साथ जो काना है उसको फाइनली खुली छूट मिल जाती है अपनी पूरी एक्टिंग स्किल्स को दिखाने का, जहाँ पे वो दूसरों को देने वाला जो स्पॉटलाइट है वो खुद की तरफ तो खरीद लेती है, साथ ही साथ बाकियों का जो स्पॉटलाइट है वो भी खुद की तरफ खींच लेती है। मनी मन वो बोलने लग जाती है कि इसमें सभी तुम्हारी गलती है। एंड उसके बाद उसका जो एक्टिंग लेवल है वो इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, आसपास के जितने भी एक्टर्स है वो सभी भी उसका मुंह खोल के एक्टिंग देखने लग जाते हैं। करंटली जो काना है वो किसी स्टार की तरह शाइन कर रही है। एंड यहाँ पे जो अकाना है वो इसको देखने के बाद काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है, इतनी ज्यादा कि उसका जो बचपन का क्रश है वो वापस से जाग उठता है। मनी
मन में वो काना का जो नाम है वो चिल्लाने लग जाती है एंड वो बताने लग जाती है कि ये वही काना है जिसको कि मैं हमेशा से देखना चाहती थी, ये वही काना है जिसको कि मैं सरपास करना चाहती हूँ। करंटली जो काना है वो एक ऐसा स्टार बन चुकी है जो कि सूरज से भी ज्यादा चमक रहा है, पर लेकिन तभी एकदम से हमें मासाया का रिएक्शन दिखाया जाता है, तुम्हारा कुछ ज्यादा ही यूज हो गया, तुम एकदम पहले की तरह बन चुकी हो। एक तरफ जो काना है वो अपनी एक्टिंग को एंजॉय कर रही थी, पर लेकिन दूसरी तरफ जो एक्वा है वो सोचने लग जाता है कि देखने से लगता है कि तुम दोनों एंजॉय कर रहे हो, पर लेकिन मैं इस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकता। पर लेकिन दूसरी तरफ जो अकाने है वो अभी भी काना के बारे में सोचे जा रही थी, पर लेकिन तभी एकदम से प्ले का फाइनल स्टेज आता है जहाँ पे अकाने का जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, वो भी हिमेकावा के हाथों। एंड ये देखने के बाद जो एक्वा का कैरेक्टर है वो एकदम टूट जाता है, जिस वजह से एक्वा के कैरेक्टर का जो बैटल करने का जोश था वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। एंड तभी एकदम से हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक्वा ताइशी के साथ होता है, जहाँ पे वो एक्वा को एक्टिंग के रिलेटेड टिप्स दे रहा था एंड इमोशंस के बारे में भी बता रहा था। फिर हमें एक्वा अकाने के साथ दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने ट्रॉमा के रिलेटेड बुक्स पढ़ रही थी, जहाँ पे एक्वा को कुछ चीजें पता चलती है जैसे कि ट्रॉमा का ट्रिगर पॉइंट, जहाँ पे एक्वा को भी पता था कि आखिर उसका जो ट्रिगर पॉइंट है वो क्या है। फिर हमें एक्वा को वापस से ताइशी के साथ दिखाया जाता है जहाँ पे ताइशी एक्वा का जो ट्रिगर पॉइंट है वो एकदम सही तरीके से गैस करता है, जो कि है मजे करना। एंड क्योंकि एक्वा एक्टिंग के दौरान कभी कभी मजे लेने लग जाता है, इस वजह से उसका जो ट्रॉमा है वो एकदम से वापस से ट्रिगर होता है। एंड इस वजह से जो ताइशी है वो एक्वा को सजेस्ट करता है एक्टिंग को छोड़ देने के लिए एंड अपने ट्रीटमेंट में फोकस करने के लिए, क्योंकि इसी में उसकी भलाई है। पर लेकिन जो एक्वा है वो एकदम मना कर देता है, वो बोलने लगता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता आखिर उसके साथ क्या हो, उसका बस एक्टिंग करने का एक मेन रीजन है जो कि है आई का बदला लेना। ये सुनने के बाद ताइशी बोलता है कि अगर ऐसी बात है तब तुम बस एक ही काम कर सकते हो जो कि है हार्शली ट्रॉमा को ट्रिगर करना। एंड तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक्वा काफी ज्यादा रेज में चला गया था एंड एकदम से वो हिमेकावा के कैरेक्टर पे हमला करने लग जाता है जिसको कि वो बस ब्लॉक कर रहा था। दूसरी तरफ जो ताइशी है वो बता रहा होता है कि अगर तुम एक्टिंग करना चाहते हो तब तुम उसको करो, क्योंकि यही बस तुम्हारे एक बदले का जरिया है। आज के बाद से तुम एक्टिंग से कभी भी मजे नहीं कर सकते। दूसरी तरफ प्ले में एक्वा का जो स्वॉर्ड है वो एकदम हवा में मुड़ जाता है, पर लेकिन वो रुकता नहीं है, वो एकदम से जाके हिमेकावा को काट लेता है, जो देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर लेकिन एक्वा बताता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक्ट है वही मेरे लिए रिवेंज है। एंड इसी तरीके से ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आई उस मूवी को देख रही थी जहाँ पे एक्वा ने एक्ट किया है एंड उसकी एक्टिंग देखने के बाद वो काफी ज्यादा अमेज होती है। पर लेकिन उसकी तारीफ करने का तरीका काफी ज्यादा कैजुअल था, क्योंकि वो एक्वा को बताती है कि उसकी जो एक्टिंग है वो सही में काफी ज्यादा क्रीपी लग रही थी। एंड ये सुनने के बाद एक्वा भी हैरान हो जाता है कि भाई ऐसे कौन तारीफ करता है अपने बच्चे की एक्टिंग का। पर लेकिन उसके बाद आई बताती है कि कैसे जो एक्वा है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है एंड ये सुनने के बाद जो एक्वा है वो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी सीन कट होता है एंड हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक्वा और हिमेकावा एक साथ फाइटिंग सीन को कर रहे थे एंड यहाँ पे दोनों की जो एक्टिंग है वो सही में काफी ज्यादा कमाल की थी। एक्वा का फ्रस्ट्रेशन, एंग्री एंड इमोशनल सीन तीनों के तीनों कंबाइन होकर काफी ज्यादा फिट बैठ रहे थे एंड ये देख के काना भी काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी एक्वा उसी टाइम पे वापस से पहुंच जाता है जहाँ पे वो आई को बचा नहीं पाया था एंड यहाँ पे उसका जो पास्ट सेल्फ था वो बोलने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है तुमने काना को अगर रोशनी दिखा दी तब तुम खुद भी एक्टिंग को एंजॉय करने लगोगे। तुम इन सभी चीजों को बोलने के बाद अपनी जो लाइफ है उसको एक नॉर्मल पर्सन की तरह जीना चाहते हो, पर लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा जब तक तुम आई का बदला ना ले लो उस बंदे से जिसने की आई को इतना ज्यादा तड़पाया है। तुम्हें उस बंदे को इतना ज्यादा तड़पाना है ताकि उसकी जो रूह है वो भी कांप उठे एंड जब तक तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते तब तक तुम एक नॉर्मल जिंदगी डिमांड नहीं कर पाओगे। जिसपे एक्वा उसको बोलने लग जाता है कि तुम गलत हो, तुम मैं ही हूँ जो कि एक फ्रस्ट्रेशन एंड गुस्से से भरा हुआ है। सच्चाई ये है कि मैं आई की आवाज एक और बार सुनना चाहता हूँ एंड मैं इन्हीं इमोशंस का यूज करूंगा। एंड प्रेजेंट टाइम में जो एक्वा है वो अपने इन्हीं इमोशंस का यूज करते हुए काफी ज्यादा रोने लग जाता है एंड चिल्लाने लग जाता है एंड उसी फ्रस्ट्रेशन का यूज करते हुए वो अपनी एक्टिंग को भी काफी ज्यादा इंप्रूव करता है। पर लेकिन हिमेकावा के साथ बैटल हारने के बाद उन सभी के बीच में सुलह हो जाती है एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अकाने का जो कैरेक्टर है उसको वापस से रिवाइव करेंगे, क्योंकि मरने से पहले उसने अपने आसपास के सभी लोगों का चोट ठीक कर दिया था, भले ही वो दोस्त हो या फिर दुश्मन। इस वजह से वो लोग अपनी पावर का यूज करते हुए उसको वापस से रिवाइव करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ एक्वा का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था जहाँ पे उसको रोना था होप के साथ। इस वजह से एक्वा क्या इमेजिन करता है एक होपलेस सा ड्रीम जो कि वो हमेशा से सोचता रहता है, पर लेकिन वो अब तक सच नहीं हुआ। तभी हमें छोटे एक्वा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा रोने लगता है क्योंकि जो आई है वो अभी भी जिंदा थी एंड यहाँ पे वो एकदम उसको हक कर लेता है। एंड दूसरी तरफ जो आई है वो तो उसको एकदम मजे में बोलने लग जाती है कि मैं कभी नहीं मरने वाली। एंड इन इमोशंस का यूज करते हुए जो एक्वा है वो प्ले के दौरान वापस से रोने लग जाता है, जो कि उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जो देख के अकाने भी हैरान होती है। एंड इसी के साथ जो प्ले है वो भी खत्म होता है। प्ले के बाद हमें लव टुडे के कास्ट को दिखाया जाता है जो कि अकाने के साथ बात कर रहे थे एंड वो लोग उसकी काफी ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे, जो देख के अकाने भी काफी ज्यादा हैरान होती है। यहाँ तक कि वो लोग तो उसको मिस जीनियस भी कहने लग जाते हैं, पर लेकिन ये सुनने के बाद जो अकाने है वो इतनी ज्यादा खुश नहीं होती एंड वो थोड़ा सा इमोशनल होते हुए रोने लग जाती है क्योंकि वो कोई रियल जीनियस नहीं है एंड उसको रियलिटी के बारे में पता चल चुका है। दूसरी तरफ हमें काना को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा थक चुकी थी एंड उसको तो और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनको ये एक्टिंग
कई बार और करनी है। और तभी रूबी बताने लग जाती है कि मुझे स्टेज प्ले के बारे में तो ज्यादा नहीं पता, पर लेकिन आपकी जो एक्टिंग है वो सही में काफी ज्यादा कमाल की है। एंड वो काना को जीनियस भी बोलती है। एंड ये सुनने के बाद जो काना है वो सही में काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बट लेकिन वो एकदम से मना कर देती है कि वो कोई जीनियस नहीं है, क्योंकि वो भी उन्हीं लोगों में से एक है जो कि कम्पीट कर रही है सभी लोगों के बीच में। एंड अगर कोई असली जीनियस होगा तो शायद से वो अकाने की तरह होगा, क्योंकि वो उस स्टेज में काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी। एंड शायद इसी वजह से जो एक्वा है वो अपने इमोशंस को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से निकाल पाया था। एंड यहाँ पे ये बोलने के बाद वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। एंड तभी वो गुस्से में वापस से चिल्लाने लग जाती है। एंड तभी सीन कट होता है। एंड में मासाया एंड केंदाइची को एक साथ दिखाया जाता है, जो कि खुश होते हैं क्योंकि जो प्ले है वो काफी ज्यादा स्मूथली और अच्छी तरीके से चल गया, इतने ज्यादा परेशानी के बाद भी। फिर मासाया केंदाइची को भी शुक्रिया बोलता है, क्योंकि उसी के कारण जो लाला लाई के इतने फेमस एक्टर्स हैं वो लोग भी प्ले में हिस्सा ले पाए हैं। जिसपे केंदाइची बताता है कि ये सही में काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो सभी लोग इस प्ले के साथ साथ और भी कई सारे टीवी ड्रामाज में काम कर रहे थे। वैसे भी इस स्टेज प्ले पे काम करने वाले सभी लोग टीनेजर्स हैं। एंड अपने रिहर्सल के दौरान वो सभी लोग काफी ज्यादा इंप्रूव किए थे। तभी मासाया बताता है कि वो काना की एक्टिंग से काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी ज्यादा बढ़िया एक्टिंग करके दिखाएगी। शायद से एक आइडल बनने की वजह से उसको कुछ नए पर्सपेक्टिव देखने को मिले हैं, या फिर उसको एक बॉयफ्रेंड मिल चुका है। ये दुनिया क्यूट लोगों से भरी पड़ी है, एंड उनमें से कुछ तो पैदाइशी स्पेशल होते हैं। अगर तुम देखने जाओ तो एक आइडल लड़की उतनी ही क्यूट है जितने की एक लड़की है जिसको कि अवार्ड मिल रहा है। एंड लोगों को कन्विंस करना कि भाई बेस्ट है, ये तो और भी ज्यादा मुश्किल चीज है। एंड ये काम काना ने करके दिखाया है। एंड फिर वो केंदाइची से पूछने लग जाता है कि आखिर सबसे ज्यादा ब्राइट फ्यूचर किसका है, जिसपे केंदाइची बताता है कि अकाने का। दूसरी तरफ हमें राइडे को दिखाया जाता है, जो कि लोगों के हंसते हुए चेहरे को एज यूजुअल देख रहा था। एंड तभी उसकी असिस्टेंट आके बता दिया कि जो पब्लिशर है वो उसको बुला रही है, जिसपे राइडे बताने लग जाता है कि लोगों के हंसते हुए चेहरे को देख के समझ आता है कि जो प्ले है वो कितना ज्यादा बढ़िया है। एक तरफ सभी लोगों का हैप्पी मूड चल रहा था, एंड यही दूसरी तरफ हमारा जो एक्वा है वो काफी ज्यादा ग्लोमी मूड में था, क्योंकि उसके पास डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट आ रखे थे। देखते ही देखते जो प्ले है वो मल्टीपल टाइम हो जाता है। एंड जो स्क्रिप्ट राइटर गोवा एंड आबिको है वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा खुश एंड सेटिस्फाइड होते हैं। आखिरी दिन में सभी एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग डिनर के लिए एक साथ बाहर जाने वाले हैं, जहाँ पे अकाने ने एक जगह डिसाइड भी कर रखी थी। दूसरी तरफ जो काना है उसका कहीं जाने का मूड नहीं था, क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुकी है। पर लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि जो एक्वा है वो भी जाने वाला है, वो भी जाने के लिए एग्री कर जाती है। फिर में दिखाया जाता है कि वो सभी लोग मस्त एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पे जो अडल्ट है वो ड्रिंक कर रहे थे, एंड जो माइनर्स है वो सभी लोग मस्त खाना खा रहे थे। पर लेकिन जो एक्वा है उसकी नजर बस एक ही पर्सन में थी, जो कि है केंदाइची। फिर वो मासाया की बात याद करता है, जहाँ पे उसको पता था कि जो आई है वो किसको पसंद करती थी, पर लेकिन उसने एक्वा को नहीं बताया था कि आखिर वो पर्सन कौन है। उसके बाद जो एक्वा वो केंदाइची के बगल में आके बैठ जाता है, एंड उसे पूछने लग जाता है कि आखिर वो लाला लाई में कब से जुड़ा हुआ है, जिसपे केंदाइची बताने लग जाता है कि लाला लाई शुरुआत में एक्टिंग क्लासेस देता था, पर लेकिन जल्द ही वो एक प्रोडक्शन हाउस में ट्रांसफॉर्म हो गया, एंड वो फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। शुरुआत में उन्होंने लोगों को इन्वाइट किया उनका प्ले देखने के लिए, पर लेकिन जो रिसोर्सेज है वो काफी ज्यादा कम थी, इस वजह से उनको काफी ज्यादा जुगाड़ लगाना पड़ा। पर लेकिन फिर भी वो लोग फेलियर थे, जो सुन के एक्वा और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है, एंड उससे और भी ज्यादा डिटेल में चीजें पूछने लग जाता है। पर लेकिन केंदाइची उसको इन चीजों में ज्यादा घुसने के लिए मना करता है, क्योंकि वो अभी भी बच्चा है, जिस वजह से एक्वा और कुछ भी नहीं बोल पाता। पर लेकिन तभी एकदम से हिमिकावा एक्वा से बोलता है कि ये मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। एंड फिर वो केंदाइची से बोलने लग जाता है कि चलो हम लोग कहीं और जाते हैं ड्रिंक करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक अलग बार में आए होते हैं, जहाँ पे केंदाइची तो बस ड्रिंक कर रहा था, पर लेकिन जो हिमिकावा है वो वेट्रेस को बोल के और भी ज्यादा ड्रिंक करवाने लग जाता है उसको। एंड क्योंकि केंदाइची काफी ज्यादा फेमस डायरेक्टर था, इस वजह से जो बार की वेट्रेस है वो लोग भी उससे चांस मांगने लग जाते हैं। एंड तभी हिमिकावा एक्वा को बताने लग जाते हैं कि यहाँ पे जितने भी वेट्रेस है वो सब लोग एक्टर्स एंड आइडल्स हैं, जो लोग पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, जिस वजह से अपने एजेंसी छुप के उनको यहाँ पे सीक्रेटली काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे तो कुछ के 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। एंड वो ये भी बताता है कि उसको भी क्यूट लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है। तभी एक्वा हिमिकावा के बगल वाली लड़की को जूस लाने के लिए भेज देता है, पर लेकिन तभी एकदम से केंदाइची की भी एंट्री हो जाती है, एंड वो हिमिकावा से बोलने लग जाता है कि तुम कितने ज्यादा अनग्रेटफुल हो, मैंने तुमको बड़ा किया है एंड अब तुम उन चीजों को भूल रहे हो एंड मेरे साथ पी नहीं रहे हो। जो सुनने के बाद एक्वा उससे पूछने लग जाता है कि आखिर उन दोनों का रिलेशन क्या है, जिसपे हिमिकावा बताने लग जाता है कि मैं एक ऑर्फनेज में पैदा हुआ था, पर लेकिन उसके बाद मैं केंदाइची से मिला एंड उसके बाद उसने मेरे को अपने साथ रख लिया। जिसपे केंदाइची बताने लग जाता है कि जिनके पास कुछ भी नहीं होते हैं वही सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो लोग अपने आसपास के टैलेंट को अब्सॉर्ब करने लग जाते हैं। एंड यही चीज हिमिकावा एंड एक्वा दोनों में ही लागू होती है, क्योंकि दोनों के दोनों काफी ज्यादा सेम है। तुम दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, जो कि है तुम दोनों अपने सराउंडिंग को कैसे ऑब्जर्व करते हो। फिर वो एक्वा की तारीफ करता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में इमोशंस नहीं दिखा पा रहा था, पर लेकिन फाइनल एक्ट में उसने काफी बढ़िया तरीके से अपने इमोशंस को निकाला, क्योंकि वो सही में काफी ज्यादा कमाल का था। एंड उसके बाद वो खुद को ही एक्टिंग का क्रेडिट देने लग जाता है, क्योंकि उसने ही एक्वा को सिखाया है। और फिर वो हिमिकावा को भी धोखेबाज कहता है, क्योंकि वो उसके साथ ड्रिंक नहीं कर रहा। एंड ये बोलते बोलते ही वो सो जाता है। एंड यहाँ पे जो हिमिकावा है वो दूसरी लड़की को उसको वहां पे लिटा देने के लिए बोलता है। तभी हिमिकावा उससे माफी मांगता है, क्योंकि वो उसकी बातों को नहीं निकाल पाया, पर लेकिन जो एक्वा है वो उसको चिंता करने के लिए मना करता है एंड बोलता है कि वैसे भी मेरे को तुम्हारे साथ अकेले में बात करनी थी। एंड तभी वो डीएनए टेस्ट को निकालता है, जिसको कि हिमिकावा भी देखता है। एंड वहां पे लिखा था कि जो एक्वा एंड हिमिकावा है वो दोनों हाफ ब्रदर्स हैं, जिसका मतलब उन दोनों का जो फादर है वो सेम है। एंड इसी के साथ एक्वा उससे पूछता
पूछता है कि क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि तुम्हारा फादर कौन है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो एक्वा है वो हिमेकावा से अपने फादर के बारे में बात करता है, क्योंकि उन दोनों के जो फादर है वो सेम है। एंड वो उससे पूछता है कि आखिर उनका डैड कौन है। हिमेकावा भी ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान था। एंड वो एक्वा से बोलता है कि ये सब बातें यहाँ पे करनी सही नहीं रहेगी एंड उनको कहीं और जाना चाहिए। इन द एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग हिमेकावा के घर जाने वाले हैं। एंड उसके बाद केंदाइची को लेके वो लोग हिमेकावा के घर पे पहुंचते हैं, जहाँ पे वो लोग तो उसको रूम में लटा देते हैं। एंड अपनी जो सीरियस बातें हैं वो लोग लिविंग रूम में कंटिन्यू करते हैं। हिमेकावा पूछने लग जाता है कि ये तो काफी ज्यादा भयानक बात है कि तुमने एक डीएनए टेस्ट करवा लिया, शायद से तुम्हें पहले से ही शक था। एंड उसके बाद वो एक्वा के मदर के बारे में पूछता है, जिसपे एक्वा उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए मना कर देता है, जिसपे हिमेकावा उसको बिल्कुल ही फोर्स नहीं करता। एंड उसके बाद एक्वा से पूछने लग जाता है कि क्या तुम एरी नाम की लड़की को जानते हो, जिसपे एक्वा हाँ बोलता है, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर रह चुकी है। एंड तभी हिमेकावा एक्वा को एक आर्टिकल दिखाता है जो कि एरी के ऊपर था। एंड एरी ने अपने एक लवर के साथ अपने आप को मार लिया था। एंड हिमेकावा बताता है कि जो बंदा मरा था उसमें वो और कोई नहीं, उनका फादर है, जिसका नाम सेइजीरो उरेहारा है। एंड ये सुनने के बाद जो एक्वा है, मानो उसका जो पूरा दुनिया है वही तबाह हो चुका था, क्योंकि उसका जो मेन मकसद था अपने फादर से बदला लेने का, उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता, क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका है। तभी हिमेकावा बोलने लग जाता है कि तुम 17 साल के हो, इसका मतलब हमारे फादर ने जो हरकतें की थी वो तब की थी उसने जब वो ऑलरेडी मैरिड था। शायद से वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ उखाड़ नहीं पाया एंड इसी के कारण वो ये सब हरकतें करते हुए फिर रहा था। बचपन से ही मैंने अपने फादर को भी काफी ज्यादा हेट किया था, पर लेकिन करंटली तुम्हारी सिचुएशन देख के मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कियों के पीछे भागना हमारी ब्लड लाइन में है, क्योंकि करंटली जो एक्वा है वो अकाने एंड काना दोनों के पीछे पड़ा है। जिसपे एक्वा बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर लेकिन हिमेकावा बोलने लग जाता है कि अगर वो उन दोनों में से किसी एक को चूज नहीं करता तब उसकी सिचुएशन भी एकदम उनके फादर की तरह हो जाएगी। उसके बाद हिमेकावा एक्वा से बोलने लग जाता है कि अगर तुम्हारे पास और कोई सवाल है तब तुम मेरे से वो पूछ सकते हो, मैं तुम्हें खुशी खुशी उसका जवाब दे दूंगा। पर लेकिन एक्वा मना कर देता है। तभी हिमेकावा बोलने लग जाता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है कि मेरे को मेरा एक छोटा भाई मिल चुका है जो कि मेरा हाफ ब्रदर है, बस मेरे को बड़ा भाई कह के मत बुलाने लग जाना। जो सुन के एक्वा एकदम मना कर देता है कि वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक्वा सुबह सुबह घर पहुंचता है एंड उसको इतना लेट आते हुए देख के जो रूबी है वो उस पर चिल्लाने लग जाती है, जिसपे एक्वा बताता है कि वो बस अपने कोवर्कर के साथ था जिसका नाम हिमेकावा है। एंड ये सुनने के बाद जो रूबी है वो शांत हो जाती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो किसी लड़की के साथ था। तभी एक्वा मन ही मन सोचने लग जाता है कि जो हमारा फादर है वो ऑलरेडी मारा जा चुका है एंड आई का जो एनिमे है वो यहाँ पे नहीं है, फिर आखिर उसको अब करना क्या चाहिए। एंड वो आगे कुछ सोचता, उसके पहले एकदम से काना का कॉल आ जाता है। जैसे वो कॉल पिक करता है, काना उस पर एकदम चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर वो पार्टी के दौरान कहाँ पे गायब हो गया था, जिसपे एक्वा उसको बताता है कि वो हिमेकावा एंड डायरेक्टर के साथ था। एंड ये सुनने के बाद जो काना है वो उसको थोड़ी बहुत चीजें और सुनाती है एंड उसके बाद फोन कट कर देती है। दूसरी तरफ एक्वा को काना का भेजे हुए मैसेजेस दिखते हैं, जहाँ पे उसने उसको ड्रिंक करने के लिए मना किया था, क्योंकि वो अंडर एज है। उसके बाद एक्वा सोचने लग जाता है कि क्या ये सही होगा अगर मैं फ्रीली एंड हैप्पीली रहूंगा। तभी रूबी एक्वा से ब्रेकफास्ट के बारे में पूछने लग जाती है एंड यहाँ पे जो एक्वा है वो एकदम स्माइल करते हुए उसको जवाब देता है। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है एंड हमें रूबी, काना एंड मैमचो को दिखाया जाता है, जो कि अपने चैनल के बारे में ही बात कर रहे थे। मैमचो तो काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उनके 20,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड उनका जो ग्रोथ रेट है वो भी काफी ज्यादा कमाल का है। पर लेकिन जो रूबी एंड काना है वो लोग ज्यादा कुछ सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि उनको तो मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए। एंड ये सुनने के बाद जो मैमचो है वो एकदम एक टीचर बन जाती है एंड उनको एक्सप्लेन करने लग जाती है कि वो लोग जिस पोजीशन में है वो लोग ऑलरेडी 75% लोगों से भी ज्यादा कमा रहे हैं। पर लेकिन रूबी एंड काना को कौन ही समझाए, उनका तो शुरुआत से ही मूड है कि वो लोग हमेशा टॉप पोजीशन पे रहे। एंड ये सुनने के बाद जो मैमचो है वो काफी ज्यादा गुस्से में जाती है एंड उन पे चिल्लाने लग जाती है। पर लेकिन उसका भी मुंह बंद हो जाता है जब बाकी दोनों उसको पॉइंट आउट करके बताते हैं कि वो भी टॉप क्रिएटर्स में ही आती है एंड वो भी यूट्यूब से काफी ज्यादा अच्छा खासा ही कमा रही है। एंड इसका मैमचो के पास कोई जवाब नहीं था, पर लेकिन फिर मैमचो सजेस्ट करती है कि उनके पास एक वीडियो आइडिया है जो कि है रूम टूर वीडियो। जो सुनने के बाद रूबी तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसने इस टाइप की वीडियोस कई बार देख रखी है। पर लेकिन जो काना है वो बिल्कुल ही एक्साइटेड नहीं होती है एंड वो बोलने लग जाती है कि ये तो एकदम खुद को बेचने की तरह हो जाएगा एंड वो अपनी प्राइवेसी को इतनी आसानी से नहीं बेचने वाली। पर लेकिन तभी मैमचो बोलती है कि वो लोग इस वीडियो के दौरान अपने वीडियो एक्सपेंस के नाम पे कई सारी चीजें भी खरीद सकते हैं। एंड ये सुनने के बाद जो काना है वो तो एकदम हाँ भर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें डायरेक्ट रूम टूर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काना का जो रूम है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों से भरा हुआ था। एंड ये देख के वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, यहाँ तक कि काना के पास एक गेमिंग पीसी भी था जिसको कि वो कभी यूज भी नहीं करती। शूटिंग के दौरान वो लोग बात करते हैं कि कैसे काना का जो घर है वो काफी ज्यादा बड़ा है एंड यहाँ तक कि जो काना है वो किसी रिच लेडी की तरह रहती है, जिसपे काना उनको बताने लग जाती है कि वो अपने जो मनी है उसको काफी ज्यादा अच्छी तरीके से मैनेज करती है एंड इसी वजह से वो ये सब चीजें अफोर्ड कर पाती है। ऊपर से वो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिसका मतलब है कि उनको एक अच्छा अपार्टमेंट लेना पड़ेगा जिसमें कि 2 टाइप का सिक्योरिटीज हो, ताकि वो लोग क्रीपी फैंस से बच के रह सके। एंड ये सुनने के बाद जो रूबी है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। काना तो ये भी सजेस्ट करने लग जाती है कि जब वो
कार खरीदने वाली होगी तब वो लोग उसका भी वीडियो बना सकते हैं। एंड उस दौरान वो लोगों को टैक्स बचाने का टिप्स भी दे सकती है क्योंकि उसके पास काफी मस्त ट्रिक्स हैं। जो सुनने के बाद रूबी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसको टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। एंड ये सुनने के बाद जो मैम जो है वो उसको टैक्स के नाम पे काफी ज्यादा डराने लग जाती है। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है एंड हमें रूबी के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वॉल में आई के पोस्टर्स थे। एंड रूबी सोचने लग जाती है कि ये सीक्रेट की आई मेरी मदर है, मैं इसको मरते दम तक अपने पास ही रखूंगी। पर लेकिन क्या इसको छुपा के रखना एक सही चीज होगी? और अगर एक आइडल के नजरिए से देखा जाए तब हाँ, मेरा मन करता है कि मैं अपने मदर के फुटस्टेप्स में चलूं, पर लेकिन मेरा एक दूसरा तरफ भी है। एंड फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूबी ने उस हॉस्पिटल में कॉल किया था जहाँ पे एक्वा अपनी पिछली लाइफ में काम करता था। पर लेकिन वहां से उसको पता चला था कि जो एक्वा है वो गायब हो चुका है एंड उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड ये सुनने के बाद वो मानो एक सदमे में चली गई थी। वो सोचने लग जाते हैं कि आखिर क्या होता अगर सेंसर यहाँ पे होते, शायद से वो यही बोलते कि तुम्हारा जो मन है तुम वही करो। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग प्लान कर रहे थे कि आखिर वो लोग अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे एंड साथ ही साथ वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक म्यूजिक वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं। लेकिन म्यूजिक वीडियो का जो खर्चा है वो काफी ज्यादा होने वाला है क्योंकि उसका जो शूटिंग है वो लोग अलग लोकेशन में करने वाले हैं। एंड ये जो सॉन्ग्स है वो काफी ज्यादा कमाल के होने वाले हैं क्योंकि जो पर्सन इन सॉन्ग्स को लिख रहा है उस पर्सन ने बी कॉमर्ची के जो ओल्ड सॉन्ग्स है उनको लिखा है। तभी वहाँ पे मियोको आती है एंड वो एक बैड न्यूज देती है कि जो सॉन्ग राइटर है वो गाने नहीं लिख पा रहा। उसने उस पर्सन से रिक्वेस्ट तो किया है पर लेकिन उसको नहीं पता कि जो चीजें हैं वो कैसे जाने वाली है। दूसरी तरफ उस म्यूजिक आर्टिस्ट का नाम सुनने के बाद जो एक्वा है वो एकदम अलर्ट हो जाता है एंड वो सोचने लग जाता है कि ये वही पर्सन है जिसने पहले के टाइम में आई के साथ काम कर रखा है। एंड अगर वो इसके क्लोज जाता है तब उसको आई के रिलेटेड काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन तभी वो इस आइडिया को ड्रॉप कर देता है क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं है। तभी काना एक्वा से बात करने लग जाती है एंड काना एक्वा से बोलती है कि तुम एकदम अपनी तरह नहीं लग रहे हो। एंड ये सुनने के बाद एक्वा भी हैरान होता है। दूसरी तरफ रूबी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है जब उसको पता चलता है कि आखिर गाना कौन लिख रहा है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बताने लग जाती है कि उसको अभी के अभी उस गाने को गाना है। एंड ये सुनने के बाद मियो को बताती है कि वो जो गाना है वो अब तक डिलीवर्ड ही नहीं हुआ। जो सुनने के बाद रूबी एकदम बच्चों की तरह एक्ट करने लग जाती है एंड जिद पे अड़ जाती है। एंड उसके जिद करने का बस एक ही रीजन है जो कि है चीजों को जल्दी जल्दी करना क्योंकि सभी लोग यहाँ पे फ्री नहीं बैठे क्योंकि जो काना है वो भी अपनी एक्टिंग को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। एंड यहाँ तक कि जो मैमचो है वो तो अगले 5 सालों में एक टीनेजर की तरह दिखने ही नहीं वाली। एंड ये सुनने के बाद जो मैमचो है उसको तो काफी ज्यादा झटका लगता है एंड बुरा भी लगता है। एंड रूबी की ये सब बातें सुनने के बाद जो मियोको है वो एकदम अपने आप को एंड इसाकी को एक स्टेडियम में इमेजिन करती है। एंड उसके बाद वो बताती है कि वो सॉन्ग राइटर को पर्सनली कॉल करेगी। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मियोको है उसकी बात सॉन्ग राइटर के साथ हो जाती है। एंड यहाँ पे जो सॉन्ग राइटर है वो एक सॉन्ग लिखने की ट्राई करता है पर लेकिन उससे वो नहीं हो पाता क्योंकि उसके अंदर वो सेम मोटिवेशन नहीं रही। गाने के थ्रू वो जिन भी फीलिंग्स को दिखाना चाहता था वो सब ऑलरेडी उसने दिखा चुका है एंड उसको नहीं समझ आ रहा कि अब उसको आगे क्या दिखाना चाहिए। तभी उसके पास एक वीडियो आता है जो कि और किसी का नहीं रूबी का होता है। वो जैसे ही उसको प्ले करता है रूबी उसमें बताने लग जाती है कि कैसे वो उसकी काफी ज्यादा बड़ी फैन है। बचपन से वो उसके हर एक लिखे हुए गाने को सुनते हुए आ रही है एंड उसको उसके गाने काफी ज्यादा पसंद है। वीडियो को देखने के दौरान सॉन्ग राइटर सोचने लग जाता है कि आखिर ये फीलिंग क्या है। उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो इन चीजों को कैसे महसूस कर पा रहा है। ये वही टाइप की फीलिंग है जो कि वो पहले महसूस करता था। एंड रूबी की वीडियो को देखने के बाद वो एकदम से अपना जो सॉन्ग है वो लिखना स्टार्ट कर देता है। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है एंड में दिखाया जाता है कि जो एक्वा है वो चुपचाप बैठा हुआ था क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं था। तभी रूबी एक्वा से पूछने लग जाता है कि क्या वो मियाजाकी में उनके साथ आने वाला है सॉन्ग की शूटिंग के लिए। एंड लेट मी टेल यू ये वही जगह है जहाँ पे पिछली लाइफ में एक्वा काम करता था एंड वहीं पे वो मरा भी था। एक्वा शुरुआत में तो मना कर रहा था वहां पे जाने के लिए पर लेकिन जब रूबी ये बोलती है कि वो उनकी मदद कर सकता है जो है सुनने के बाद एक्वा हाँ बोल देते थे जाने के लिए। पर लेकिन इन सभी के बीच में सबसे ज्यादा एक्साइटेड काना है क्योंकि वो तो अपने मन में यही लेके चल रही है कि जो एक्वा है उसके साथ वो एंजॉय करने वाली है। एंड तभी अचानक से हमें एक मिस्टीरियस से लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्माइल कर रही थी। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जैसे एक्वा मियाजाकी जाने के लिए मान जाता है ये सुनते ही काना काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है एंड एकदम से बताने लग जाती है कि उनको उसके लिए एक सूटकेस लेना पड़ेगा क्योंकि जो सूटकेस है वो एक सेलिब्रिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एंड उनका बेस्ट फ्रेंड होता है। एंड उसकी ये सब बातें सुनने के बाद एक्वा उसको मिलने के लिए टाइमिंग बता देता है एंड वहां से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्वा से मिलने से पहले जो काना है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसको किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। बीच बीच में तो वो एकदम कैजुअल क्लोथिंग का भी डिसाइड करती है ताकि उनके ऊपर ज्यादा अटेंशन ना पड़े। एंड कपड़ों के पीछे वो इतना ज्यादा खो जाती है कि उसको टाइम का ख्याल ही नहीं रहता एंड वो ऑलरेडी लेट हो जाती है जिस वजह से वो जल्दी से रेडी होकर भागने लगती है। उसको तो यही लग रहा था कि जो एक्वा है वो पक्का उसको इस बारे में छिड़ाने वाला है। एंड तभी उसको एक्वा का मैसेज आता है जहाँ पे उसने एक कैफे का एड्रेस दे रखा था क्योंकि वो वहीं पे वेट कर रहा है। काफी जल्दबाजी में जो काना है वो एकदम कैफे में पहुंचती है एंड वो एक्वा को ये बोलती है कि उसकी
जो टैक्सी है वो लेट हो गई थी। एंड क्योंकि एक्वा कुछ देर से वहीं पे वेट कर रहा था, इस वजह से उसने काना के लिए भी कॉफी मंगवा ली थी। एंड यहाँ पे जो काना है वो ये देखिए काफी ज्यादा हैरान होती है, पर लेकिन वो काफी ज्यादा खुश भी होती है। कॉफी एंजॉय करने के बाद काना एक्वा से बोलती है कि आज की जो कॉफी है वो उसकी ट्रीट है, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक्वा को काफी ज्यादा वेट करवा रखा था। पर लेकिन जब वो लोग बिलिंग करने के लिए जाते हैं, उनके पहले एक कपल होता है जहाँ पे जो मेल है वो उस लड़की के बिल को भी कवर करता है। एंड यहाँ पे वो दोनों काफी ज्यादा अच्छी तरीके से एक्ट भी कर रहे थे। एंड यहाँ पे ये देखने के बाद जो काना है वो मनी मन यही सोच रही थी कि कैसे ये जो कपल है वो कितने ज्यादा अच्छे हैं। उसके बाद जैसे ही उनके बिल पे करने की बारी आती है, जो एक्वा है वो एकदम ऑनलाइन ही डायरेक्टली बिल पे कर देता है। एंड यहाँ पे वहां से निकलने लगता है। एंड ये देखने के बाद जो काना है वो काफी ज्यादा ही इंप्रेस हो जाती है। एंड उसके बाद अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग वो लोग सूटकेस की शॉपिंग पे जाते हैं, जहाँ पे जो एक्वा है उसको जो सूटकेस पसंद आता है उसका कलर व्हाइट था। एंड ये देखने के बाद जो काना है वो एकदम सोचने लग जाती है कि जो एक्वा है उसने व्हाइट कलर का सूटकेस शायद इसीलिए लिया क्योंकि जो मेरा आइडल स्टिक है उसका कलर भी व्हाइट ही है। वो अपने ख्याली पुलाव और भी पकाती, उसके पहले जो एक्वा है वो एकदम से उसका हैंडबैग मांग लेता है ताकि वो ट्रॉली के ऊपर उसको रख सके, जिससे उसको आसानी होगी। पर लेकिन जो खाना है उसको बोलने लग जाते हैं कि ये बस स्टाइल के लिए है, तुम जैसे बंदे ये सब कुछ नहीं समझोगे। एंड क्योंकि उन्होंने जो प्लान किया था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, इस वजह से एक्वा बोलता है कि उनको अब घर जाना चाहिए। पर लेकिन जो खाना है वो बता दिया कि उसको भूख लग रही है। एंड ये सुनने के बाद जो एक्वा है वो बोलता है कि चलो फिर चलते हैं। एंड फिर वो लोग एक काफी ज्यादा महंगे रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे रिजर्वेशन के बिना तुमको सीट भी नहीं मिल सकती। एंड ये देखने के बाद जो काना है वो काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि जो एक्वा है उसने इतना कुछ प्लान करके रखा था, क्योंकि अगर वो वहां पे नहीं बताती तब शायद से वो लोग यहाँ पे आते भी नहीं। एंड उससे तो लग रहा था कि वो लोग कहीं पे बारबेक्यू खाने जाने वाले हैं। एंड तभी वो एक्वा से बोलने लग जाती है कि तुम्हें लड़कियों को ट्रीट करना कुछ ज्यादा ही अच्छे से आता है, ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे हो। एंड अगर देखा जाए तो फिर एक्वा है भी, क्योंकि वो अंदर से एक 30 साल का बंदा है, जिसपे एक्वा बताता है कि वो एक टैलेंट एजेंसी पे पैदा हुआ है, जिसका मतलब उसको ये सब चीजें तो आती ही होंगी। जो सुन के काना बोलने लग जाती है कि इसका मतलब तुम्हारे पास काफी सारी लड़कियां भी रह चुकी है। एंड ये सुनने के बाद एक्वा बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसपे काना बोलने लग जाती है कि फिर तुम अपने एंड अकाने के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में क्या ही बोलना चाहोगे। जो सुन के एक्वा थोड़ा सा सोचता है एंड बताता है कि मुझे लगता है कि मेरे को अकाने को एक क्लियर जवाब दे देना चाहिए अब। जो सुनने के बाद काना थोड़ा सा अपसेट होती है, पर लेकिन एक्वा बताने लग जाता है कि मैंने हमेशा से यही सोचा था कि मेरे को किसी के साथ भी रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, पर लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मैं अभी के टाइम में उसके बारे में सोच रहा हूँ। एंड ये सुनने के बाद काना बोलने लग जाती है कि जो लव है वो ह्यूमन की बेसिक नीड है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनका डिनर हो जाता है। एंड यहाँ पे जो काना है वो तो काफी ज्यादा खुश होती है, पर लेकिन तभी एक्वा टैक्सी रोकता है एंड काना को चलने के लिए बोलता है। एंड ये सुनने के बाद काना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड वो काफी ज्यादा वाइल्ड चीजें इमेजिन करने लग जाती है, पर लेकिन चीजें वैसे बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि वो अपने घर में पहुंच चुकी थी। एंड फिर वो खुद को ही दोष देने लग जाती है कि उसने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। पर लेकिन तभी वो एक्वा की कही हुई बातों को याद करती है कि कैसे वो अकाने को फाइनल जवाब देने वाला है। एंड ये याद करके वो बिल्कुल ही खुश नहीं होती। एंड फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक्वा अकाने के साथ एक डेट पे होता है। एंड थोड़ा हंसी मजाक करने के बाद एक्वा सोचने लग जाता है कि उसको अकाने के जो फ्यूचर है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो अकाने के फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकता, वो भी अपने छोटे से ईगो के लिए। फिर हमें अकाने के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है, बचपन से ही काम की वजह से उसने जापान में ज्यादा कुछ ट्रैवल नहीं किया। एंड फैमिली ट्रिप्स भी अगर उसने किया तब वो भी फॉरेन में किया है, जिस वजह से एक्वा अकाने को मियाजाकी में इन्वाइट करता है उसके साथ, क्योंकि इस दौरान वो लोग एक दूसरे के बारे में बात भी कर सकते हैं। एंड ये सुनने के बाद जो अकाने है वो बोलने लग जाती है कि शायद से वक्त आ चुका है जब वो लोगों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए, जिस वजह से वो बताती है कि वो ट्रिप के दौरान ये सब कुछ नहीं सह पाएगी। उसके बाद वो लोग कैफे से निकल जाते हैं। एंड यहाँ पे अकाने बताने लग जाते हैं कि लव टुडे को खत्म हुए 6 महीने बीत चुके हैं एंड वो दोनों अभी भी रिलेशन में है। जो सुन के एक्वा बताने लग जाता है कि मुझे और अच्छा नहीं लग रहा तुमको अपने साथ ऐसे बांध के रखने में, वैसे भी वो दोनों रियल लवर्स नहीं है। जो सुनने के बाद अकाने बोलने लग जाती है कि तुमने सही कहा, क्योंकि हमने बस शो के दौरान एक बार किस किया था, उसके बाद से हमने कपल वाली चीजें तो की थी, पर लेकिन कभी भी हमने अब तक हाथ नहीं पकड़ा एक दूसरे का। एंड तभी एकदम से वो एक्वा से पूछने लग जाती है कि क्या मैंने तुम्हारी किसी भी तरीके से मदद की और क्या तुम्हें मेरी और जरूरत नहीं है। एंड ये सुनने के बाद एक्वा कुछ भी कह नहीं पाता, पर लेकिन अकाने बोलने लग जाती है कि मेरे को पहले से ही पता था कि तुम बस मेरे को यूज कर रहे हो, पर लेकिन मेरे को इससे कोई एतराज नहीं था। एंड तभी वो लोग उसी ब्रिज में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्हीं सब चीजों की शुरुआत हुई थी। एंड यहाँ पे जो अकाने है वो एकदम से एक्वा के पीछे से उसको हक कर लेती है एंड उसको बताने लग जाते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे तुमने मेरे को बचाया था। एंड जब तुमने मेरे को किस किया था मैंने उस टाइम पे तुमको इसलिए मना नहीं किया क्योंकि वो काफी ज्यादा काइंड किस था। एंड वो लिटरली एक्वा को क्रिकेट मैच का ऑफर भी दे देती है, जिसपे एक्वा बोलने लग जाता है कि देखने से लगता है तुम अभी भी मेरे नकाब वाले चेहरे को पसंद कर रही हो। जो सुन के अकाने को समझ नहीं आता, पर एक्वा बोलता है कि अगर मैं तुमको उसको समझाने भी जाऊं तब भी तुम समझ नहीं पाओगी। एंड ये सुनने के बाद अकाने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड एक्वा को काफी कुछ सुनाने भी लग जाती है, जिसपे एक्वा अकाने से पूछता है कि क्या तुम सही में रोमांटिकली मेरे को पसंद करती हो, जिसपे अकाने हाँ बोलती है, पर लेकिन वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, जिसपे वो बोलने लग जाती है कि उसने पहले कभी किसी लड़के से डेट नहीं किया एंड उसको इन सभी चीजों के बारे में बहुत कुछ पता भी नहीं है। एंड तभी वो एक्वा को बताने लग जाते हैं कि मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, तुमने मेरे को एक दिन बताया था कि तुम बस किसी को मारना
पाना चाहते हो एंड शायद से मैं तुम्हारे पास रह के तुम्हारे जो बर्डन है उसको आधा आधा करना चाहती थी। जिसमें एक्वा बताने लग जाता है कि वो जो प्रॉब्लम है वो अब सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि वो जिस पर्सन को ढूंढ रहा था वो और कोई नहीं मेरे फादर हैं। पर लेकिन काफी ज्यादा खोजबीन करने के बाद मेरे को 100 से भी ज्यादा लोगों के डीएनए टेस्ट करने पड़े एंड मेरे को अपना हाफ ब्रदर भी मिल चुका। पर लेकिन फाइनली मेरे को ये पता चला कि मेरा जो फादर है वो ऑलरेडी मारा जा चुका है। जितना ज्यादा हैरान अकाने फादर की डेथ को सुनकर नहीं थी, उससे ज्यादा हैरान वो डीएनए टेस्ट के पैसों के रिलेटेड थी। जिस पे एक्वा बताता है कि उसने असिस्टेंट की तरह, डायरेक्टर की तरह एंड काफी सारे और भी जॉब्स किए थे, यहाँ तक कि उसका ऑनलाइन में एक छोटा मोटा बिजनेस भी है एंड उसका टोटल खर्चा 5 मिलियन येन से भी ज्यादा है। उसके बाद एक्वा अकाने को पूरी स्टोरी बताने लग जाता है कि कैसे उसका जो फादर है वो पहले से ही मैरिड था एंड यहाँ तक कि उसका बच्चा भी था, पर लेकिन स्टिल उसने मेरी मदर के साथ एक अफेयर रखा। एंड फिर वो अपने फादर के सुसाइड के बारे में भी बताता है एंड फिर वो उसको बताने लग जाता है कि शायद से अब फाइनली वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है क्योंकि वो फ्री है। पर लेकिन उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जो अकाने है वो कुछ ज्यादा ही हैरान लग रही थी, क्योंकि इस कहानी में उसको एक काफी बड़ा लूप होल दिख गया था। वो एकदम से एक्वा को ये बोलते हुए चली जाती है कि उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही। उसके बाद वो इसी कहानी को बार बार रिपीट करते हुए चलने लग जाती है एंड उसको ये काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। मन ही मन वो सोचने लग जाते हैं कि जो एक्वा है वो काफी टाइम से शायद से इन चीजों को खत्म करना चाहता था एंड शायद इसी वजह से उसने इतने सिंपल से लूप होल को नोटिस नहीं किया। एंड अगर उसको ये चीज रियलाइज होती है तब वो अपनी रिवेंज की जर्नी में वापस से निकल जाएगा। आखिर उसको करना क्या चाहिए इस हाल में। एंड तभी वहां से सीन कट होता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूबी अपने मदर के ग्रेव में आई होती है एंड एज यूजुअल वो अपने मदर को सारी चीजें बताती है जो कि उनके साथ हो रही है एंड वो ये भी बताती है कि उसको डर है कहीं जो उसका भाई है वो अपनी मदर के बारे में भूल ना जाए। एंड उसके बाद अपनी प्रेयर खत्म करने के बाद जब वो वहां से चली जा रही थी तभी हमें उसके सामने एक बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदा रूबी के एकदम बगल से निकलता है एंड बोलने लग जाता है कि रूबी तुम काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो एंड ब्यूटीफुल भी। एंड उसके बाद वो आगे ग्रेव के सामने जाता है एंड बोलने लग जाता है कि हम और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आखिरकार ये हमारी बच्ची जो है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें एक्वा के पिछले लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एंड रूबी दोनों के दोनों रूफ टॉप में होते हैं एंड यहाँ पे दोनों के दोनों रिलैक्स कर रहे होते हैं। पर लेकिन तभी जो एक्वा है वो एकदम से रूबी का जो व्हील चेयर है उसको धक्का लगाने लग जाता है एंड यहाँ पे उसके बाद दोनों के दोनों काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं हंसते खेलते। पर तभी सीन कट होता है एंड हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूबी, काना एंड मैमचो तीनों की तीनों अपना जो न्यू सॉन्ग है उसको सुन रहे थे एंड उन तीनों को वो काफी ज्यादा पसंद आता है। एंड क्योंकि उनके सॉन्ग का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुका था इस वजह से वो लोग अभी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जाने वाले थे। काना तो ये भी बताती है कि कैसे जो रूबी एंड मैमचो है उन दोनों को ये सॉन्ग इतना ज्यादा पसंद आया कि वो लोग कैरियोके में जाके भी उसको गाते रहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि मैमचो जब घर जा रही थी तब वो अपने एक फ्रेंड के साथ बात कर रही थी जो कि उनके वीडियो शूटिंग में डायरेक्टर का काम करने वाली है। यहाँ तक कि मैमचो की फ्रेंड ये भी बताती है कि वो लोग एक ही दिन में दो शूटिंग को कंप्लीट करने वाले हैं। एंड यहाँ पे ये सुनने के बाद मैमचो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि एक दिन में दो चीजों का शूटिंग करना ये काफी ज्यादा सरदर्द का काम होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काना काफी ज्यादा खुशी खुशी एयरपोर्ट में पहुंचती है। पर लेकिन वो वहां पे पहुंचने के बाद इतनी ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि वहां पे उसको अकाने दिख जाती है। आई मीन बेचारी के पूरे सपने टूट गए। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रूबी है वो अकाने के पास पहुंच के उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लग जाती है। जो सुनने के बाद अकाने उसकी भी काफी ज्यादा तारीफ करती है। यहाँ तक कि जो रूबी है वो अकाने को अपनी बिग सिस्टर बनाने लग जाती है एंड उसका तो प्लान्स मैरिज तक के थे। एंड किसी नॉर्मल सिस्टर की तरह रूबी अकाने से पूछने लग जाती है कि आखिर तुमको मेरे भाई में दिख क्या गया, कहीं उसको तुम्हारी कोई सिगरेट के बारे में तो नहीं पता। इन सब चीजों को देखने के बाद बाकी सब कोई खुश हो या ना हो, पर लेकिन जो काना थी वो कुछ ज्यादा ही दुखी थी। लोकेशन में पहुंचने के बाद वो लोग थोड़ा बहुत घूमते हैं एंड मजे करते हैं। इस दौरान एक्वा सोच रहा था कि पता नहीं उसकी जो किस्मत है वो इस टाइप से कैसे है एंड आखिर वो इस जगह पे आया ही क्यों। एंड दूसरी तरफ हमें रूबी को दिखाया जाता है जो कि आसपास की चीजों को देखने के बाद सोचने लग जाती है कि ये वही जगह है जहाँ पे मैं पैदा हुई थी एंड उसके बाद बड़ी हुई एंड आखिर में इसी जगह पे मैं मारी गई। फिर भी इस जगह की जो हवा है वो कितनी ज्यादा फ्रेश है। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वीडियो डायरेक्टर से भी मिल चुके थे एंड यहाँ पे मस्त उनकी बातचीत चल रही थी। पर लेकिन जैसे ही काना को पता चलता है कि आज के दिन वो लोग दो शूटिंग को कंप्लीट करने वाले हैं वो कितनी ज्यादा कुछ खुश नहीं थी क्योंकि सबसे पहले तो उसका सपने टूटे एंड अब उसको ओवरवर्क भी करना पड़ेगा। एंड फिर आखिर में उसको जबरदस्ती ले जाया जाता है एंड आखिर में बचता कौन है, एक्वा एंड अकाने। एंड एज यूजुअल जो अकाने है वो कई सारे प्लान बना के लेकर आई थी कि आखिर वो लोग क्या क्या करने वाले हैं। पर लेकिन जो एक्वा है वो उसको बताता है कि उसको कहीं और जाना पड़ेगा। अकाने के पूछने पे एक्वा बताता है कि वो हॉस्पिटल जा रहा है। एंड ये सुनने के बाद जो अकाने है वो एकदम से उससे बोलने लग जाती है कि क्या तुम्हारे पेट में दर्द है या फिर तुम्हें बुखार आ रहा है। एंड वो कई सारे मेडिसिन भी लेकर आई थी जो कि वो एक्वा को ऑफर करती है, पर लेकिन एक्वा उनको मना कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे थे उस दौरान अकाने पूछती है कि क्या तुम्हारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनका घर यहीं पे आसपास है या फिर तुम्हारी जो मॉम है
वही अपने घर वापस आई थी सिर्फ बर्थ देने के लिए, जिसका एक्वा कोई जवाब नहीं देता है। एंड वो बताता है कि जो मैंचो है उसने ये जगह एकदम कोइंसिडेंटली सिलेक्ट किया है। उसके बाद एक्वा हॉस्पिटल रिसेप्शन में अपने ओल्ड सेल्फ के बारे में पता करता है, जिसपे उसको पता चलता है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है। इस चीज को बीते हुए 15 साल हो चुके हैं एंड मेरे को नहीं लगता कि उस टाइम के मेरे कोई भी कोलीग यहाँ पे अभी भी काम करते हैं। इस वजह से मेरे को नहीं लगता कि मेरे को यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं, जहाँ पे एक्वा को ओल्ड मेमोरीज याद आने लग जाती हैं, जहाँ पे आई के साथ उसकी प्रेगनेंसी के दौरान वो वॉक करता था। लेकिन तभी एक्वा को वहाँ पे आई की जगह अकाने दिखने लगती है। उसके बाद जो एक्वा है वो अचानक से जंगल के बीच में जाने लग जाता है एंड ये देख के जो अकाने है वो थोड़ा सा घबरा जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई जंगली जानवर भी हो सकते हैं। पर लेकिन एक्वा उसी क्लिफ के पास पहुंच जाता है जहाँ से गिर के वो मारा गया था। तभी एक्वा अकाने से पूछने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है 15 साल पहले अगर मेरा कोई पेट यहाँ से गिर के मारा गया था तब क्या मेरे को उसकी जो डेड बॉडी है वो मिलेगी? जिसपे अकाने बोलने लग जाती है कि ये कई हद तक पॉसिबल है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी होगी, पर लेकिन जो उनकी हड्डियां हैं वो अभी भी रहेंगी। उसके बाद एक्वा सोचने लग जाता है कि अगर उसकी बॉडी को दबा दिया गया है तब घड़े मुर्दे उखाड़ना कोई ढंग की बात नहीं है। एंड उसके बाद एक्वा अकाने को एक और जगह लेकर जाता है, जो कि और कोई नहीं उसका पुराना घर था। उस जगह को देखने के बाद अकाने काफी ज्यादा हैरान होती है एंड वो काफी ज्यादा कंफ्यूज भी होती है, जिसपे एक्वा बताता है कि ये घर उसके एक जान पहचान वाले बंदे का है। एंड अकाने के पूछने पे एक्वा उस पर्सन की स्टोरी सुनाने लग जाता है, जहाँ पे उस पर्सन की एक मदर थी जिन्होंने चाइल्ड बर्थ अपने घर पे ही दे दिया था, पर लेकिन क्योंकि एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आ पाई थी इस वजह से ब्लड लॉस के कारण उनकी डेथ हो गई थी। उसके फादर का कोई अता पता नहीं था, इस वजह से वो बच्चा ऑर्फनेज में जाने वाला था, पर लेकिन उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है उन्होंने उसके ख्याल रखने का डिसीजन लिया। एक बंदा जिसने अपने मदर के सेक्रीफाइस में अपनी जिंदगी शुरू की एंड अपने आप से काफी ज्यादा झगड़ने के बाद उसने फाइनली अपने आप को माफ किया एंड डिसाइड किया कि वो एक डॉक्टर बनेगा ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। पर लेकिन स्टिल एक डॉक्टर बनने के बाद भी वो एक होपलेस था। एंड तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक्वा काफी ज्यादा दुखी था एंड गुस्से में था, क्योंकि जो सरीना है वो जल्दी ही मारे जाने वाली थी। सरीना यानी कि रूबी का पास्ट लाइफ। एक तरफ वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, पर लेकिन यही दूसरी तरफ उसके जो पेरेंट्स हैं वो अब तक उसको देखने के लिए भी नहीं आए। एंड ये चीज हॉस्पिटल के स्टाफ को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इस वजह से उन्होंने एक्वा को ही उसका इंचार्ज बना के रखा था ताकि सरीना अकेली न रहे। एंड ऊपर से वो तो गोरो को पसंद भी करती थी। एंड इसी तरीके से जो सरीना है वो गोरो को एक रात को एक की चेन देती है जो कि उसका ट्रेजर था। एंड उसी के साथ जो सरीना है उसने अपनी आखिरी सांसें भी ली थी। तभी हमें वापस से उसी स्ट्रेंज लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल रही थी, गॉड कितने ज्यादा काइंड है ना, उन्होंने तुम दोनों को वापस से एक जिंदगी दी एंड यहाँ तक कि एक मदर भी, या फिर इसके पीछे भी कोई और डीप मीनिंग छुपा है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनके म्यूजिक वीडियो की शूटिंग चल रही थी एंड यहाँ पे वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे उसको। स्पेशली जो काना है उसका तो काफी ज्यादा ही मजाक बन रहा था। एंड उसके बाद उनका ग्रीन स्क्रीन शूटिंग स्टार्ट होता है, जहाँ पे काना एंड रूबी सबसे पहले कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों की जो एज है वो अब तक 18+ नहीं हुई है, जिस वजह से उन दोनों को 10 बजे के बाद वर्क करना अलाउड नहीं है। पर लेकिन जैसे स्टूडियो में एक्वा एंड अकाने आते हैं एंड वो मैमचो को बैठा हुआ देखते हैं, वो लोग उसका रीजन पूछते हैं, जिसपे मैमचो जैसी उनका रीजन बताती है वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो मैमचो की लीगल एज है वो भी अब 18+ हो चुकी है, जबकि उसकी जो रियल एज है वो तो उससे भी ज्यादा बड़ी है, जिस वजह से उसका जो शूट है वो 10 बजे के बाद ही होगा। उसके बाद वो लोग काना से मिलते हैं, जहाँ पे काना अपनी तारीफ सुनने के लिए उनसे पूछने लग जाती है कि आखिर वो कैसी लग रही है न्यू कॉस्ट्यूम में। पर लेकिन तभी जो अकाने है वो एकदम से उनके बीच में आ जाती है एंड उसके बाद काना की जो कॉस्ट्यूम है उसमें जो भी कमियां हैं उनको ठीक करने लग जाती है। अकाने की हरकतों को देख के एक्वा सोचने लग जाता है कि इसकी हरकतें तो एकदम फैन गर्ल की तरह लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं बचपन के अकाने को देख रहा हूँ। उसके बाद जो अकाने है वो काना को टिप्स देने लग जाते हैं कि कैसे वो अपने जो पोस्चर है उसको और भी इंप्रूव कर सकती है। पर लेकिन जो अकाने है वो यहीं पे रुकती नहीं है, क्योंकि वो बाकी लोगों के काम के अराउंड भी नोट्स लेने लग जाती है। और उसके बाद एक्वा एंड अकाने एक साथ बैठ जाते हैं एंड उसके बाद काना के रिलेटेड बात करने लग जाते हैं कि कैसे वो आइडल के तौर पे भी काफी ज्यादा कमाल की है। अकाने काना की तारीफ करते हुए बताती है कि वो जो मर्जी वो कर सकती है एंड वो हर एक चीज में सक्सीड करती है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा कमाल की जो है। पर तभी वो ये भी बताती है कि कैसे जो एक्वा है वो काना के साथ और ऐसे ही डेट पे नहीं जा सकता, क्योंकि अभी के टाइम में वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है एंड अगर मीडिया में ये बात लीक हो गई तब उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ये सुनने के बाद जो एक्वा है वो एकदम से काना को आई की जगह पे सोचने लग जाता है। तभी सीन कट होता है एंड में कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रूबी की शूटिंग खत्म हो चुकी थी एंड वो बताती है कि वो अकाने के साथ ही आज सोने वाली है, जिस वजह से एक्वा अकाने को रूबी का ख्याल रखने के लिए बोलता है, क्योंकि वो यहाँ पे अभी कुछ देर और रहेगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो रूबी एंड अकाने हैं वो लोग एक साथ बाहर निकलते हैं, पर लेकिन जो रूबी है उसको एक कौवा दिख जाता है, जिस वजह से वो उसके पास चली जाती है। अकाने उसको वार्न करने का ट्राई करती है, पर लेकिन रूबी कहाँ पे सुनने वाली थी एंड यहाँ पे जो कौवा था वो एकदम से रूबी के हाथ से जो चाबी है उसको लेके उड़ जाता है। रूबी कौवे के पीछे भागने लग जाती है एंड यहाँ पे जो अकाने है वो रूबी के पीछे। देखते ही देखते वो लोग पेड़ों के बीच में आ जाते हैं। अकाने रूबी को वार्न करने का ट्राई करती है, पर लेकिन जो रूबी है वो कहाँ पे
सुनने वाली थी वो बताती है कि उसको इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत पता है। एंड ये सुनने के बाद जो अकाने है वो थोड़ा सा हैरान होती है। एंड यहाँ पे जो रूबी है वो घबरा जाती है कि उसने कुछ उल्टा ही बोल दिया। वो थोड़ा सा कवर अप करने का ट्राई करती है, पर लेकिन अकाने बताती है कि उसको ऑलरेडी पता है कि वो लोग यहीं पे जन्म लिए थे। एंड इसके बारे में एक्वा ने ही उसको बताया है। ये जो जगह है ये एक्वा के लिए काफी ज्यादा खास है, जिसपे रूबी भी यही बताती है कि ये जो जगह है ये मेरे लिए भी काफी ज्यादा खास है। कौवे का पीछा करते करते वो लोग जंगल में और भी ज्यादा अंदर जाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पे जो अकाने है वो रूबी से पूछती है कि क्या तुमको एक्टिंग में भी इंटरेस्ट है, जिसपे रूबी बताती है कि वो इतना श्योर नहीं है, पर लेकिन उसको काफी ज्यादा खुशी होगी एक्टिंग सीखने में। पर लेकिन वो बताते हैं कि उसका जो ट्रू ड्रीम है वो है एक इतने बड़े ड्रॉ में परफॉर्म करना जितना कि किसी ने भी नहीं किया। एंड करंटली यही उसका ड्रीम है। एंड उसके बाद वो इमेजिन करती है कि कैसे एक काफी बड़े कॉन्सर्ट के बाद वो मिलेगी गोरो से, जो कि उसको बताएगा कि कैसे वो उसका कितना बड़ा फैन है। पलीन तभी एकदम से वो अकाने से ये पूछ लेती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है मैरिज के लिए एज गैप कितना होना सही रहेगा। जो सुनने के बाद अकाने खुद ही घबरा जाती है, पर लेकिन वो जवाब देती है 10 साल। जो सुनकर रूबी तो काफी ज्यादा खुश होती है। एंड उसके बाद वो बताने लग जाती है कि वो जिस पर्सन की बात कर रही है वो उसके लिए सब कुछ है, क्योंकि शायद उन्हीं की वजह से शायद उसके पास अभी के टाइम में जीने की होप है। जो सुनने के बाद अकाने बताती है कि ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसा पर्सन है जिसको कि तुम लव करती हो। पर लेकिन मेन प्रॉब्लम अब आती है, क्योंकि जो रूबी है उसको यही नहीं पता कि आखिर वो पर्सन है कहाँ पे, जिस वजह से अकाने उससे प्रॉमिस कर दिया कि वो उसकी मदद करेगी उस पर्सन को ढूंढने में। एंड यहाँ पे जो रूबी है वो अपने ख्याली पुलाव पकाने लग जाती है। एंड वो इमेजिन करती है कि जो गोरू है वो उससे मिलने के बाद उसको प्रपोज करेगा एंड उसके बाद वो उससे शादी करेगी। पर लेकिन तब एकदम से उनकी नजर वापस से कौवे पे जाती है, जो कि एक छोटे से श्राइन के पीछे एक केव में चले जाता है। रूबी तो एकदम से अंदर घुसने लग जाती है, पर लेकिन जो अकाने है वो उसको रोकने का कोशिश करती है, बट उसका कोई फायदा नहीं था। पर लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वहाँ पे उनको एक स्केलेटन दिखता है। एंड ये स्केलेटन आई गेस तुमको भी समझ आ चुका होगा कि किसका है। अकाने व्हाइट कोट देखने के बाद बोलने लग जाती है कि शायद से ये पर्सन कोई डॉक्टर होगा। पर लेकिन दूसरी तरफ जो रूबी है उसको तो पता चल गया था कि आखिर ये जो स्केलेटन है ये किसका है, क्योंकि वहाँ पे एक कीचेन भी पड़ा था। एंड ये कीचेन आई गेस तुम्हें भी पता है कि किसने दिया था उसको। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रूबी एंड अकाने के साथ सवाल जवाब हो रहा था, क्योंकि उन्हीं दोनों को डेड बॉडी मिली थी सबसे पहले। एंड पुलिस को भी डेड बॉडी की आइडेंटिटी काफी आसानी से पता चल जाती है, क्योंकि उसके पास आईडी कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड था। एंड इन सभी चीजों को होते हुए एक्वा देख रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि सवाल जवाब होने के बाद रूबी वापस से होटल में आ जाती है। मेरे को रूबी को इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए मना करती है। एंड उसको यह भी बोलती है कि नेक्स्ट दिन तुम रेस्ट कर लेना शूटिंग से। पर लेकिन जो रूबी है वो बताती है कि वो ठीक है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो अकाने है वो एक्वा के साथ होती है। एंड यहाँ पे जो एक्वा है वो अकाने से सॉरी बोलता है उसको ये सब चीज सफर करवाने के लिए। एक्वा को माफी मांगते हुए देख के अकाने बोलने लग जाती है कि हमेशा की तरह तुम वापस से शुरू हो गए। तुम खुद को इस सब चीजों के लिए ब्लेम क्यों करते हो, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। इवन पुलिस ऑफिसर्स ने कहा था कि ये एक मर्डर का केस है, इस वजह से जिस पर्सन की ये गलती है वो है किलर की। फिर आखिर तुम अपने आप को इसका दोषी क्यों ठहरा रहे हो। जो सुनने के बाद एक्वा बताता है कि सच्चाई ये है कि मैं चाहता था कि तुम उस डेड बॉडी को ढूंढो। इन सभी चीजों को जानने के बाद भी मैं चाहता था कि तुम इन चीजों को अनकवर करो। एंड ये सुनने के बाद जो अकाने है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद एक्वा बताने लग जाता है कि सच बताऊं तो मैं चाहता था कि कोई ना कोई तो इसको ढूंढ के निकाले। एंड सच बताऊं तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ मेरे लिए उसको ढूंढने के लिए। एंड ये सुनने के बाद अकाने भी समझ जाती है कि ये बॉडी उसी पर्सन की है जिसके घर वो लोग गए थे। एक्वा बताने लग जाता है कि उसको ढूंढने के लिए मैं इतने टाइम से तुमको धक्का दे रहा था, इस पूरे टाइम तक मैं तुमको यूज ही कर रहा था अपने फादर के टाइम पे एंड यहाँ पे एंड और भी कई जगह पे, हर जगह पे मैंने बस तुम्हारा यूज ही किया है। उन सभी चीजों के लिए मेरे को माफ कर देना। जो सुनने के बाद अकाने बोलने लग जाती है कि फाइनली मैं समझ सकती हूँ कि आखिर मैं अपनी जो फीलिंग्स है उनको किस तरीके से वर्ड्स में बोलूं। तुम काफी ज्यादा काइंड हो एंड हमेशा ये ट्राई करते हो कि सब कुछ अपने कंधों पे लेने का, पर लेकिन मैं बस एक ऐसा पर्सन बनना चाहती थी जो कि तुम्हारी गिल्ट को तुम्हारे साथ कैरी कर सके। तुम मेरे बिना ही काफी ज्यादा अच्छे रहोगे। ये मेरे लिए काफी ज्यादा पेनफुल है बोलना, पर लेकिन हमें अलग हो जाना चाहिए। अकाने एकदम से रोने लग जाती है एंड अपने आप को मन ही मन में मना करती है ये सब बोलने के लिए, पर लेकिन स्टिल वो बोले जा रही थी। ये सब देख के एक्वा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड एकदम से उसके आंसू पोंछते हुए बताता है कि मेरा जो रिवेंज है वो फाइनली ओवर हो चुका है, यहाँ तक कि मैंने वो बॉडी भी ढूंढ लिया है एंड अब से मैं तुमको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। एंड ये बोलने के बाद वो एकदम से अकाने को किस कर देता है, जो देख के अकाने भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वहां से सीन कट होता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रूबी की जैसी नींद खुलती है वो देखती है कि जो अकाने है वो उसके बगल में सो रही है। उसके बाद जो रूबी है वो सुबह सुबह निकल जाती है हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल के रूप में आने के बाद उसको अचानक से विजन
विजन्स आने लग जाते हैं एंड ये वही विजन्स थे जहाँ पे एक्वा यानी कि गोरो जो कि आई के साथ था पिछले लाइफ में, जो देख के रूबी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड उसको कुछ समझ नहीं आता। एंड तभी अचानक से वही मिस्टीरियस सी लड़की वापस से वहां पे आ जाती है एंड वो बोलने लग जाती है कि ये काफी ज्यादा गलत बात है, तुमने वो चीज कॉर्प्स से उठाई है एंड वो कीचेन की बात कर रही थी। उसके बाद वो लड़की रूबी से पूछने लग जाती है कि क्या बाय चांस तुम्हारा उस डॉक्टर के साथ कोई क्लोज रिलेशन था, और अगर हाँ तब मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। एंड ये सुनने के बाद रूबी बोलने लग जाती है कि प्लीज यहाँ से चली जाओ, एक छोटी सी बच्ची कुछ नहीं समझ सकती। एंड ये सुनने के बाद वो लड़की एकदम से बोलने लग जाती है कि तुम तो काफी ज्यादा स्कैरी हो, पर लेकिन सच बताओ तो मेरे को वो चीजें पता है जो कि तुम जानना चाहती हो। एंड ये सुनने के बाद रूबी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी सीन कट होता है एंड हमें रूबी को दिखाया जाता है जो कि शूटिंग एरिया में होती है एंड यहाँ पे सभी लोग उसको यही सजेस्ट कर रहे थे कि तुम्हें आज के दिन रेस्ट लेना चाहिए, पर लेकिन रूबी कहाँ पे किसी की सुनने वाली थी। उसके बाद वो लोग शूटिंग के लिए न्यू लोकेशन में जाने लग जाते हैं एंड यहाँ पे जो खाना है वो तो बस कंप्लेन करी जा रही थी क्योंकि वो लोग अभी सर्दियों के टाइम में समर सीन को शूट कर रहे हैं, जिस वजह से इतनी ज्यादा सर्दी में उसको स्विम सूट पहन के भागना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो रूबी थी वो चुपचाप बैठी हुई थी एंड वो याद करती है कि कैसे वो लड़की उसको बता रही थी काफी टाइम पहले एक फेमस आइडल ने यहाँ पे बर्थ दिया था एंड मैंने सुना है कि जो डॉक्टर मरा है वो उसी को अटेंड करता था। वो डॉक्टर काफी टाइम पहले मिसिंग हो गया था, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट दिन में। एंड ये वही दिन था जब उस आइडल ने बर्थ दिया था। ये काफी ज्यादा फिशी चीज है, पर लेकिन ये एक लौती चीज नहीं है क्योंकि उसी दौरान हॉस्पिटल के आसपास उस दौरान दो शेडी बंदों को देखा गया था, जिनमें से एक बंदा कॉलेज के एज का था एंड दूसरा मिडिल स्कूल के एज का। कुछ टाइम बाद मेरे को पता चला कि उस कॉलेज वाले बंदे ने आई का मर्डर कर दिया, वो भी उसी के घर में। बाद में जाके पता चला कि वो एक स्टॉकर था एंड काफी ज्यादा अजीब सा क्रीपी फैन। तभी रूबी पूछती है कि दूसरा बंदा कौन था, तुमने कहा कि वहां पे दो बंदे थे। एंड ये सुनने के बाद वो लड़की बताती है कि किसे पता, अब आगे तुम्हारा काम है उस बंदे का पता लगाना। एंड उसके बाद अचानक से वो डिसअपीयर हो जाती है। तभी सीन कट होता है एंड हमें वापस से शूटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सर्दी में काना को पानी में खेलते हुए शूट करना था एंड उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पर लेकिन उसकी जो एक्टिंग है वो इतनी ज्यादा कमाल की थी, जो वीडियोग्राफर है वो भी हैरान हो जाती है एंड वो सोचती है कि कैसे जो काना है उसमें काफी ज्यादा टैलेंट है। उसके बाद वो रूबी के बारे में सोचने लग जाती है जिसके पास काफी ज्यादा खूबसूरत सा फेस है, जिन भी लोगों को वो जानती है उनमें से, यहाँ तक कि रूबी भी किसी से कम नहीं है। एंड यहाँ पे तभी रूबी की बारी आती है शूटिंग में, पर लेकिन जो रूबी है उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोचने लग जाती है कि वहां पे दो कल्प्रिट्स थे, उनमें से एक ने मेरी मॉम को मारा एंड यहाँ तक कि मेरे सेंसे को भी मारा एंड मेरे सेंसे को तो 16 साल तक एक अंधेरी गुफा में पड़े रहना पड़ा। जिस बंदे ने उन दो पर्सन को मारा जिसको कि मैं सबसे ज्यादा पसंद करती थी, वो अभी फ्रीली घूम रहा है, पर लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं उसको खत्म करके ही रहूंगी। एंड रूबी के अंदर की जो डार्कनेस है वो भी एकदम से उसको टेक ओवर कर लेती है। एंड दूसरी तरफ वो जो वीडियो डायरेक्टर थी पता नहीं कैसे, पर लेकिन वो रूबी के अंदर की डार्कनेस को देख लेती है एंड वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। एंड फिर सीन कट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि उनका जो शूटिंग है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका था एंड यहाँ पे वीडियो डायरेक्टर उनको बताता है कि अभी बस उनका एडिटिंग का काम है एंड उसको कंप्लीट करने के बाद उनको उनका म्यूजिक वीडियो मिल जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें बात हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने सभी चीजों के बारे में सोच रही थी एंड वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाते हैं ये याद करके कि कैसे वो एक्वा के साथ अब ऑफिशियली डेट कर रही है। पर तभी वहाँ पे काना आ जाती है एंड वो लोग फिर बात करने लग जाते हैं अपने काम के रिलेटेड एंड यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं एंड ये बताते हैं कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा जेलस है। पर इसी बीच जो काना है वो ये पूछ लेती है कि आखिर तुम दोनों अपने जो डेटिंग का एक्टिंग है वो कब तक जारी रखोगे। ये सुनने के बाद अकाने बताती है कि वो लोग अब डेटिंग की और एक्टिंग नहीं कर रहे एंड ये बोलने के बाद शर्माते हुए वहां से निकल जाती है। एंड दूसरी तरफ जो काना है वो काफी ज्यादा हैरान होती है एंड वहां भी बैठी रह जाती है एंड उसकी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अकाने जब सोने के लिए जाती है, रूबी एकदम से उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें पता है कि जो मेरा भाई है वो एक्टिंग करियर में क्यों ज्वाइन किया। एंड क्योंकि अकाने झूठ नहीं बोलना चाहती थी इस वजह से वो बताने लग जाती है कि मेरे को जहां तक पता है एक्वा किसी पर्सन से मिलना चाहता है एंड क्योंकि वो पर्सन काफी ज्यादा पॉपुलर है इस वजह से जो एक्वा है वो अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो और भी बढ़ा रहा है ताकि वो उस पर्सन से मिल पाए। दूसरी तरफ ये सब बातें सुनने के बाद रूबी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड यहाँ पे अकाने सोचने लग जाती है कि मैं उनके फादर के बारे में यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकती क्योंकि इससे काफी ज्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है एंड आई एम श्योर कि जो एक्वा है वो भी ये नहीं चाहेगा। ऊपर से एक्वा भी काफी ज्यादा मुश्किल से मूव ऑन कर पाया है। उसके बाद जो अकाने है वो सो जाती है, पर लेकिन दूसरी तरफ जो रूबी है वो इसी बारे में सोचे जा रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग श्राइन विजिट करने जाते हैं। जब प्रेयर की बारी आती है तब हमें सभी लोगों की विशेष सुनाई जाती है एंड वो सभी लोग करियर के रिलेटेड विशेष मांग रहे थे, पर लेकिन जो रूबी है वो मांगती है कि वो उस पर्सन को जितना जल्दी हो सके ढूंढना चाहती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसकी मॉम एंड सेंसे की डेथ का। एंड दूसरी तरफ हमें एक्वा के विश ही नहीं सुनाई जाती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनका जो म्यूजिक वीडियो है वो फाइनली रिलीज हो जाता है एंड वो एक काफी ज्यादा सुपर हिट सॉन्ग था जिसकी वजह से बी कॉमर्स की जो पॉपुलैरिटी है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। देखते ही देखते
आधा साल बीत जाता है एंड करंटली रूबी एंड एक्वा सेकंड ईयर हाई स्कूल में होते हैं एंड जो अकाने एंड काना है वो लोग थर्ड ईयर हाई स्कूल में होते हैं। एंड ये जो स्टोरी थी ये पूरी 1 साल की जर्नी को कवर करता है, यानी कि सेकंड सीजन। एंड फिर हमें एक काफी ज्यादा कमाल का पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की काफी ज्यादा बुरी हालत में थी क्योंकि वो माउंटेन क्लिफ से गिर गई थी एंड वो एक बंदे को गाली दे रही थी क्योंकि उसी की गलती की वजह से वो गिरी है। एंड इन्हीं लास्ट वर्ड्स के साथ उस लड़की की डेथ हो जाती है एंड वो पर्सन और कोई नहीं, एक्वा का रियल फादर होता है, जिसको इस लड़की की डेथ का कोई गिल्ट नहीं था। एंड इसी के साथ ये जो सीजन है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा एंड ये पूरा ओवरऑल सीजन कैसा लगा। एंड मेरी तरफ से तो ये पूरा सीजन एकदम बैंगर था एंड मैं जानता हूँ कि तुम लोग नेक्स्ट सीजन का वेट नहीं कर पा रहे होगे, इस वजह से तब तक के लिए तुम लोग ब्लू लॉक को देख सकते हो, जिसका सीजन 2 अभी स्टार्ट हुआ है एंड हम लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड अगर आपको और कोई बढ़िया एनिमे देखना है तो वो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑनगोइंग में काफी ज्यादा कमाल के एनिमे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बस आज वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।